2016 जेईई एडवांस का पेपर की हम बात करने वाले हैं, जिस पेपर को कंडक्ट किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। और ये वही पेपर है जिसको फर्स्ट टाइम जिसके अंदर पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। 2015 के अंदर -2 की मार्किंग आई थी, लेकिन उस साल पर आपके पास पार्शियल मार्किंग नहीं थी। यही वो पहला साल है जब फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था। और मार्किंग स्कीम का सबसे पहले स्टूडेंट को ही पता चलता है जब वो पेपर देने जाता है। जेईई एडवांस में कभी भी मार्किंग स्कीम पहले से डिसाइडेड नहीं होती है, ताकि वो चाहते हैं जो आईआईटीएन बने हर स्टूडेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाने आता हो, स्ट्रैटेजी बनाने का हुनर आता हो, ताकि सिलेबस सेम है, सब सेम है, मार्किंग स्कीम अगर नहीं कर दी जाए तो कैसे वो उस पेपर को अटेम्प्ट करता है। तो बिल्कुल आईआईटी गुवाहाटी वालों ने फर्स्ट टाइम 2016 के अंदर पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पर मैं एक अपील आपसे ज़रूर करूँगा, आपके लिए लंबे लंबे वीडियोस हर ईयर के सॉल्यूशंस में यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। आपके और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। सेकंड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और उन सभी स्टूडेंट्स को इसको पहुँचाइए जो मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या जो मैथमेटिक्स के अंदर नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर हम इस पेपर में ओवरऑल मैथमेटिक्स के बैलेंसिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर वेक्टर 3D के आसान सवाल इसके अंदर पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मॉडरेट लेवल के थे। वहीं अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर अच्छे थे। कैलकुलस 2016 का अच्छा आया था, आप उसको देखिएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, आपको डिफिकल्ट भी लगे होंगे, जिसकी वजह से आप आए हैं इस पर देखने के लिए। उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की इन मैथमेटिक्स, जिससे कि आप अपने जो स्कोर है मैथमेटिक्स का उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक आर्ट ऑफ चूजिंग ए क्वेश्चन, ये ज़रूर आप सीखिए। कई बार क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कीजिए कि जितना आपको आता है उसके हिसाब से कि क्वेश्चन में कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे, डिफ़िकल्ट रहेगा, इजी रहेगा, ये डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। और ये वही स्टूडेंट ले पाता है जिसने अच्छे से पढ़ाई की हो। वही डिसाइड कर पाता है कि अब टाइम कम है, मुझे एग्ज़ाम में इसको करने में इतना टाइम लगेगा, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है या दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। इन सब का एनालिसिस भी मैंने आपको इन क्वेश्चंस के साथ दिया है। वहीं पर जैसा हर साल हर क्वेश्चन के साथ जेईई वाले एक डेटा रिलीज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने सही किया, गलत किया, मार्किंग स्कीम क्या रही, कितने स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये सब भी एनालिसिस आपको हर क्वेश्चन का इन सभी के अंदर मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। और जो मैथमेटिक्स को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए चले हैं, तो यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस करते हैं। चाहे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के इंटरमिक्स क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं किया है, फिर उसका सोल्यूशन देखिएगा। फिर देखिए आपकी लर्निंग कितनी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। सो कीप लर्निंग गाइज, लेट्स स्टार्ट। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्स्ड है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की एक्चुअल रिस्पॉन्स की बात करें जो हर टाइम के जेईई एडवांस की रिपोर्ट के अंदर आया था, वहाँ अगर हम देखें तो 18% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही सॉल्व किया था और 48% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको गलत सॉल्व किया था। नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आपके पास 32.89% स्टूडेंट थे। मार्किंग स्कीम क्या थी? सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 है। तो ये 27,000 स्टूडेंट ऐसे जिनको +3 मिला है, 71,000 स्टूडेंट ऐसे जो -1 लेकर गए थे, बड़ा नंबर है ये। और नहीं अटेम्प्ट करने वालों को मिले हैं 0। परसेंटेज वाइज देखें, क्योंकि क्या ABCD है ना, वो थोड़ा इसमें गैस वर्क भी करते हैं, तो स्टूडेंट क्या है तुक्का लगा देते हैं। चाहे उसमें से सही करने वाले के अंदर भी वो लोग होंगे और गलत करने वाले में भी वो लोग होंगे। वो कंसेप्चुअली जिसने सही किया होगा वो भी नंबर यही है। तो ये इंक्लूसिव ऑफ बोथ है 27,000 स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और एक एक करके इसी पूरी को क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। थीटा हमारे पास जो दिया गया है वो अगर आप देखें वो है -30 डिग्री से लेके -π/12 आपके पास लिखा गया 15 डिग्री तक। α1 β1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये डेटा है आपके पास से। आप चाहो तो इसको श्रीधराचार्य से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। यहाँ से x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर आपके पास है। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आपके पास से ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड वी आर हैविंग टू वैल्यूज, x एज सेक थीटा
प्लस माइनस टेन थीटा। अब यहाँ क्या है वो बात ध्यान दीजिएगा, अल्फा वन ग्रेटर है बीटा वन से। दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा वन होगा एक बीटा वन होगा। हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा कौन सा अल्फा वन है कौन सा बीटा वन है। एक प्लस वाला सिंबल है और एक है माइनस वाला सिंबल। आप थोड़ा यहाँ पर ये बात नोटिस कीजिए कि अगर ये -30 से लेके -15 डिग्री है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम ASTC लगा कर देखें तो आपको मालूम है कि यहाँ सभी प्लस होते हैं, यहाँ साइन प्लस होता है, यहाँ टैन और यहाँ पर कॉस। कॉस वाला टर्म पॉजिटिव होगा, कॉस या फिर सेक। बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ देखिए इसमें हम डिसाइड करने अगर पहुँचते हैं, सो इस इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब टेन थीटा की टर्म क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये टर्म आपकी आएगी नेगेटिव और ये वाली टर्म भी आपकी आएगी नेगेटिव। माइनस और माइनस क्या हो चुका है? प्लस, और यहाँ है प्लस माइनस। तो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि प्लस और माइनस से पॉजिटिव होगा तो बड़ा हो जाएगा, बस यहीं आप फंस जाओगे। उस फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव है तो माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस। सो दिस वाला ये जो डेटा है आपके पास है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी वैल्यू लेस है। यहाँ से प्लस और माइनस होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, या माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। यहाँ पर ये वैल्यू अल्फा वन बनेगी और ये वाली वैल्यू बनेगी बीटा वन। डिसाइड हो गया अल्फा वन इज ग्रेटर देन बीटा वन, इसीलिए एग्जामिनर ने सवाल बनाया है। आगे पहुँचते हैं। एक और इक्वेशन हमारे पास अभी लिखी हुई है, वो है x² + 2x tan थीटा -1 = 0। हमने इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचा। ये डेटा आपने बनाया, ये डेटा है आपके पास है x + tan थीटा होल स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके पास है sec स्क्वायर थीटा आता है। यहाँ आप जाएंगे प्लस माइनस सेक थीटा बनेगा। फिर से मेरे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, एक है -tan थीटा + sec थीटा एंड दूसरा वाला डेटा है मेरे पास -tan थीटा - sec थीटा। फिर सारा डिस्कशन वही है कि थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है, उसको हमें थोड़ा देखना। हमें मालूम है कि थीटा की जो वैल्यू है वो -30 डिग्री से लेके -15 डिग्री है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा आपका नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल हमें ये देखना है अल्फा टू एंड बीटा टू आर द रूट्स। हम चाहते हैं अल्फा टू ग्रेटर वाली वैल्यू है। तब आप देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस और माइनस प्लस बन चुका है, तो ये ओवरऑल दोनों टर्म पॉजिटिव बन जाएंगी। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा लेकिन वो अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ तो सब्सट्रैक्शन होगा लेकिन यहाँ एडिशन हो जाएगा। So this data is alpha 2, this data is beta 2। ये वाला जो डेटा है ये ग्रेटर वैल्यू रखता है, ये वाला डेटा जो है ये लेस वैल्यू रखता है। अब हम चाहते हैं कि अल्फा वन प्लस बीटा टू निकाला जाए। सो नाउ अल्फा वन प्लस बीटा टू, तो अल्फा वन हमारा डिसाइड हो गया है, ये है आपके पास से सेक थीटा - tan थीटा, सेक थीटा - tan थीटा, और बीटा टू आपके पास ये वाला नंबर सेक थीटा हुआ कैंसिल, और फाइनली हमारे आंसर आता है -2 tan थीटा, जो शायद अपने पास सी ऑप्शन लिखा गया। बढ़िया सवाल है। ये जो जुगलबंदी जेईई एडवांस के अंदर होती है, जैसे कोऑर्डिनेट जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, यही मिक्सिंग आगे जाके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट के साथ भी हो सकती है, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट हो सकती है, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ हो सकती है, कैलकुलस और अलजेब्रा एक साथ हो सकती है। तो इसीलिए सभी को अच्छे से पढ़िए जितना भी आप पढ़ते हैं, ताकि आपके चांसेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे रहें। अब सोचिए इस क्वेश्चन में जिसको क्वाड्रेटिक आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, वो इसको नहीं कर सकता। जिसको ट्रिगो आता है, क्वाड्रेटिक बहुत पहले रिवाइज किया था, नहीं बात बन रही तो फिर वो उलझ जाएगा। ठीक है, तो हर चैप्टर को, हर मैथमेटिक्स के ब्रांच को एक मिनिमम लेवल तक जरूर सीखिए, ताकि अगर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आए, मिक्स होकर क्वेश्चंस आए तो चांसेस ज़्यादा रहे। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया है,
उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्स दिया था, आइए उस बारे में भी बात करते हैं। जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, जिसको हर साल जेई वाले उस डेटा को रिलीज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप देख सकते हैं 70,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पर इसके अंदर -1 लेकर गए होंगे। वहीं करेक्ट करने वाले स्टूडेंट आपके पास +3 है, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आपके पास अच्छा खासा नंबर है। 0 मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट है 28। परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं किसी क्वेश्चन को सही करना 32%, तो दिस विल कंसिडर रिलेटिवली एज एन ईजी प्रॉब्लम। 32% बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो 4 ऑप्शन होते हैं तो थोड़े बहुत इसके अंदर फ्लूक वाले भी स्टूडेंट होते हैं, तुक्के वाले भी बच्चे इसके अंदर होते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फोकस करते हैं कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। अ डिबेट क्लब कंसिस्टिंग ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। सो गर्ल्स 6 हैं एंड बॉयज 4 हैं। हर लाइन को डिकोड करते हुए चलते हैं। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन फ्रॉम अमंग दीज 4 पर मेंबर्स। तो 4 मेंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर उनका कैप्टन भी चूज करना है फॉर द टीम। इफ टीम हैज टू इंक्लूड एटमोस्ट वन बॉय देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम। पहले आप समझिए, टीम के अंदर कितने लोग हैं? 4 मेंबर बोला है। मेंबर का मतलब यह है कि दिस कुड बी गर्ल और बॉय। काउंटिंग, इंसानों की काउंटिंग हो रही है, गर्ल एंड बॉय 4 होंगे। जब ये 4 मेंबर होंगे और इसी में से फिर हमें एक कैप्टन भी लेना होगा, 1 कैप्टन ऑल्सो। और वो कहाँ से चूज होगा? ये 4 लोगों में से ही एक जना बनेगा। पर हम चाहते क्या है? रिक्वायर्ड वेज ऐसा है कि एटमोस्ट 1 बॉय। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय पिक किया जाए। तो इसके केसेस क्या बनेंगे? केस नंबर 1 क्या है? 1 बॉय 3 गर्ल्स। और दूसरा केस क्या है? 0 बॉयज़ हो और 4 गर्ल्स हो जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉय तो ले ही नहीं सकते, मना कर दिया है। तो इसका मतलब 0 और 1 2 केसेस बनेंगे। एक बॉय लेंगे, हमारे पास बॉय कितने हैं? 4C1 है। गर्ल्स 3 लेनी है, 6C3। 4 लोग हो गए। अब देखो 4 लोग सेलेक्ट किया, एक गर्ल है, 3 गर्ल्स हैं, एक बॉय है। अब एक कैप्टन लेना है, जो 4 लोग आए हैं। कैप्टन कोई भी हो सकता है, गर्ल और बॉय। 4C1 ये है कैप्टन के लिए। प्लस सेकंड केस क्या है? हमें 0 बॉयज लेने हैं। बॉयज अपने पास 4 हैं, तो 4C0 6C4। ये टीम सिलेक्शन हो गया। यहां पर ये बन गया है टीम। और टीम होने के बाद हमें एक कैप्टन चूज करना है। 4 गर्ल्स हैं तो उसमें से फिर एक कैप्टन हम हेड गर्ल यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, टीम बन गया। एटमोस्ट 1 बॉय होना चाहिए था, तो 0 बॉयज एंड 1 बॉय की बात बन गई। यहाँ 4 है, 6C3 की वैल्यू 20 आती है। दिस इज ऑल्सो 4। यहां से आपके पास ये 15 है एंड दिस इज 4। एंड फाइनल आंसर वी आर हैविंग 380। तो आपको दिख रहा है कि एक आसान, बहुत ही एवरेज लेवल से बिलो एवरेज का आसान सा सवाल है। पर जेई एडवांस में पूछा है, तो जेई एडवांस बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि सारे सवाल ही डिफिकल्ट आते हैं। पेपर ओवरऑल बैलेंस होता है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन एवरेज, कुछ थोड़े क्वेश्चन अबो एवरेज और 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट, ताकि वो हर जगह पर डिस्कशन कर सके। टॉपर्स के बीच में भी डिसाइड कर सके अंडर 50 में किसकी बेटर रैंक आएंगे। तो 4-5 बहुत डिफिकल्ट सवाल भी होते हैं, एवरेज लेवल के भी होते हैं, आसान भी होते हैं, ताकि जो स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा रखते हैं उनकी कट ऑफ भी पार हो सके। तो पेपर ओवरऑल बैलेंस होता है। यहाँ पर 380 की हम मार्क करेंगे। सो दैट्स द ए इज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, जो एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा है। मार्किंग स्कीम +3 है, और गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी वहाँ पर है। कितने स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक क्लास 11th में पढ़ाते हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहे होंगे उस टाइम पे जब 2016 का पेपर हुआ है? तो देखिए, करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर 19% स्टूडेंट का है, जो +3 लेकर गए होंगे। गलत मार्क्स जिन्होंने -1 लिया होगा, गलत सॉल्व किया, वो 26% है। और अनअटेम्प्टेड स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बताइए, ट्रिग्नोमेट्री आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री छोड़ रहे हैं, तो फिर मैथ्स में पढ़ा क्या है? दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिक्स ब्रांच जिसको स्टूडेंट 10th के बाद पढ़ता है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ऐसा लगा हो कि -1 की वजह से रिस्क ना लिया हो। चलिए,
We stay focused and let's attempt this particular question. x गिवन है, x से माइनस पाई से पाई के बीच में x की वैल्यू 0 और प्लस माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकता। 0 और प्लस माइनस पाई बाय 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि tan और cot लिखा हुआ है। tan की वजह से पाई बाय 2 नहीं आ सकता, cot की वजह से 0 नहीं आ सकता। सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, जितने भी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसके आएंगे उस इक्वेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 टाइम्स tan x माइनस cot x। पहली बात तो √3 के साथ 2 अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दिया और सबको हम cos साइन में चेंज करना चाहते हैं। ये sin x अपॉन cos है और यहाँ पर cos अपॉन साइन है, और इसको 2 से भी हमने डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सब जगह यहाँ पर cos x और sin x को एलसीएम ले सकते हैं। तो मेरे पास डेटा बनेगा √3/2, अपने पास है sin x, ये है 1/2, यहाँ है cos x, यहाँ डेटा आपके पास बनेगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये 0 है। इन फॉर्मूलोज की तरफ चलते हैं। यहाँ अब देखिए ये फॉर्मूला जो होगा उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो ये वाला जो डेटा है आपके पास ये तो cos 2x का फॉर्मूला बन रहा है डिवाइडेड बाय cos x sin x, और इसको भी अगर हम cos में चेंज कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा हमारे पास। हम इसको cos x cos 60 डिग्री π/3 प्लस sin x sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर वाली बात तो हटा देते हैं। ये डेटा आपके पास से बनेगा cos ऑफ a माइनस b, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो हमारे पास से डेटा बन जाता है cos x माइनस π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। ये आ गया आपके आमने सामने। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस माइनस अल्फा होती है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास x माइनस π/3 है, सामने आएगा 2n प्लस माइनस 2x बनेगा डेटा। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, और दोनों को सॉल्व करने लग जाएंगे। n इंटीजर रहता है 2n प्लस 2x, यहाँ से हटेगा, वी आर हैविंग x माइनस 2n माइनस π/3। यहाँ से डेटा है ये है x माइनस π/3 2n माइनस 2x, यहाँ पर ये 3x है 2n प्लस π/3, ये डेटा है। अब देखो n तो इंटीजर है हमारे पास, लेकिन x का आइडिया हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम माइनस पाई से पाई के बीच में ही इसको रखना चाहते हैं। माइनस पाई से पाई के बीच में ही हम इसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप डेटा रखिए, अगर मैं n का वैल्यू -1 रखता हूँ तो फिर ये 2 माइनस π/3 लिखा हुआ है, ये नंबर इस इंटरवल में नहीं आता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। n अगर हमने 0 रखा तो x आपके पास है माइनस π/3, एक्सेप्टेड। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं -2 माइनस π/3, ये भी इस इंटरवल में नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। x आपके पास से आता है 2n π/3 प्लस π/9। पूरे सवाल को आराम से सॉल्व करो, रिलैक्स हो गए, टेंशन मत लो, जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है ना। दिमाग में स्टोर करनी है बातें, सीखना है, लर्निंग करना है। तो यहाँ पर हम पहुँचे। अब देखिए सबसे पहले इस माइनस पाई से पाई के बीच में चाहते हैं, तो आपको लगे तो आप n की वैल्यू -2 भी रख सकते हैं। आपको लगता है तो डेटा देखिए -4 π/3 प्लस π/9 आता है। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 12 बन जाएगा, -11 π/9। पर ये इस इंटरवल में नहीं है, माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आता है, छोटा है। n का वैल्यू -1 अगर हम रखेंगे तो बनता है -2 π/3 प्लस π/9। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, -5 π/9 आपके पास बनेगा। यस, ये इसके अंदर आएगा। फिर n 0 लग सकते हैं आप,
0 रखेंगे तो π/9 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ से आता है 2π/3 एंड π/9 आता है। तो यहाँ से 6 और 1 7 7 π/9 भी आता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। यह 3 है आपके पास से 12 और 1 13, ये गलत है। तो क्या सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं उन सबको हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐड करना है सबको। नंबर 1 ये रहा, फिर एक सॉल्यूशन ये रहा आपके पास, सेकंड ये रहा, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो 4 सॉल्यूशंस। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द सम ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि भाई सॉल्यूशंस का सम क्या बनने वाला है। सो नाउ सम ऑफ सॉल्यूशंस, तो पहला है -π/3 प्लस -5π/9, अगला π/9 7π/9, -π/3 -5π/9 π/9 7π/9, 9 9 आप एलसीएम ले लीजिए सब जगह। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 8 बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास 3π/9 और दोनों का सम आपके पास से 0 आता है। सी इज द फाइनल आंसर। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, बनाया, फाइनली आंसर हमारे पास आता है 0। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस फाइनल जेईई एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्वेंशियली सॉल्व कीजिए। मैं बहुत रिलैक्स पे मैं सॉल्व किया है, ठीक है, क्योंकि इसको क्लास 11th के स्टूडेंट भी सॉल्यूशन को देखेंगे तो मुझे कोई भागना नहीं है, फटाफट बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप स्पीड के लिए भाग रहे हैं तो इस चीज़ को फटाफट कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम तो बचाना है एग्जाम टाइम के अंदर, है ना, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन, वी आर गेटिंग 0 एज द फाइनल आंसर। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 प्रोबेबिलिटी का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने दिया हुआ है। एससीक्यू के अंदर पूछा है, जहां पर अगर एक ऑप्शन गलत होगा तो -1 की पेनल्टी थी और सही करने पर +3। 22.13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिए हैं, वहीं ऑलमोस्ट सेम स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 वाले भी हैं। और जैसा एक्सपेक्टेड होता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। ये देखिए, इतने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये -1 वाले हैं और ये +3 वाले हैं। प्रोबेबिलिटी जेईई एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इस पर सवाल ज़रूर आता है, बिल्कुल मत छोड़ के जाइए। सवाल थोड़ा सा अबव एवरेज है, बहुत आसान भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि बेस थ्योरम में एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, जिसी के ऊपर एक तरीका होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि हमें हर लाइन को पहले डिकोड करना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उस लाइन सेंटेंस का क्या इन्फॉर्मेशन का डेटा है, उसको लिखना, और ये प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। आप सोचें सिर्फ थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट सवाल बन जाएंगे, तो काफ़ी सारे सवाल बनाओगे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ, तब आपको फिर वो फ्लो समझ में आएगा। कभी आपको लगे तो आप बेस थ्योरम लेकर बैठ जाइए और एक ही दिन के अंदर उसे कई सारे एक जैसे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए बहुत अल्टीमेट खजाना ये हो सकता है कि आप जेईई एडवांस के प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन एक साथ एक दिन में करने लगे। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होंगे और एक थॉट प्रोसेस के विजन भी डेवलप होगा। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन। अ कंप्यूटर बेस्ड फैक्ट्री हैज 2 प्लांट्स। कितने हैं? एक T1 और T2 है। T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड T2 प्लांट T2 80% ऑफ the total computers produced. 7% of computer produced in factory turn out to be defective. ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट्री के इस पूरे डेटा को हम लिखना शुरू करते हैं। फैक्ट्री में हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, ये है प्लांट T1 और ये वाला है आपके पास प्लांट T2। ये 80% है और ये 20% है। आगे बात करते हैं। 7% डिफेक्टिव है, ठीक है। तो देखिएगा, हम इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट E1 दैट द प्रोडक्ट इज फ्रॉम T1 प्लांट, और इवेंट E2 दैट प्रोडक्ट इज फ्रॉम T2 प्लांट।
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी आप बताइए। वो E1 यानी T1 प्लांट को, या E1 यानी इवेंट है T1 प्लांट को बिलोंग करता है, 20/100 है यानी 1/5 है। E2 इवेंट है यानी वो T2 को बिलोंग करता है, ये 80/100 है यानी 4/5 है। इवेंट X हमने बोला है द सेलेक्टेड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, सेलेक्टेड प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7% है, 7/100 ये गिवन है। डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं, जो भी एक रैंडम हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके 7% आता है। अब आगे बढ़िए। इट इज़ नोन दैट कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट T1। इस सेंटेंस को अगर आप डिकोड करके बता पाएँ तो मुझे बताइए। और लिखा ये 10 टाइम्स P है, कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव यानी X इवेंट हो गया है, और गिवन दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, इस कंडीशन को हमें डिकोड करना है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो ये डिफेक्टिव होगा, इट इज़ टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन T1, यानी E1 हो चुका है कि वो T1 से प्रोड्यूस्ड हो, उसके बाद उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ये बात पूछी गई है कि P of X by E1 इज़ 10 टाइम्स कि ये डिफेक्टिव हो अगर ये प्लांट T2 में बना गया हो। ये यहाँ पर ये कंडीशन हमें गिवन है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो हमें Px गिवन है ये क्या होगा, डिफेक्टिव होने के चांस क्या, डायरेक्ट डिफेक्टिव नहीं हो सकता। पहले हम किसी एक मटेरियल को उठाएंगे जो प्रोडक्ट को, या तो वो T1 का होगा या T2 का होगा। तो पहले आपने T1 प्लांट पर गए, वहाँ से मटेरियल लिया, अब इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर आप E2 पर गए और फिर उस E2 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 7/100 है मेरे पास, ये जो डेटा है P of E1 इट इज़ 1/5। ये डेटा आप देखिए, ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना, 10 टाइम्स P of X by E2। E2 मेरे पास 4/5 है एंड इट इज़ दिस डेटा। ये डेटा दोनों साइड आपके पास लिखा गया है, 7/100 है। ठीक है, इस डेटा को हम बना लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर ये डेटा 2 बनेगा, ये है 10 + 4/5, ये डेटा है। सो 10/5 है, 4/5 आपके पास ये डेटा है, ऑफ P of X by E2 अपने पास लिखा गया है। बस वी कैन गेट दिस डेटा। यहाँ 7/100 है, यहाँ 14 है, यहाँ 5 है। So we are having 7/100 into 5/14, 5 इधर 14 यहाँ पर। अब इसको आप थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं तो कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास से ये 7 है, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ पर 5 है, ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा। 1/40 मेरे पास आता है। कितना आता है? 1/40। और अगर ये मेरे पास आ गया है तो फिर मेरे पास E1 में प्लांट के होने के बाद डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसकी 10 टाइम्स हो जाएगी। इट इज़ 10 into 1/40 विच इज़ 1/4। 2 डेटा आ गए। अब सवाल में इसके बाद फिर ट्विस्ट आता है। PE denotes the probability of E. A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. अब देखिए, अब वो डिफेक्टिव नहीं है, ये बात पता चली कि हमने एक प्रोडक्ट उठाया, अब वो डिफेक्टिव नहीं है, ये बात हमें पता चल गया है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन T2। अब ये बात बताइए कि वो T2 में प्रोड्यूस किया गया हो, ये अब हम चाहते हैं, लेकिन पूछा क्या है, अब डिफेक्टिव नहीं होना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है, कैसे कैसे हो सकता है कि आप E1 प्लांट में गए, उसके बाद वो डिफेक्टिव नहीं है। आप E2 प्लांट पे गए, E2 प्लांट से मटेरियल सेलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बात चल रही है।
तो डिफेक्टिव नहीं है। ये पूरी सिचुएशन की बेस थ्योरम हमने यहाँ पर ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखी। अब हम चाहते क्या है कि ये हुआ ये है कि पता चल चुका है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। अब ये बताइए कि वो T2 के अंदर प्रोड्यूस किया गया हो। किसके अंदर प्रोड्यूस किया गया हो? T2 के अंदर। तो इस बारे में हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर। इसका इन नंबर्स के बारे में हमें पता है। इस बारे में देखो कैसे, अगर मुझे मेरे पास P ऑफ E1 सेलेक्ट करने के बाद डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो मेरा आपसे सवाल बनता है E1 सेलेक्ट करने के बाद वो डिफेक्टिव नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। आप 1 में से माइनस कर दीजिए। और वहीं यहाँ पर इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि वो डिफेक्टिव नहीं है और प्लांट T2 को वो बिलोंग करता है, तो 1 - 1/40 ये मेरे पास 39/40 ये नंबर बन जाएगा। डिफेक्टिव नहीं है, ये बात समझा दी गई है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि P ऑफ X बार E1 हुआ, E1 होने के बाद वो डिफेक्टिव नहीं है। E2 हुआ और E2 होने के बाद वो डिफेक्टिव नहीं है। ये 1/5 E1 के लिए डिफेक्टिव नहीं है, ये डेटा हम निकाल चुके हैं। 3/4, 4/5 और E2 से होने के बाद वो डिफेक्टिव नहीं है, इट इज 39/40। ये डेटा है। अब उस लैंग्वेज को समझिए जो पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी निकालिए दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2 और ये डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव नहीं है, ये हो चुका है और ये E2 को बिलोंग करता है। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हमारे फेवर में आ जाएगा। 4/5, 39/40 और ये पूरा हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। तो बना देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या डेटा बनेगा यहाँ से? ये 200 तो आपके पास है ही सही और आपके पास 39 × 4 है। यहाँ भी 200 तो हम एलसीएम ले ही सकते हैं। 20 है, 30 आ जाएगा आपके पास एंड 4 × 39। ये कैंसिलिंग आ रहा है। तो अब आप यहाँ से बना दीजिए इसको। 78 ऊपर आ जाएगा। 2 से आप सबको कैंसिल कर दीजिए। 15 आता है, फिर 78 आता है। 78/93 इज योर फाइनल आंसर। 78/93 आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे एक बात पता है, ये तो हमको पता था पहले से ही। कैसे? अरे 7% डिफेक्टिव के लिए था ना, तो डिफेक्टिव नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 93% है। तो ये तो हमें मालूम है कि 93% है और यहाँ से ये डेटा आपको बस निकालना था, इस बारे में बात करनी थी। तो वापस से इस टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने बेस थ्योरम को अप्लाई किया यहाँ पर। तो अब ये हो चुका है, ये फेवर में, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। अच्छा सवाल है। एग्ज़ाम में सोचना, जब पेरेंट्स आपका सेंटर के बाहर वेट कर रहे हो, पूरे साल भर 2 साल 3 साल की मेहनत आपके दिमाग में चल रही हो, तो बात अलग होती है। घर पर बैठ कर सॉल्व करना थोड़ा अलग है। फाइनल डे के दिन सॉल्व करना थोड़ा सा रहता है, बट प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे जिससे हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। टेंशन, पैनिक, इन सबको। बाकी बस कॉन्फिडेंट रहिए, सॉल्व करते रहिए। जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है? 2 सॉल्यूशंस रहेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ने कैसा रिस्पॉन्स उस टाइम पे दिया था। 17.24% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिए थे। वहीं गलत करने वाले स्टूडेंट भी -1 वाले भी हैं और छोड़ने वाले स्टूडेंट भी 30% के आसपास हैं। तो क्या सच में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको डिसाइड करने में इस तरीके का बिहेवियर आपका है? आप कहीं फंसे हैं तो आइए सोल्यूशन में उसको एड्रेस करते हैं ताकि लर्निंग हमारी मैक्सिमम रहे। पूछा जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा निकालिए जब आपके पास 4α(x² + 1/x > 1 लिखा हुआ है फॉर ऑल x पॉजिटिव। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन बाय 2 मेथड्स। पहले हम फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। अल्फा की लीस्ट वैल्यू में हम इंटरेस्टेड हैं और x लिखा हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ऑल x पॉजिटिव।
x हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने एक फर्स्ट मेथड पहले सॉल्व किया और कैलकुलस से इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड। सो लेट्स अज्यूम दिस एज अ फंक्शन 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आता है और x हमने ले लिया कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। करने लगे डिफरेंशिएशन, तो डेटा बनता है 4 अल्फा एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ बनेगा 8 अल्फा एक्स क्यूब माइनस 1। 0 के आगे अगर आप जाएंगे तो पीछे तो हमें जाना नहीं है, अपॉन में ऑलरेडी स्क्वायर है। एक नंबर आपके पास यहाँ से बनता है और वो नंबर भी बनेगा 1/8 अल्फा की पावर 1/3। देखो आप इसको 0 करेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू 1/8 अल्फा बनेगा, 1/3 पावर है। जिसके आगे जाएंगे तो प्लस है, यहाँ जाएंगे तो माइनस है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अपने पास जो fx है ना, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो ये डेटा हम निकाल लेते हैं कि कितना ये डेटा बनता है। 8 अल्फा की पावर है 1/3, हमारे पास है 4 अल्फा, इसका स्क्वायर हमें बनाना है तो ये 2/3 बनेगा। फिर यहाँ से 1 करके लिखा हुआ है 1/3। 8 अल्फा है, यहाँ पर 2 क्यूब बनेगा, 4 बन जाएगा, अल्फा पावर 2/3, यहाँ 2 बनेगा, अल्फा पावर 1/3। थोड़ा चेक करिए, 4 कैंसिल है, वी आर हैविंग 3 टाइम्स अल्फा पावर 1/3, ये बात हो रही है। तो ये हमारे पास इसका डेटा निकल के आ रहा है और हमें क्या पता चला है कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। हमें ये पता है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है, फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव, सबके लिए। तो ये वाला जो मिनिमम वैल्यू है ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। बोला है कि ग्रेटर देन 1 आता है, तो जब ये इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा तो इसकी वैल्यू भी इससे ज़्यादा रहेगी। यहाँ 1/3 है, यहाँ ये क्यूब बन जाएगा और ये आपके पास से 1/27। हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसके बारे में अब हमें लॉजिक लगाना है कि हम चाहते हैं कि दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस नंबर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता है। तो ये जो डेटा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, हमें अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू निकालना है। वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास से 1/27 रह जाएगा, वो लिखा गया है। बाकी हमेशा ये इससे ग्रेटर रहेगा। चलिए इसका अब हम सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड मेथड। हमें गिवन है कि x पॉजिटिव है और यहाँ पर डेटा जो लिखा गया है ये है 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो दिमाग में कहीं ना कहीं कैलकुलस की जगह हमारे दिमाग में अलजेब्रा चल रहा है कि अलजेब्रा से बात बनाते हैं। तो देखो यहाँ स्क्वायर है या 1/x है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए फिर दिमाग में AMGM बात नज़र आती है। वहाँ पर इक्वल पार्टीशन हमें करने होते हैं, तो फिर हमें इसके इक्वल पार्टीशन करने होंगे। तो इसको तो स्क्वायर पहले से ही है, इसके इक्वल पार्टीशन करते हैं कि 1/2x एंड 1/2x, ताकि मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर यहाँ भी बने, वहाँ भी स्क्वायर है और इंडिपेंडेंट बना सके। तो 3 नंबर्स में अगर हम AMGM लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा और फिर इनका ज्योमेट्रिक मीन इन सब का प्रोडक्ट वो है 4 अल्फा स्क्वायर 1/2x 1/2x, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट बनाने लगे। तो ये तो हम चाहते ही हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/x आता है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिएगा 4 से चला गया, एक्स स्क्वायर भी चला गया एंड दिस इज कमिंग एज 1/3। तो ये है 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, वी आर गेटिंग दिस एज 3 टाइम्स अल्फा पावर 1/3। तो ये ऐसा होगा। अब क्या पूछा है ये देखिए, हमारे पास क्या गिवन है कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आता है। वी नो दैट
कि 4 अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है और ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो इस नंबर के बराबर आ जाएगा। am कब gm के बराबर आता है व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, पर इसका अचीवेबल नंबर कौन सा है? इसका अचीवेबल नंबर है जब ये 3 पावर 1 बाई 3 बन जाता है। तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 अगर हो गया तो ये बात हमेशा सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्फा पावर 1 बाई 3 इज रिटर्न एज 1 बाई 3, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय 27। सो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 1 बाय 27 आता है। सर ये आपने कैसे किया? देखो ये इसके इक्वल आ सकता है व्हेन ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल, तो इसकी अचीवेबल मिनिमम वैल्यू ये है और हर x के लिए ऐसा होगा तो इसका जो अचीवेबल मिनिमम वैल्यू है वो ये बन जाएगी। और तो फिर हर किसी के लिए ये डेटा fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा मिनिमम के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और ये बात बन गई। तो ये इसकी है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से हमने इसका मिनिमम लिखा। जो सबके लिए ट्रू है तो ये इसके मिनिमम के लिए भी ट्रू होगा, इसका मिनिमम डेटा ये है। तो वी आर गेटिंग द मिनिमम अल्फा एज 1 बाय 27। यहाँ से मार्क कर देंगे, सी हमारे पास से आंसर आ जाएगा। चाहे आप अलजेब्रा से करें चाहे आप कैलकुलस से करें, बात सेम है, बना लीजिए। बढ़िया सवाल है और ये तभी होता है जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, तब एकदम से थॉट आता है। AMGM का हिंट तो यही है कि पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव लिखा हुआ हो तो बस सोच लीजिए मिनिमम मैक्सिमम पूछा, शायद क्वेश्चन AMGM की तरफ जा रहा है। जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एक MCQ क्वेश्चन है जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, साथ में पार्शियल मार्किंग भी होती है और फुल मार्क्स भी मिलते हैं। वेक्टर 3D के ऊपर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो पिरामिड के ऊपर बेस्ड है, OPQRS करके पिरामिड गिवन है। मार्किंग स्कीम देखना चाहें तो जिन्होंने उस क्वेश्चन को फुल्ली करेक्ट किया है वो स्टूडेंट सिर्फ 3.61% स्टूडेंट है जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर लिखे गए होंगे। यानी वो आप देख लीजिए 5336 स्टूडेंट ही सिर्फ ऐसे हैं। 2016 वो साल है जब पहली बार पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। 2015 के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं थे, डायरेक्टली -2 हुआ था, लेकिन 2016 पहला साल था जब पार्शियल मार्किंग इनेबल थी। तो आप देख सकते हैं 1 मार्क वाले स्टूडेंट भी 14,842 है, 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट 19,458 स्टूडेंट्स है, वहीं पर -2 ले जाने वाले जो स्टूडेंट है घर पर वो 16,500 है और 91,000 स्टूडेंट ऐसे जो घर पर 0 मार्क्स लेकर गए थे। अब इतना ज़्यादा नंबर 91,000 नंबर देखिए 62% के आसपास है जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि क्वेश्चन पिरामिड के बारे में पूछा है और पिरामिड अगर आप पढ़कर नहीं गए तो फिर आप इस सवाल को बना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो लेट्स अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे। कंसिडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, जहां पर XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे उस पॉइंट के, पॉजिटिव रहेंगे। O एक ओरिजिन है, OP एंड OR आर अलोंग द X एक्सिस एंड Y एक्सिस। पहले इसकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये बन कैसे रहा है। ये हो गया स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है जहां पर एक ओरिजिन है, एक साइड इसका X एक्सिस के अलोंग है, एक साइड इसका Y एक्सिस के अलोंग है और एक डेफिनेटली Z के अलोंग होगा। ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है। इनकी नेमिंग भी की गई है, ध्यान से देखिएगा। OPQRS, OP is along the X axis, so this is P, and OR is along the Y axis, तो P आपके पास ये बन गया है OPR and this is Q। ठीक है, the base OPQR is the pyramid is the square। OPQR एक स्क्वायर है, इसमें OP की लेंथ गिवन है कि 3 है और ये बन जाएगा आपके पास से S। तो पिरामिड सबसे पहले बना दिया, स्क्वायर बेस्ड है, यानी स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिससे सारे वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे, इसी को स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड कई तरीके का होता है, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड भी होता है, हेक्सागोनल बेस हो उसको भी पिरामिड बना सकते हैं, ऊपर एक वर्टेक्स से सारे वर्टिसेस ज्वाइन कर दें।
आई होप आपको पिरामिड और प्रिज्म में अंतर पता है। तो पिरामिड यही होता है, एक बेस पर जो भी ज्योमेट्री बनी है, चाहे वो ट्राइंगुलर हो, स्क्वायर हो या फिर हेक्सागोनल हो, उसको एक पॉइंट से ऊपर सबको ज्वाइन करना, वो एक पिरामिड जनरेट हो जाता है। यहाँ पर जैसी बात बताई जा रही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये 3 डिस्टेंस है तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 3,0,0। और ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो 0,33 आपके पास से बनेगा। और ये वाला जो पॉइंट है, इसकी एक्स से भी डिस्टेंस 3 है, वाई से भी 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास से 3,3,0 बनेंगे। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है इसलिए इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। और हमें क्या दिया है वो देखिए, पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट टी ऑफ डायगोनल ओ टी। ओ क्यू एक डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट है एम, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास से बनेंगे 3/2, 3/2 और 0। ठीक है, तो S इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द OT सच दैट TS इज 3। अब देखिए, इसके डायरेक्टली अबव है यहाँ पर और ये इसके परपेंडिकुलर है 3 यूनिट पर TS है। तो हमारे पास S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, X और Y तो यहीं से डिसाइड हो जाएंगे 3/2, 3/2 और डायरेक्टली अबव है तो Y जो इसका Z कोऑर्डिनेट है, ये जो हाइट है, ये 3 बनेगा। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, O, P, Q, R, S जो भी हमें चाहिए सब के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार जब हमारे पास पांचों पॉइंट्स आ गए हैं, उसके बाद आगे जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। हमें OQ और OS के बीच का एंगल सबसे पहले निकालना है, ए ऑप्शन। तो OQ के बारे में वेक्टर निकालिए। OQ वेक्टर आपके पास से बनेगा 3i कैप प्लस 3j कैप। फिर अगला पूछा है OS वेक्टर, ये बताइए। O से S वेक्टर ये लिखा गया है, यह है 3/2 i कैप, यहाँ भी 3/2 j कैप एंड इट इज 3/2 k कैप। इनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो आप cos थीटा लिख सकते हैं, इट इज OQ डॉट OS डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। ऐसा करते हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा cos थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 i के साथ, ये भी 9/2, k है नहीं तो 0, इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स √2 आता है। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो 3 तो कॉमन ले सकते हैं, बाकी 1/4, 1/4 एंड 1 आपके पास से डेटा लिखा गया। यहाँ से आपके पास 9 आता है ऊपर, यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, कैंसिल हो जाएंगे, 9 है 9 कैंसिल है, 1/√2 आपके पास आता है और ये 1/2 है। 1 + 1/2 इज √3/2, कैंसिल है, 1/√3 आपके पास है डेटा बना। तो थीटा हमारे पास क्या बन रहा है वो आप देखिए, थीटा इज cos इनवर्स 1/√3। चेक करिए, क्या ये एक्यूट एंगल π/3 के बराबर आ रहा है? नहीं। सो ए ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। इसमें एक एक जो सही ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पर मार्क करना। देखा था पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पूरे देश भर में सिर्फ 3% लोग थे, 3.61% ओनली। आइए बी ऑप्शन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि प्लेन कंटेनिंग OQS, पहचानिए OQ और S, OQS एक प्लेन बनेगा। जब भी ट्राइंगल बन गया प्लेन बन गया, तो OQ और OS जो प्लेन हमारे पास बनने वाला OQS, क्या करना चाहिए हमें, यहाँ OQ है यहाँ S है, तो जो OQ और S होगा नॉर्मल क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा प्लेन का नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो वो आप बना दीजिए, OQ का OS के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, OQ का OS के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर अब OQ कितना है अपने पास वो देख लीजिए, OQ ये रहा 3 टाइम्स 3i + 3j, क्रॉस करना है OS के साथ, वो है 3/2 i कैप, 3/2 j कैप एंड 3k कैप। अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेटा अगर आप बनाना चाहें, 9 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, i + j है, 9/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने ऊपर ले लिया। i क्रॉस j का i + j के साथ अगर हम क्रॉस करें इन दोनों का तो वो 0 आता है। फिर यहाँ i क्रॉस k आप करेंगे 2 टाइम्स i क्रॉस k, और ये है j क्रॉस k, ये डेटा आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, ये बनेगा -j
और ये है आपके पास से 2i कैप। j क्रॉस k इज i। यहाँ से डेटा बना देंगे। 9 टाइम्स आपके पास आता है i कैप माइनस j कैप। अब हमें अगर OQS के नॉर्मल के DRS मिल चुके हैं, तो जो नॉर्मल है इसके DRS हमारे पास आगे हैं 1 माइनस 1 एंड 0, और प्लेन हम के लिए हमें पॉइंट एक पता है, तो हम डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। आपके पास नॉर्मल के DRS हैं 1 टाइम्स x माइनस 0 माइनस 1 y टाइम्स 0 0 टाइम्स z माइनस 0। तो प्लेन की इक्वेशन याद है? अगर नॉर्मल के DRS a b c होते हैं तो प्लेन की इक्वेशन होती है a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1। पॉइंट था 0 0 0 माइनस हुआ, और a b c यहाँ पर है 1 माइनस 1 एंड 0। सो रिक्वायर्ड प्लेन वी आर गेटिंग एज x माइनस y इज इक्वल टू 0। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऑप्शन सही हो गया, बी इज करेक्ट। सी में पूछा है कि प्लेन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग ट्राइंगल OQS सेम है, तो मेहनत बचेगी। और एक P पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए आप 3 0 0 है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है जैसा स्ट्रेट लाइन में 2D के लिए होता है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम प्लेन में भी होता है, बस वो z कोऑर्डिनेट और आ जाता है। आप यहाँ पर रखिएगा, तो 3 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ x एंड y के कोफिशिएंट 1 एंड माइनस 1 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये डेटा बनेगा। वी आर हैविंग 3 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 2 ही लिखा है। C इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो हमने ए गलत कर दिया है, बी ए को गलत मार्क कर दिया क्योंकि दैट्स रॉन्ग ऑप्शन, बी एंड सी करेक्ट है। अब बारी आती है डी पर। तो अगर आपने बी मार्क किया तो मिला +1, सी भी मार्क कर दिया +2, इसको मार्क नहीं करना, अगर ये गलती से मार्क कर दिया और ये सब भी मार्क दे तो -2 आ चुका है आपके पास। अब डी ऑप्शन की बारी, अगर ये होता है तब फिर डी भी मार्क करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग आर एंड एस। ध्यान से पढ़ना, पी एस तो नहीं है, आर एस की बात हो रही है। आर कहाँ पर है? ये दिस इज आर, और एस वो है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एस की निकाली जा रही है। सो आई एम टेकिंग आर एस। आर हमारे पास कितना डेटा है? द डिस्टेंस आर इज 033 and s is 3/2 and 3. This is point r, 3/2 3। हमें यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप आर एस के डी आर एस लिख दीजिए सबसे पहले। आर पॉइंट मैंने ठीक लिखा है, ये देखो ये गड़बड़ है, ये वाई पर अगर आएगा सो दिस विल बी 3,0,3 बनेगा, अभी मिस्टेक हो जाती। दिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, ये मिस्टेक चल रही है भैया, ध्यान दीजिए इस पर, है ना, 0 आएगा, दिस इज 0। अब आप डी आर एस लिखिएगा तो बनेगा 3/2 माइनस 0, यहाँ है 3/2 माइनस 3, और यह है 3 माइनस 0, तो 3/2 माइनस 3/2 3, 1 माइनस 1 एंड 2 आपके पास आता है। दिस इज द डी आर एस, ठीक है, दिस इज द डी आर एस। अब हम आर एस की इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 2, ये हुई आर एस की इक्वेशन। यहाँ है ओरिजिन, ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके ऊपर ये कट करता है। लेट्स टेक सम पॉइंट m तो लिया हुआ है, शायद कोई n पॉइंट ले लिया परपेंडिकुलर, वो आर एस लाइन पर ही होगा, इसको हमने लैम्डा ले लिया, तो n के कोऑर्डिनेट आ गया लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस 3 एंड 2 लैम्डा। अब जो ओ एन के डी आर एस हैं वो अगर हम देखें तो वो लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 2 लैम्डा रहेंगे, ओ एन के डी आर एस। वहीं हमारे पास आर एस के जो डी आर एस है, आर एस के डी आर एस वो है 1 माइनस 1 एंड 2। ओ एन इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू आर एस। ओ एन और आर एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा, इनका डॉट प्रोडक्ट प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आपके पास से 6 लैम्डा की वैल्यू 3 आता है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कमिंग एज हाफ। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो लैम्डा आ गया है, यानी एन पॉइंट हमारे पास आ गया, इट इज हाफ, और 3 माइनस 1/2 और ये 1,
ये है 5/2 और ये 1 आता है। अब आपको ON डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो। 1/4 प्लस 25/4 प्लस 1, यहाँ से 26 है, 13/2 प्लस 1 आता है, विच इज √15/2। दिस इज द आंसर। तो एक ऑप्शन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, कोई बात नहीं, पर ये बहुत कॉमन फंडा है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस निकाली जाती है, परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है। DRS निकालो, लाइन की इक्वेशन लिखो, एक पॉइंट एज्यूम करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्रोसेस से निकल जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ON एज दिस डेटा। ठीक है, सो D इज √15/2 करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो हम यहाँ पर लॉक करने वाले हैं दैट इज BCD। BCD को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और वहीं से उसके आगे की कहानी हम बना देंगे। सो BCD जिसने मार्क किया वो देश भर में सिर्फ 3.67% स्टूडेंट थे, 61। आपको भी उसमें शामिल कर दिया है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह के सवाल बना पाए। ये एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन है जो पेपर 1 के अंदर पूछा है, MCQ सेक्शन के अंदर। एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। जिस क्वेश्चन की रिस्पॉन्स की बात करें स्टूडेंट्स का, तो करेक्ट करने वाले स्टूडेंट क्लोज टू 7% है जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। गलत करने वाले स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं जो -2 लेकर गए होंगे और कोई पार्शियल मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। शायद इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, इस वजह से पार्शियल मार्किंग बात बनी नहीं, क्योंकि एक भी ऑप्शन अगर सही है, MCQ के अंदर एक ऑप्शन सही है मतलब है वो SCQ, तो अगर वही टिक कर दिया होगा तो फुल मार्क्स मिल गए होंगे। समझ गए, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल मार्किंग वाले केसेस 0-0 हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ऑप्शन आता है, इस वजह से सिर्फ करेक्ट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर है, पार्शियल मार्क्स नहीं थे। पर ऐसा कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि MCQ बोल बोल के SCQ पूछ लिया, तो थोड़ा थॉट में ऐसा दिमाग आता है, स्टूडेंट डाउट में रहता है कि कोई और ऑप्शन भी शायद गलत होगा या सही होगा, मैं ही गलत सॉल्व कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आप कभी इस डिलेमा में नहीं फंसेंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और प्रोसेस करते हैं। नहीं करने वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे नंबर है जो 0 मार्क्स इसके अंदर लेकर गए हैं, 56% के आसपास। तो चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है डोमेन है 0 से इन्फिनिटी है और 0 पर ओपन है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन f'(x) इज इक्वल टू 2 माइनस fx/x। कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर डेरिवेटिव फॉर्म में लिखी हुई हो तो ज़्यादा समझ में आती है। ये dy/dx लिखा है 2 माइनस y/x है, ये है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू 2। इसको देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो इसके अंदर y का जो कोफिशिएंट है 1/x है, सो e⁻1/x dx आपके पास बनेगा, जो e ln x बनेगा दैट इज एन x। इसका सॉल्यूशन y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो yx इज इक्वल टू 2x dx दैट इज x² प्लस c। तो मेरे पास y का डेटा आ गया है x प्लस c/x, दिस इज द डेटा। फंक्शन आ चुका है, कुछ और डेटा गिवन है तो बताइएगा। ये रहा f(x) अपने पास आया है x प्लस c/x। f(1) का वैल्यू आता है 1 प्लस c और ये बोला है कि ये 1 नहीं है, और अगर ये 1 नहीं है इसका मतलब c 0 नहीं है। बोला है कि f(1) इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो बातें पूछी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ f(x) है, यहाँ f(1/x) है, तो पहले f की बात कर लेते हैं फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस हिसाब से चलें, 0 से इन्फिनिटी पर बात हो रही है और लेसर देन 2 रहेगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया और 0 के आसपास इसको पूछ लिया कि f(x) 0 के आसपास क्या बनेगा, थोड़ा आप इसको जज करिए क्या बात बनती है। ये डेटा है f(x) 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाला तो 0 चला जाएगा और ये 1/0 आपको ले जाएगा इन्फिनिटी की तरफ।
ये तो 0 रहेगा और ये c आपके पास 1/0 प्लस दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी अगर c पॉजिटिव हुआ, और ये माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा अगर c नेगेटिव हुआ। तो 0 के पास में ही प्रॉब्लम है, और ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेसर देन 2 आएगी। तो क्लियर पता है कि fx कैसा है, fx तो अनबाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है ही नहीं। और यहाँ बात बोला है कि ये बाउंडेड होगा, सो डी ऑप्शन अपने पास से गलत है। -2 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 के जस्ट आगे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन c कैसा है। c अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, c अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता। सो डी इज अ फॉल्स ऑप्शन, डी इसका आंसर नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं बी की तरफ। जैसा पूछा गया है बिना डेरिवेटिव के पहले वहीं हम चलेंगे। 0 प्लस है, यहाँ x आता है और ये है f(1/x)। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x आपने लिखा, ये fx का एक्सप्रेशन है। अगर मैं f(1/x) लिखूंगा तो ये 1/x प्लस c मुझे मिलेगा। यहाँ हम पहुँचते हैं, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस cx। लिमिट लगाइए, ये 1 आता है, c आता है, 0 आता है, फाइनल आंसर आता है 1। सामने लिखा है 2, b भी इसका आंसर नहीं है। तो b और d दोनों गलत हो चुके हैं। अब यहाँ डेरिवेटिव के ऊपर बात पूछी जा रही है, उस बारे में अब हम फोकस करते हैं। सो fx हमें गिवन है x प्लस c/x। मैंने निकाला डेरिवेटिव f'(x) विच इज़ 1 माइनस 1/x²। जो पूछा जा रहा है वो देखते हैं पहले। f'(1/x) की लिमिट निकालनी है। f'(1/x) वो आपके पास है 1 माइनस cx²। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, f'(1/x) आपके पास है, आपने यहाँ पर लिमिट लगाया, 1 माइनस cx² है, द आंसर इज 1। इसका डेटा आपके पास से 1 आता है, और 1 ही सामने लिखा है। चलिए एक ऑप्शन तो सही हुआ, पता चला नहीं सारे गलत हो जाते, तो फिर तो पक्का हमने कहीं ना कहीं टैलेंट ओवरफ्लो कर दिया है, गलती कर दी है। सी ऑप्शन पूछा है, x² है, f'(x) पूछा जा रहा है। सी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x² से मल्टीप्लाई है और f'(x) लिखा गया है। ध्यान से, x² से मल्टीप्लाई है, f'(x) पूछा गया है। x² से मल्टीप्लाई हमने भी कर लिया, और f'(x) आपके पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/x²। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बनता है x² माइनस c, तो ये 0 माइनस c आता है। और आपको पता है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था स्टार्टिंग में कि c का वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि ये गिवन था कि f(1) इज नॉट इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन हमें 0 के लिए बात कर रहा है। हमारे पास ये डेटा -c आया है, जब c 0 नहीं है तो -c भी 0 नहीं होगा, और यहाँ 0 लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड वी आर गेटिंग दिस एज अ -c विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो MCQ क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा धोखा रहा सवाल में। 3 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक आएगा ऑप्शन। तो जिसने ए मार्क किया होगा उसको पार्शियल नहीं फुल मार्क्स मिले होंगे, और ए के अलावा जिसने कुछ और मार्क किया होगा उसको मिला होगा -2। तो कभी कभी ऐसा होता है कि MCQ बोलकर SCQ पूछ लिया, और चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं। ये अलग डेटा है, ये अलग डेटा है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ठीक है, सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट हियर एज एन ओनली ए। MCQ होते हुए हमारे पास फाइनल आंसर ओनली ए आता है। फिर से आप स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अगर देखना चाहें तो चेक कर लीजिए, अब डिस्कस हो गया है। सिर्फ 10,000 स्टूडेंट ऐसे थे, 10,301 जिन्होंने इसके अंदर +4 लिया। 53 ऐसे थे जो -2 लेकर गए होंगे, और ये +4 वाले हैं। क्योंकि MCQ है तो जनरली थॉट यही रहता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 53 83 ने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो आप अटेम्प्ट करने वाले बनिए और साथ ही के साथ उसको सॉल्व करने वाले भी बनिए। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि चाहे सवाल कैसा भी हो, हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और कैलकुलेशन का अगर साथ रहा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। मार्क माय वर्ड्स, और बस पढ़ते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन। JEE एडवांस 2016 पेपर 1 मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है, जिसका अगर हम देश भर में रिस्पॉन्स देखें उस टाइम के स्टूडेंट्स में, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 1.96% स्टूडेंट ऐसे हैं, लेसर देन 2%,
जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था, 2897 जिसको मिला है +4। पार्शियल मार्किंग वाले भी 10,000 बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंट है 13,000 के आसपास जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। गलत करने वाले स्टूडेंट जहां पर -2 हैं, नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी आप देख सकते हैं क्लोज टू 1 लाख है। मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन 1 लाख के आसपास बच्चों ने ट्राई नहीं किया। इट्स वेरी सैड। पर क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट है? आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और इसके बारे में, इसके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। पी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर अल्फा एक रियल नंबर है, क्यू मैट्रिक्स और है। इस तरीके से है कि दोनों का प्रोडक्ट k टाइम्स i आता है। k इज नॉट इक्वल टू 0, i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमें यहाँ पर q का एक नंबर वो दिया हुआ है Q23, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम पर, और डिटर्मिनेंट ऑफ q भी हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे। p हमारे पास है, सबसे पहले आप p का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से आपके पास से बनेगा, ये 3 है आपके पास से, इसका एलिमेंट बनेगा 0 + 5 अल्फ़ा। आपके पास फिर ऊपर से 1 बनेगा, इसका कोफैक्टर हम लिखेंगे, आपके पास से -3 अल्फ़ा एंड -2 आपके पास से ये -10। सो टेक योर टाइम और बनाकर देखिए क्या डेटा बनता है। इट इज़ 15 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा +20। तो 20 + 12 अल्फ़ा हमारे पास से डेटा बनता है। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ p निकल के आ गया है। एक रिजल्ट और है, वहाँ से देखिए हमारे पास लिखा गया है PQ की जो वैल्यू है वो k टाइम्स i लिखी गई है। k एक स्केलर है, डिटर्मिनेंट लेंगे सब जगह। यहाँ पर k एक स्केलर है, i से मल्टीप्लाई है। i एक 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से नंबर k मल्टीप्लाई होगा तो हर रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब k बाहर आएगा आपके पास है तो फर्स्ट रो से k, सेकंड रो से k, थर्ड रो से भी k बनेगा, k³ बाहर बनेगा। हमारे पास ये रिजल्ट आया है 20 + 12 अल्फ़ा, और डिटर्मिनेंट ऑफ q हमें मालूम है, दैट इज k²/2। इट इज़ रिटन एज k²/2। यहाँ k³ है और i का डिटर्मिनेंट तो हम सब जानते हैं 1 होता है, इट इज़ 1। ठीक है, यहाँ से k² है, k³ है, और ये गिवन है दैट k इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से डेटा आपके पास 10 + 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू k। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जो अपने पास आ गया। k और अल्फ़ा के अंदर एक रिजल्ट आ रहा है कि 10 + 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू k। तो इस रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, आगे जाके भी चेक करेंगे क्या रिजल्ट सही है या नहीं है। अब एक बात और बताई गई है, Q23 यानी इसका सेकंड रो थर्ड रो का कॉलम जो है उसका एलिमेंट जो है -k/8 आता है। अब हम इस पर फोकस करते हैं। जी आइएगा, हमें मालूम है कि PQ का जो वैल्यू है वो k टाइम्स i लिखा गया है। दोनों साइड हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। k एक स्केलर है, इनवर्स यहाँ बनेगा, और इनवर्स जो होता है उसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ p डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p। ठीक है, तो इनवर्स की डेफिनेशन को रिकॉल किया और उसको फिर हम i से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ p और p इनवर्स i हो जाता है, दैट इज q, और यहाँ पर k बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p आपके पास लिखा है, एडजॉइंट इससे मल्टीप्लाई होकर एडजॉइंट ऑफ p बन जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ p को समझिए। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। ठीक है, तो Q आपके पास से बनता है k अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p, और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी किसकी? p की, जो कि एडजॉइंट उसका है, और फिर उसका फिर हम लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, अब थोड़ा फोकस कीजिएगा। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को कॉलम से चेंज कर देते हैं। तो जो Q23 है वो अगर हम 3/2 का कोफैक्टर निकालें तो बात ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोफैक्टर निकालता हूँ 3/2 का। 3/2 का कोफैक्टर क्या होगा? एक तो यहाँ पर क्या होता है -1 पावर 3 + 2, फिर m32 आता है। माइनर के ऊपर ये सिंबल लगता है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो सेकंड कॉलम, वी आर हियर, इसकी बात हो रही है। थर्ड रो है, सेकंड कॉलम, इसका कोफैक्टर आप निकाल के बताइए। एक तो माइनस का साइन रहेगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, आपके पास आता है 3 अल्फा + 4। इट इज 3 अल्फा + 4, ये डेटा है। 3 अल्फा + 4 है आपके पास, तो -5 का कोफैक्टर आप लिखेंगे 3 अल्फा + 4। ठीक है,
माइनर के साथ -1 पावर 3+2 जो कि एक नेगेटिव नंबर बनेगा। हम इस q के लिए बात करने वाले हैं। फिर देखिए इस कोफैक्टर का मल्टीप्लाई भी होगा एक स्केलर से, k अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p है। तो अगर हम यहाँ से q ऑफ 2 3 लिखना चाहते हैं तो ये तो रहेगा, लेकिन इसके आगे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई रहेगा, k अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p -3 अल्फा -4। दिस इज q ऑफ 2 3 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इट इज गिवन एज -k/8। दिस इज गिवन एज लाइक दिस। तो ट्रांसपोज लिया जाता है तो जो एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम पर है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स में थर्ड रो सेकंड कॉलम पर रहा होगा, तो इसका कोफैक्टर निकाल के कंपैरिजन करने निकले। अब आगे बताइए क्या कहानी बनेगी। माइनस साइन से माइनस साइन हटाएंगे, पहले तो k से k हटा दीजिए और माइनस से माइनस भी हटा दीजिए। आपके पास यहाँ बनेगा 3 अल्फा + 4 डिवाइडेड बाय p का डिटर्मिनेंट। कहाँ है p का डिटर्मिनेंट? निकाला क्या हमने? ये रहा। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ p। ये आपके पास से है 20 + 12 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 1/8। माइनस k हो गया कैंसिल, ये डेटा आपके पास है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 अल्फा + 32 आता है, 20 + 12 अल्फा आता है। 12 अल्फा की वैल्यू -12 है, अल्फा ही हमारे पास से -1 आता है। अल्फा की वैल्यू आपके पास से -1 आता है। फर्स्ट इक्वेशन से हम बात करते हैं। 10 + 6 अल्फा की वैल्यू k आती है। यहां से डेटा आता है k का वैल्यू 4 आता है। ठीक है, ये डेटा अपने पास बन गया। क्या आप ऑप्शन चेक करिए, क्या अल्फा 0 आया? चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं हम? ये देखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन अल्फा और के का यहाँ पर अलग अलग रिलेशन है, पर हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हो। आप रख के देखिएगा। तो हमारे पास डेटा है 4 अल्फा -k + 8। ये डेटा देखिए। नाउ चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू -1 तो -1, के का वैल्यू -4। जी बिल्कुल सही बात है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। बी इज ट्रू, बी अपने पास से ट्रू हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या है डेटा, उसको देख लीजिए। चाहे वो ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, बात बराबर है। ये हमारे पास है 20 - 12 अल्फा + 12 अल्फा और अल्फा की वैल्यू है -1, तो मेरे पास से डेटा आता है 8 बन जाएगा डेटा। 20 - 12 इज 8। वहीं अगर मैं q के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो ये लिखा हुआ मेरे पास कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ q इट इज गिवन एज k² 2। k का वैल्यू 4 है, आप लिखेंगे 16/2। 8 मेरे पास से आता है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई? 8 और 8 आ गई है। अब दो डेटा हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ p और एडजॉइंट ऑफ q, और डिटर्मिनेंट ऑफ q एडजॉइंट ऑफ p। दोनों के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ p एडजॉइंट ऑफ q, एक ऑप्शन ये था जितना मुझे याद आ रहा है, और एक है और डिटर्मिनेंट ऑफ q एडजॉइंट ऑफ p। सबसे पहले तो हम ये बात करें, क्या हमें मालूम है एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1 होता है। n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ p आएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ q 3-1। ये q है, यहाँ p है और यहाँ पर भी 3-1। अभी हमने देखा चाहे p का डिटर्मिनेंट हो या q का डिटर्मिनेंट हो, दोनों सेम आते हैं। 8 है दोनों की वैल्यूज। सो दिस इज 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8 का स्क्वायर। दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8 का स्क्वायर। वी आर हैविंग 8 क्यूब और 8 होता है 2 पावर 3। वी आर हैविंग 2 पावर 9। यहाँ भी 8 क्यूब है, ये भी 2 पावर 9। दोनों का डेटा ही 2 पावर 9 आता है। ठीक है, यहाँ हम पहुँचे। तो 2 पावर 9 कहाँ लिखा है? इस पर लिखा है, करेक्ट है। 2 पावर 13 ये वाली बात गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है BC। अब मैट्रिक्स पढ़ा हो और ये सवाल नहीं किया हो, बात समझ में आती नहीं। थोड़ा सा Q2-3 पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सारे नंबर्स निकालने पड़ेंगे क्या। एक कॉमन मिस्टेक इसके अंदर एक और होती है, PQ = K टाइम्स I है ना, तो एक आइडेंटिटी होती है ना, P टाइम्स एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P टाइम्स I। उससे कंपेयर करने लग जाता है, उससे मत कीजिए कंपेयर। इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना, उससे कंपेयर करने की गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आराम से इसके बारे में बताया, क्योंकि इस केस में आप इसको 1 ले लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पर देश भर में जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो आपने इस नंबर्स आपसे बात करेंगे, सिर्फ लेस देन 3000 स्टूडेंट है जिन्होंने इसको सॉल्व किया था। परसेंटेज वाइज बात करें तो देखो लेस देन 2% जिन्होंने कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो जब हमारा एग्ज़ाम है, क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएँ, उस लेवल तक पहुँच पाएँ? ज़रूर कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट रहें, कैलकुलेशन कंट्रोल में रखें और थोड़ा सा टाइम इम्प्रूव कर लें तो थिंग्स विल बी फाइन, और हम डेफिनेटली हमारा जो स्कोर है, जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो नॉलेज है, उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। जे एडवांस 2016 पेपर 1 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से एक सवाल पूछा गया है जिसमें लेंथ ऑफ साइड्स दे रखी हैं, सेमी पेरीमीटर है, उन सब के बारे में बातें हैं और कुछ पैरामीटर्स के ऊपर पूछे गए। स्टूडेंट्स का रिस्पांस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, क्या रिस्पांस रहा आइए डिटेल में सीखते हैं। तो पूरा क्वेश्चन जितने स्टूडेंट का सही है वो सिर्फ 2.73% स्टूडेंट है, 3% भी नहीं है, यानी कि 4000 के आसपास स्टूडेंट हैं जिनको मिला है 4+4। वहीं पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, 14,600 के आसपास 1 मार्क मिला है, 2 मार्क भी मिले हैं। वहीं 17,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को -2 लेके गए हैं। और सरप्राइजिंगली आप देखिए 1 लाख क्रॉस कर दिया है। 70% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि वो इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब बताइए जेईई के सिलेबस में अगर आपसे सर्कल और ट्राइंगल नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? आज के बारे में भी अगर हम बात करें जहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया कि नहीं एसओटी आपके सिलेबस में नहीं है, ट्राइंगल नहीं है सिलेबस में, फिर जेईई की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में जाके पीडल ट्राइंगल ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर बेसिक जो उसके साइन रूल, कोसाइन रूल होते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सब तो हमको आना ही चाहिए। इन रेडियस का फार्मूला, सरकम रेडियस का फार्मूला, एक बेसिक जो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पर हमने देखा कि 71 ये हाईएस्ट है काफ़ी ज़्यादा, कि इतना परसेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया। आइए क्वेश्चन पर आते हैं और इसको एक एक लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड आर द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू द एंगल्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल। जैसे हम जानते हैं कि ट्राइंगल में हम कैपिटल ABC मानते हैं तो स्मॉल ABC उसके सामने वाली साइड को बोला जाता है। यहाँ पर वही सिंबल रिप्लेस कर दिया गया है, कैपिटल A को कैपिटल X से और B को Y से और C को Z से। ये रिलेशन हमारे पास, सेमी पेरीमीटर वही होता है लेंथ का सम, और ये एक रिलेशन हमारे पास गिवन है। चलिए इसी रिलेशन से शुरुआत करते हैं। S-x/4 आपके पास लिखा है, S-y/3 भी अपने पास लिखा है, S-z/2 है, सामने ले लिया हमने लैम्डा। S-x की वैल्यू 4 लैम्डा है, S-y इज 3 लैम्डा एंड S-z इज 2 लैम्डा। सबको हम ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आता है 3s x + y + z, और यहाँ से आपके पास से बनता है 9 लैम्डा। थोड़ा समझिए, x + y + z तो 2s है, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो सेमी पेरीमीटर है वो डेटा निकल के आ गया। ठीक है, 3s - 2s इज s। अब यहाँ से थोड़ा और डिकोड करिए, ये डेटा देखिए आप, s - x करने पर 4 लैम्डा आता है, तो फिर x की वैल्यू आ गई ना 5 लैम्डा, क्योंकि टोटल तो 9 लैम्डा है, दिस इज 9 लैम्डा है। यहाँ y क्या रहा होगा आप बता दीजिए, 9 आपके हिसाब से 6 लैम्डा रहेगा, 9 - 6 करेंगे तभी 3 लैम्डा बचेगा, और z आपके पास रहेगा 7 लैम्डा। हमने यहाँ पर सभी की लेंथ निकाल दी है, x, y और z। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, एक ये डेटा लिखा हुआ है, ऐसे कई सारी बातें, और एक और बता रखा है एरिया ऑफ इन सर्कल, इसके बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्राइंगल का एरिया बनेगा, निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है s × s - a बनेगा, a की जगह हम x रख देंगे, b की जगह हम यहाँ पर y रखेंगे, और z की जगह यहाँ पर हम c की जगह हम यहाँ पर z रख देंगे। सो लेट्स कंप्यूट दिस डेटा और चेक करते हैं क्या डेटा बनेगा। दिस इज 9 लैम्डा, s - x आपके पास से 4 लैम्डा है, s - y इज 3 लैम्डा एंड दिस इज योर 2 लैम्डा। ये डेटा है, इस डेटा को कंप्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये 36 है, 36 है तो 6 बाहर आ जाएगा, और ये भी √6 बनेगा, और लैम्डा का स्क्वायर आपके पास से डेटा बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा।
जो स्मॉल आर होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा हमने लिखा 6√3 लैम्डा स्क्वायर, सेमी पेरीमीटर हमारे पास है 9 लैम्डा है, एक लैम्डा तो कैंसिल हो रहा है, 3 से आप इसको कैंसिल करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लैम्डा इज दिस साइड, आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ 2√2, एक √2 और आएगा, 3 बचा होगा, यहाँ √3 भी रहेगा। दिस इज व्हाट द रेडियस इज। अब इसका एरिया हमें गिवन है, तो आप देखिएगा हमें एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो ये डेटा आपके पास से पाई है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। वी आर हैविंग 8/3 लैम्डा स्क्वायर, और हमारे पास ये यही डेटा लिखा है 8π/3। तो कंपेयर जब हम करने जाते हैं, लैम्डा स्क्वायर हमारे पास से 1 निकल के आता है। लेंथ की बात हो रही है तो हम लैम्डा को क्या पिक करेंगे, 1। तो लैम्डा 1 आ गया है यहाँ से हमारे पास, तो फिर डेल्टा अपने पास निकल के आ गया है 6√6। डेल्टा की वैल्यू आ गई 6√6। और बताइए हमें निकालना है, ये रहा फर्स्ट डेटा, एरिया निकल के आ गया 6√6। ठीक है। कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ABC/4 डेल्टा होता है। यहाँ आपके पास से बन जाएगा XYZ/4 टाइम्स डेल्टा। XYZ की इंडिविजुअल वैल्यूज हमें मालूम है, कितना है XYZ, इट इज़ 5 लैम्डा, इट इज़ 6 लैम्डा, इट इज़ 7 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6√6 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा सब जगह से कैंसिल, और लैम्डा की वैल्यू वैसे भी पता है कि 1 आती है। इस डेटा को देखिए और कंपैरिजन करके देखिएगा, 7 और 5 आपके पास से 35 आता है, √6 से 6 भी चला जाएगा आपके पास से। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। 35/6 लिखा है, 35/4 √6 आता है। बी इज रॉन्ग, ये आपके पास से आंसर नहीं बनेगा। बी हमारे पास से इसका आंसर नहीं बन रहा है, ए आंसर आता है। हम ये उस सवाल की बात कर रहे हैं जो पूरे देश भर में 3% लोगों से भी नहीं हुआ था, कंप्लीटली सॉल्व। आगे आते हैं सी पर। एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है स्मॉल आर और कैपिटल आर का, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2। यही डेटा यहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू भी पता है, स्मॉल आर इज कमिंग एज 2√2/√3, दिस इज स्मॉल आर। 4 कैपिटल आर आपके पास लिखा गया है 35/4 √6, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ y/2 साइन ऑफ z/2। आगे चलते हैं और सिंप्लीफाई करके इस डेटा को निकालना शुरू करते हैं। 4 से 4 आपके पास कैंसिल है, ठीक है। सीक्वेंशियली चलते हैं और डेटा बनाते हैं। यहाँ पर साइन ऑफ x/2 साइन ऑफ y/2 साइन ऑफ z/2, ये डेटा आपके पास बनेगा। यहाँ है 2√2, यहाँ है √6, यहाँ है √3, यहाँ है 35। तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, वो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेंगे, ये बनेगा 4/35 एज योर फाइनल आंसर। और यहाँ देखते ही आंखें बिल्कुल चमचमा जाती हैं, बिल्कुल सेम आ रहा है 4/35, बिल्कुल ऐसा, अरे खुशी हो जाती है। और ये जो खुशी है ना, मेहनत के बाद जो खुशी है, इसके मतलब क्या कहने, ये किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती, ये तो सिर्फ मेहनत से ही अचीव होती है। कि हाँ, मैं साल भर मेहनत किया, मैं 2 महीने 1 महीने से 15 दिन से पढ़ रहा हूँ, ये जो खुशी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और कोई जादू की छड़ी नहीं है इसको घुमा दें और इससे आंसर निकल के आ जाए। अब देखिए आगे चलते हैं डी की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर x + y/2 की वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है। सो डी ऑप्शन पर हम पहुँचे। हम वी आर इंटरेस्टेड कि साइन स्क्वायर x + y/2 पूछा जाए। देखो ट्राइंगल की बात थी तो तीनों का सम आपके पास से 180 लिखा हुआ था। आधे पर अगर आप चले गए हैं तो ये बन चुका है 90 - z/2। 90 - z/2 आपके पास से डेटा है। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन गया z/2। अब आप देखिए इसको डबल एंगल में चेंज कर लीजिए। ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 θ/2। अब cos z आ गया है, हमें हमारे ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पता है। ये कैपिटल x है, कैपिटल y है, कैपिटल z है। साइड्स आपको मालूम है कितनी कितनी, देखिए 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा, 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा, ये है। अब या तो आप दो बातें कर सकते हैं, इसके हाफ एंगल का भी फॉर्मूला होता है cos z/2 का, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा cos z के फॉर्मूले पर चले जाइए, ये वाला डेटा
दिस इज द एंगल z। तो ये आपके पास 1 प्लस, या तो हाफ है ही सही, यहाँ पे आप इसका डेटा बना सकते हैं। तो आपको याद है वैसे cos a का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2bc। तो इसके सामने वाला अगर मैं लिखूंगा तो इन दोनों का सम लिखूंगा पहले, 25 प्लस लैम्डा तो 1 था ना, और 36 माइनस सामने वाला 49 एंड 2 टाइम्स 5 एंड 6। दिस इज द डेटा, दिस शुड बी द डेटा। बना दीजिए, कितना बनेगा उसके हिसाब से हम बात करते हैं। यहाँ से 5 आता है, 61 बनता है। आप यहाँ से बनाइएगा, 12 आपके पास से आता है। सो दिस इज 12, दिस इज कमिंग एज 1/5। 3/5 आपके पास से फाइनल आंसर इसका निकल कर आता है 3/5। तो डेटा पहुंचे 3/5 करेक्ट। तो क्या आंसर हम मार्क करेंगे? ए है इसका आंसर, बी नहीं है, सी और डी है। तो करेक्ट आंसर्स वी आर गोइंग टू मार्क हियर एट ए सी डी। ट्राइंगल को छोड़कर मत जाइए, बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, पूछते हैं। ए सी डी हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो देश के आप लेस देन 3% लोगों में शामिल हो जाते हो। इवन 2.75% भी नहीं है, उससे भी कम है, 2.25 से भी कम है। ठीक है, तो ऐसी मेहनत कीजिए कि आपके 12, इस एग्जाम की ब्यूटी ही यही है कि अगर कोई इसमें कोई स्कोर करता है, इसमें कोई रैंक लेके आता है, तो उसका रिकग्निशन बड़ा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2016 पेपर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हैं। देश भर में अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो लेस देन 3% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, 2.97 टू बी वेरी प्रिसाइज। पार्शियल मार्किंग 7% के आसपास है। टोटल कह सकते हो 10% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर मार्क्स लिए होंगे। गलत करने वाले स्टूडेंट -2 हैं, जिनको मार्क्स मिला वो है 21%। नहीं अटेम्प्ट करने वाले क्लोज टू 70% है, जो 0 मार्क्स इसके अंदर लेकर गए थे। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके बना पाएँ। यहाँ पर जो डेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा उसको रीट्राई करके देखिएगा। x² है, 4x है एंड 4 लिखा हुआ है। जो लिखा जा सकता है x+2 का होल स्क्वायर है। यहाँ दोनों जगह से आप y भी कॉमन ले सकते हैं, तो डेटा बनेगा x+2। ठीक, यहाँ लिखा गया है dy/dx माइनस है y²। थोड़ा सा रीराइट करना चाहा तो ऐसा इसको हमने बनाया। x² + 4x+4 बाबा बता रहे हैं कि x+2 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको रीराइट और करते हैं, इसको x+2 होल स्क्वायर dy, y टाइम्स x+2 है आपके पास से dy माइनस y² dx इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आगे क्या लिखा गया है। y है, x+2 है, dy है और प्लस अपने पास यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन अगर लिया है, so we are going to have it as a y² dx this data। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें न्यूमरेटर से हमारे पास से y कॉमन आ सकता है, तो हमने उस y को कॉमन लिया और यहाँ डिवाइड में ले आए, और एक माइनस साइन है, x+2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास y हमने कॉमन ले लिया, यह है x+2 dy माइनस y dx, ये लिखा गया। बस टर्म्स को रीअरेंज करना ही कॉन्सेप्ट है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इतना आसान नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, और फिर भी हम परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी स्टूडेंट बना भी दिए हैं। तो इसको dy/y हमने लिखा, यहाँ से एक y कॉमन लिया। जो फंडा होता है कि अपने तो अपने होते हैं, तो y वाले एक तरफ किया और x वालों को एक साथ कंबाइन करने की हम यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखो ये जो x+2 है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऑफ इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसी को अगर मैं एक बार और रीराइट कर दूं तो मैं इसको लिखना चाहता हूं, यह है x+2 dy माइनस y आता है,
और dx को मैं d ऑफ x प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस 2 तो कांस्टेंट है ना। तो ये बात थोड़ी समझने की है कि जो dx होगा वही d ऑफ x प्लस 2 भी होगा, और ऐसा करने से हम इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। ये dy बाय y आपके पास लिखा है एंड दिस इज रिटर्न एज d ऑफ दिस डेटा वी कैन राइट y अपॉन x प्लस 2। आप करिए डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, फिर x प्लस 2 आएगा, y का डेरिवेटिव माइनस y आएगा और x प्लस 2 का डेरिवेटिव dx, सेम लिखा हुआ। तो ये एक्सप्रेशन आने के बाद हमें करना है इसको इंटीग्रेट। अब आप आ जाइए, ये लिखा जा सकता है dy बाय y इज इक्वल टू माइनस है आपके पास d ऑफ y अपॉन x प्लस 2। दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा, पहला वाला आपके पास log y में आएगा और ये इसी का dx जैसा है तो x बनेगा, ऐसे d ऑफ ये लिखा हुआ है तो y अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपने पास डेटा है। बोला गया है यहाँ पर कि ये एक पॉइंट है जिससे पास करते हैं, दैट पॉइंट इज 1,2। 1,3 पॉइंट है जिससे ये पास करते हैं, तो बनेगा ln 3 माइनस 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर c है। c का वैल्यू आपके पास से आता है 1 प्लस ln 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ln y इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x प्लस 2, और c की जगह हमने इसको यही डेटा बना दिया। तो अब देखिए log है, ये भी log है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा ln y बाई 3 प्लस y अपॉन x प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू गिवन एज 1। ये कर्व हमारे पास आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करती है। दो जगह आप देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर। ये हमारे पास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लाइन, जो कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हम यहाँ पर रखने की सोचते हैं, तो रखिए आप, आपके पास यहाँ से बन जाता है x प्लस 2 बाई 3 और y एक्स प्लस 2 रखेंगे तो कैंसिल हो गए 1 बन जाएगा। यहाँ भी 1 है, ये 1 से वही वाला 1 भी कैंसिल है, और ये log आपके पास अगर 0 आता है इसका मतलब यही होता है कि x प्लस 2 अपॉन 3 की वैल्यू 1 आती है, यानी x का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू 1 है तो आपके पास से फिर यहाँ से y का वैल्यू 3 आता है। तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है एंड दैट पॉइंट इज 1,3। ये सिर्फ एक बार जाके कट करेगा तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट A आंसर आएगा, B इसका आंसर नहीं बनेगा। फिर C और D में बोला है कि इसी कर्व को सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। C में लिखा है कट करता है, D में लिखा है कि कट नहीं करता है। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हुआ। ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर आने के बाद कर्व आपके पास आया, दो ऑप्शन हमने चेक कर लिए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले वाले A और B सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसलिए पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 7.16 है। पूरा जिन्होंने सॉल्व किया है वो लेसर देन 3% है। अब हम चल रहे हैं C और D वाले ऑप्शंस की तरफ। कर्व हमारे पास है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगले वाले स्टेप पे लिखते हैं इसको। तो कर्व जो हमारे पास आया है वो है log y अपॉन y बाई 3 एंड इट इज y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। कर्व ठीक लिख लिया पहले, ठीक है, 1 लिखा हुआ। दो जगह हमें सॉल्व करना है इसको, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर से, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक इससे सॉल्व करना है, और एक और कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये D ऑप्शन है और ये C ऑप्शन है। करिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बात बनती है। यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 बन जाएगा, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अपॉन में भी x प्लस 2 है, सामने 1 है। आगे चलते हैं, डेटा बनेगा x प्लस 2 अपॉन √3 में लिख सकता हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ x प्लस 2 बनेगा, एक बार फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, log आपके पास से बनेगा -1 माइनस x आप लिख सकते हैं, x प्लस 2 अपॉन √3 है, ये e टू दी पावर -1 माइनस x बाई 2। इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन में पहले स्पेसिफाई किया हुआ है कि x कैसा है, x एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा है? पॉजिटिव नंबर है।
ये इसको कट करेगा नहीं करेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर मैंने इसको x+2/3 लिखा है। बात हो रही है कि x जब ग्रेटर देन 0 हो तब की, ठीक है, जब x+2 x जो अपने पास कैसा हो, पॉजिटिव हो, तब की बात हो रही है। तो अगर हम इस वाले डेटा को देखें जो LHS है, आप इसका जो नंबर होगा जब आप 0 रखेंगे तो ये 2/3 बनेगा, और अगर मैं पॉजिटिव में कुछ भी रखूंगा तो हमेशा इसकी वैल्यू 2/√3 से ग्रेटर होगा, और √3 होता है 1.713, और ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 1 है। अब बात करते हैं RHS की। RHS एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं 0 पर डेटा निकालूंगा तो मेरे पास इसका डेटा जो है ये 1/√e आता है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज ही करता रहेगा। ये कैसा करता रहेगा? ये डिक्रीज ही करता रहेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें RHS की तो इतनी है। तो जो RHS है वो हमेशा 1/√e से कम है। तो ये नंबर कैसा है? और ये नंबर लेस देन 1 है। 1/√e तो लेस देन 1 होता है, 1 तो यहाँ होता है, यानी 1 को हम रूट के अंदर 2.71 से, तो क्या देख पा रहे हैं? LHS 1 से बड़ा है, RHS 1 से छोटा है, तो ये तो दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पर लिखा क्या है सी ऑप्शन के अंदर? इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। अब जो लास्ट वाला है यहाँ डज नॉट लिखा हुआ है पहले ही, और x+3 की बात कर रहे हैं, तो दे डू नॉट या डज नॉट इंटरसेक्ट यहाँ पर हो गया। अब बारी करते हैं डी ऑप्शन की, y = x+3 होल स्क्वायर। सो वे इज द कर्व? दैट इज द कर्व। आप वहाँ पर लिखने जाएंगे इसको तो आपके पास से आता है ln y/3 प्लस आपके पास से y/x+2 = 1। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y/x+2 है, इस 1 को हम ln e लिख सकते हैं, और यहाँ पर है ln y/3। इस डेटा को इधर ले आए और 1 को ये डेटा लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है कि कट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमने इधर डिसाइड कर दिया कि LHS 1 से ग्रेटर है और RHS 1 से छोटा है तो मिल नहीं सकते, तो यहाँ भी ऐसे ही हमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। y को आप लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2। यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा 3e/y, ये डेटा है 3e/y आप लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा x+2 + 1 लिख लीजिए, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स x+2 डिवाइडेड बाय x+2 लॉग आपके पास है 3e है, और यहाँ पर भी आपके पास x+3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब इस डेटा को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से x+2 आता है, 1/x+2 आता है, और यहाँ पर 2 लिखा गया है। यहाँ आप लिखेंगे 3e/x+3 का होल स्क्वायर। थोड़ा बहुत AMGM आपको याद होगा तो देखो वहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा। ये अभी कंक्लूजन निकल के आता है। हमें पता है कि x पॉजिटिव है, तो x+2 एंड 1/x+2 इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आती है। अगर एक नंबर में उसी का पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऐड होता है t+1/2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये 2 से ग्रेटर है और 2 और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। x+2 1/x+2 कंबाइंड AMGM से हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। 2 यहाँ भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब आ रही है RHS की। RHS में देखिए x अगर 0 से बड़ा है तो x+3 का जो डेटा है वो ग्रेटर देन 9 होगा, कंफर्म बात है 9 से बड़ा होगा। आप जो 3e लिखना चाहते हैं, 3e की जो वैल्यू है वो लेसर देन 9 रहती है। e की वैल्यू होती है 2.71, तो 2.71 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से छोटा होगा। ये डेटा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 + x+3 का होल स्क्वायर, दिस इज कमिंग एज 1/9। ठीक, इन दोनों में इनइक्वलिटी का साइन सेम है तो मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया 9 × 1/9, ये लेसर देन 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो RHS वाला डेटा है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं इसको ऑब्जर्व करके कि अगर मैं सबसे मिनिमम वैल्यू 0 रखता हूं तो 9 आता है, और 9 3e से ग्रेटर है। ये क्वांटिटी लेसर देन 1 है,
और आप जैसे जैसे x को बढ़ाते चले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर ऊपर तो कांस्टेंट है 3e, नीचे वाला नंबर 9 से भी ग्रेटर होता ही चला जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी लेसर देन 1। और लेस देन 1 अगर आपके पास लॉग में लिखा गया है वो नेगेटिव क्वांटिटी होती है। लॉग के अंदर कुछ भी अगर लेस देन 1 है तो वो नेगेटिव होता है। लॉग 1 0 होता है और 1 से छोटा है ln के अंदर वो नेगेटिव है। LHS ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, RHS आपके पास लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, दे डज नॉट इंटरसेक्ट। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो लेस देन 3% है, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। हर लॉजिक को यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फाइनली आंसर जो हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं वो है ED। ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई आसान डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। घर पे सॉल्व करना अलग बात है, एग्ज़ाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। एग्ज़ाम सेंटर जब रियल एग्ज़ाम होता है हमारा, तो हमें उस दिन पूरे साल भर के पाप याद आ जाते हैं कि कितनी मेहनत की है, कब 10th क्लास के रिज़ल्ट के बाद हमने JEE का सोचा था, उसके बाद फिर उसकी प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट कैसे दिए, सिलेबस कितना कवर है, और फाइनल डे के दिन जब JEE एडवांस का पेपर होता है तो पेरेंट्स भी सेंटर के बाहर बैठे होते हैं, हर कोई आपको बोल रहा होता है ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, और आप अपने ही मन में चल रहा होता है हाँ मेरे हालात कैसे हैं मुझे ही पता है। तो उस दिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, उस प्रेशर के अंदर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट होगा, बाकी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन बस शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाए तो आप क्रैक कर दोगे। और वही हुआ, देश भर में एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ लेस देन 3% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको पूरा सॉल्व किया था पूरे देश में, पूरे देश के अंदर। ठीक है, चलिए सीखते रहिए। और बेहतरीन सवाल करने में आपका ऐसे मोर देन वन ऑप्शन वाले, तो आप मेरी कैलकुलस वाली जो बुक है उससे आप ट्राई कर सकते हैं। JEE एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर MCQ के सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर 2 फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन इन्वॉल्व है, कुछ ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलिए, देश भर में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। 2016 वो ईयर है जब फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। 2015 में सही करने पर +4 थे, गलत करने पर -2 था, देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग। बच्चे घबरा गए थे, भाग गए थे। लेकिन 2016 वो ईयर है जब पार्शियल मार्किंग आई थी, तब स्टूडेंट्स बहुत सारे, क्योंकि डायरेक्टली देखो पेपर का कोड स्टूडेंट को पता चलता है, तो उसके बाद पार्शियल मार्किंग कैसे उस इंस्ट्रक्शन को समझना वो एक अच्छा टास्क था। स्मार्ट बच्चे समझ गए थे, और जिन्होंने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया उनको फिर मिला था -2 की पेनल्टी। तो ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे तो 30,000 स्टूडेंट थे जो -2 घर लेकर गए थे पार्शियल मार्किंग। जिन्होंने कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 5,000 के आसपास स्टूडेंट थे। आप देख 3.54% स्टूडेंट ही ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए। पार्शियल मार्किंग वाले भी बच्चे थे, गलत वाले भी थे, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, 0 मार्क्स। तो क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए एड्रेस करते हैं सवाल को, देखते हैं और पूरे क्वेश्चन को डिकोड करके समझते हैं। फंक्शन R से R में दिया हुआ है, G है R से R में, H भी R से R में है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट fx हमारे पास क्यूबिक है, g ऑफ fx x दिया है, और यहाँ पर भी एक डेटा अपने पास लिखा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, 4 बातें पूछी हैं, g डैश है, h0 है, hg3 है, h-1 है। ठीक, यहाँ से आप देखिए पहला वाला डेटा g ऑफ fx आपके पास से x आता है, हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से लिखा गया है। ये है डेटा, हम चाहते हैं यहाँ पर 2 आए। 2 तब आ सकता है जब अपने पास fx जो लिखा गया है ये है fx, तो हम चाहते हैं कि fx की वैल्यू 2 कब बनेगी, ये हम चाहते हैं बनाना। तो इससे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो बात बन जाएगी। अगर 0 रखा जाएगा तो आपके पास 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो फिर यहाँ से रूल निकल के आया कि काम किया जाए कि यहाँ पर आप पुट कर दीजिए x = 0। तो ऐसा करने से g डैश f ऑफ 0 निकला, f डैश 0 निकला, डेटा आया 1, और यहाँ 0 से पता चल गया कि f ऑफ 0 की वैल्यू 2 आती है। जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो बन गया, f ऑफ 0 2 है और f डैश 0 का वैल्यू 1 है। जब हमारे पास ये fx है तो हमने यहीं पर f डैश x भी निकाल लिया जो है 3x² + 3।
जी डैश 2 में इंटरेस्टेड है, एफ डैश 0 निकालेंगे, यहाँ पर रखिए आप, तो ये 0 + 3 आता है, सामने है 1। जी डैश 2 का पहला ऑप्शन आपके पास से आता है 1/3 और यहाँ लिखा है 1/15, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। ये आपके पास से गलत ऑप्शन यहाँ से जनरेट हुआ, ये गलत ऑप्शन आया है। आगे चलते हैं। अब सब जगह हर जगह यहाँ हमें एच ही एच पूछा गया है, तो सबसे पहले हम एच को लिखने लगे, यहाँ पर ही ब्रैकेट है। बात यह है कि जी के अंदर अगर एफ आ गया तो फिर वो एक्स से रिप्लेस, एक्स बन जाता है, तो हमने यहीं पर रिप्लेस किया एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ। तो जहां जहां आपको x नजर आता है वहां पर आप अब एफ एक्स रख दीजिए। अब देखिए g ऑफ एफ एक्स आपके पास से क्या बनेगा, g ऑफ एफ एक्स आपके पास से बन जाएगा, जैसा डेटा पता है g ऑफ एफ एक्स x होता है, g ऑफ एफ एक्स आपके पास से x होता है, ये डेटा आपके पास आएगा। बात बनी? आगे चलें। इससे रिलेटेड एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये रहा, पूरे चौकन्ना रहे ना एग्जाम के अंदर, h ऑफ g ऑफ 3 पूछा है, तो क्यों ना हम इसके अंदर पुट कर दें x = 3, तो मेरे पास h ऑफ g ऑफ 3 मैंने निकाल दिया, जो बनेगा f ऑफ 3, और f ऑफ 3 तो हम जानते हैं क्योंकि हमें fx गिवन है, इट इज 3³ + 3 × 3 + 2, जो है 27 है, 9 है और 2 आता है आपके पास से, 38 आपके पास से टोटल ऑप्शन है। सो 38 हमारे पास से बनेगा, यहाँ 36 लिखा है, तो डी आंसर इसका नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने आगे निकल चुके हैं और अब तक हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ए भी गलत है और डी भी गलत है। अब बारी आगे की है, यहाँ पर अब आगे बनाने की सोचते हैं क्या किया जाए। अभी h ऑफ 0 और h ऑफ 1 की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम, रिप्लेस करते हैं फिर से, क्योंकि g का कोई रोल नहीं है, x को रिप्लेस करेंगे fx के साथ, f ऑफ fx आपके पास आया, g और f आपके पास, फिर से आपको x क्रिएट कर देंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। अब हमारे पास hx आ गया है। अब आप चाहें इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इंटरेस्टेड है h ऑफ 0 के अंदर, ये चाहिए हमें h ऑफ 0, तो आप रखिएगा f ऑफ 0 आपके पास बन गया, x को रखा 0, f ऑफ 0, f ऑफ 0 का डेटा निकालिए, f ऑफ 0 का मतलब 2 होता है, 0 रखेंगे 2 आएगा, और f2 का डेटा हम निकाल देंगे 2³ × 3 × 2 + 2, 2³ + 3 × 2 + 2, ये 8 है, ये 6 है, ये 2 है, 16 आया है। कहीं ऐसा ना हो तीसरा भी गलत हो जाए, अरे तीसरा ठीक है, सी आ गया है। चारों गलत हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमने टैलेंट ओवरफ्लो कर दिया है, ज़्यादा सीख गए हैं, है ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, एक ऑप्शन मैच कर गया 16। अब आगे चलते हैं, h-1 चाहिए तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, h-x f-fx। तो कॉन्सेप्ट आना एक बात है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हमारी मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन और टाइम मैनेजमेंट चलना वो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो h-x हमने लिखा और इनका डेरिवेटिव हमने बना दिया। वी आर इंटरेस्टेड कि h-1 लिखा जाए, तो सब जगह अब हम यहाँ पर 1 लिखना शुरू कर देते हैं। f ऑफ 1 का डेटा बताइए क्या होता है, f ऑफ 1 रखिए यहाँ पर, 1 + 3 + 2 आपके पास से 6 बनता है, और ये डेटा है आपके पास डेरिवेटिव का, आप ही बता दीजिए f-1 कितना है और f-6 कितना है। 1 अगर आप रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर आप 6 रखेंगे तो ये आपके पास है 36 + 3 आता है। वन आपके पास से आएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 111 × 6, 666 आता है मेरे पास, और वही ऑप्शन में लिखा गया है बी। तो 666 इसका आंसर आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है, ये दोनों आपके आंसर हैं, ए और डी आंसर में नहीं बनेंगे। फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करेंगे BC। BC हमारे पास से इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा ट्रिकी, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट और फाइनल एग्जाम में बनाने की जो खुशी है
वो तभी होगी जब हम सही जगह पर सही कॉम्बिनेशन बना पाएँ, हर जगह रिप्लेसमेंट को सोच पाएँ। प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बाकी टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना ठीक के लिए, ठीक है। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2016 पेपर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर पैराबोला नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, दो और सर्कल नजर आ रहे हैं, 3 तो सर्कल हैं, एक पैराबोला है, आप हैं और पेपर है, और पूरी दुनिया इंतजार में है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस तरह का ही सवाल। ठीक है, तो क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स ने भी इसको फेस किया था, तो उनकी क्या एक्चुअल स्टोरी थी, आइए सीखते हैं। 4.37% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर करेक्टली +4 मार्क्स लिए थे। पार्शली करने वाले 19% स्टूडेंट है जिनको 1 या 2 मार्क्स मिले थे। गलत करने वाले 8.36 है जो घर -2 लेकर गए थे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं जो 0 मार्क्स लेकर गए थे। जो क्वेश्चन को पढ़ा कि एक पैराबोला है, एक दूसरा सर्कल है, 2 और सर्कल हैं, तो इतने सारे लोग होते, मल्टी स्टारर मूवी है, 3 सर्कल 1 पैराबोला, और फिर आप और ये सवाल आमने सामने भिड़ंत होगी, एक एक ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं। चलिए प्रोसेस बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हर लाइन को डिकोड करते हैं कि क्या हमसे जानना चाहते हैं। सर्कल सेंटर O है और इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, तो सबसे पहले तो सर्कल और पैराबोला को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये पैराबोला है, यहाँ आप गए x² + 2y - 3 = 0। एक सेकेंड, मैंने गलत तो नहीं कर दिया जी, गलती हो गई है, फिर से सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x² को हम रखेंगे 2y, यहाँ है y², यहाँ है 3, सो आई एम हैविंग y² + 2y - 3 = 0, y + 3 y - 1 = 0 आता है। दो डेटा है। अब देखो y अगर नेगेटिव हो गया ना, तो यहाँ से मेरे पास -6 से इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, और x² = 2y है, यहाँ से बनेगा 2, तो मेरे पास x का डेटा बनेगा ±√2। क्या हमें दिया हुआ है? यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो P पॉइंट हमारे पास डिसाइड हो गया कि √2, 1 है, P पॉइंट डिसाइड हो गया। अब टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट P, अब देखिए टेंजेंट लिख लीजिए। सो नाउ टेंजेंट एट C1, t = 0, पॉइंट तो हमको पता ही है, √2x + y = 3, ये आपके पास से इक्वेशन आ गई सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन, √2x + y = 3, ये टेंजेंट की इक्वेशन। t = 0 से पॉइंट पता था, √2, 1 है, वहां से हमने इसको जनरेट करके बना दिया। अब क्या हो रहा है पढ़िए, टेंजेंट जो C1 पर P को टच करके बनाती है, टचेस अदर 2 सर्कल्स C2 and C3 at R2 and R3 respectively. Suppose C2 and C3 have equal radius and center Q2 and Q3. Now Q2 and Q3 lies on y-axis. ये है कहानी। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल, इसको एक पैराबोला से मुलाकात हुई, पैराबोला x² = 2y, यहाँ पर ये मिले, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक। अब नाउ दे आर 2 सर्कल्स जो इनको टच करते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सर्कल्स ऐसे होंगे कि वो एक यहाँ पर टच कर रहा होगा और एक इस साइड टच कर रहे होंगे। अभी डायग्राम के हिसाब से सर्कल बड़ा दिख रहा है, तो हमें ऐसा है कि 2 सर्कल्स हैं, एक C2 है और एक C3 है, दोनों की रेडियस कैसी है, 2, √3, और y सेंटर कहाँ पर है, y-axis पर। तो हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं 0, α है, किस पर लाई कर रहे हैं बताओ, y-axis पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, y-axis पर लाई करते हैं। तो ये उसकी टेंजेंट होगी, और इनकी रेडियस भी हमें पता है, R2 एंड R3 की रेडियस सेम है 2√3। तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर आप कंडीशन लगा सकते हैं, 0 + α - 3 अपॉन √2 + 1, और रेडियस आपके पास से 2√3। ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ से 6 बन जाएगा। α - 3 का वैल्यू +-6, आप +6 करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर -3 बनेगा। जो Q2 है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। Q2 के सेंटर आ गए 0, 9, और Q3 का सेंटर आया है 0, -3।
ये कहानी है, दोनों के सेंटर्स हमें पता चल गए, Q2 एंड Q3 जो उनके सेंटर्स हैं। आप चाहें तो Q2 Q3 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, Q2 एंड Q3 की डिस्टेंस आप निकालेंगे 12 बन जाएगा, ये रहा। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमें R2 R3 और भी कई सारी बातें बनानी है। तो दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस सेम चल रही है, यहाँ भी रेडियस सेम है और ये काफ़ी ऊपर है। देखिए एक सेंटर 0,9 पर जाकर आता है और ये सर्कल आपके पास थोड़ा नीचे की साइड है, ये यहीं पर है सेम रेडियस का, और एक लाइन है जो इन दोनों को टच करती है। ये टच कर रही एक लाइन। इस लाइन की भी खास बात है कि एक सर्कल और एक पैराबोला मिले हैं जहां पर ये है, और ये एक सर्कल की टेंजेंट है और पैराबोला के साथ मिले होंगे। दिस इज पॉइंट P। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं उस हिसाब से चलते हैं। दिस इज Q2, दिस इज Q3, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं Q2 एंड Q3 के। जहां ये टच करते हैं वो है R2 एंड R3। परपेंडिकुलर टेंजेंट है, यह भी परपेंडिकुलर टेंजेंट है। अब जो हम इंटरेस्टेड हैं जिस बात पे, उस पर हम चलते हैं। हमें ये R2 R3 का लेंथ निकालना है। तो ये सर्कल की रेडियस भी वही है, उस वाले सर्कल की रेडियस भी वही है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये रेडियस भी आपने R2 कंसीडर की है, R3 मान लीजिए, और ये भी रेडियस वही R है, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। तो यहाँ Q2 Q3 हमें पता है। अब मैं ये कहूँ कि मैं इसके पैरेलल एक और लाइन बनाना चाहता हूँ, आप समझिएगा, इसी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो इसके साथ 90 है तो इसके साथ भी 90 रहेगा। अब आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, Q2 Q3 मुझे पता है, ये R है तो ये भी R बन चुका है। नाउ दिस हैज बिकम 2R, और जो डिस्टेंस मुझे R2 R3 की निकालनी है वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगी R2 R3 की। तो थोड़ा इसको सीक्वेंशियली देखिएगा, ये है Q2, ये है Q3, जिनके बीच की डिस्टेंस है 12। अब ये जो डिस्टेंस है R2 R3 की, ये हमें निकालनी है। दिस इज द डिस्टेंस जो R2 R3 की डिस्टेंस जो बनने वाली है। ठीक, ये डिस्टेंस जो यहाँ है वो यहाँ भी आ गई, लेकिन अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये रेडियस R था तो ये 2R बन चुका है। तो दिस इज 2R। तो ये जो डिस्टेंस R2 R3 का लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर है। तो ये जो डिस्टेंस है R2 R3, पाइथागोरस यहाँ पर लग चुका है, आप देखिए कैसे। तो दिस इज 90 डिग्री यहाँ पर है, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पाइथागोरस ये बनेगा 12 का स्क्वायर माइनस 2R का स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, विच इज 144। और हमें मालूम है रेडियस कितना दिया हुआ है, 2√3 गिवन है। तो आपके पास बन चुका है 4√3 का स्क्वायर। सो विच इज 144 माइनस 16 इंटू 3 आपके पास आता है 48 बनेगा। 44 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये आपके पास 48 है। तो 144 माइनस 48, 44 तो चला जाएगा, 4 और जाएगा तो √96 आता है। 96 को हम ये लिख सकते हैं 4√6। तो R2 R3 की लेंथ आ गई 4√6। दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो सीक्वेंशियली अब हम आगे बढ़े। अब हम चाहते हैं OR2 R3 का डिस्टेंस निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, और QP Q2 Q3 का भी निकाला जाए। आ जाओ, P कहाँ पर है, P ये रहा। देखो Q2 Q3 तो ये रहे, Q2 Q3, तो Q2 Q3 का एरिया निकालना तो आसान है। आप देखिए, थोड़ा समझिए, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ये है Q3, ये है Q2, और ये है P। ये Q2 है, ये Q3 है, और ये P है। यहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, और ये है y एक्सिस। P के कोऑर्डिनेट मेरे पास आए हुए हैं पहले से, कितने मुझे मालूम है, √2,1 है, √2,1। तो ये तो लाइन है वर्टिकल, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो ट्राइंगल PQ2 Q3 का एरिया ये बनेगा 1/2 द बेस Q2 Q3, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका, x कोऑर्डिनेट यानी √2। दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ इज √2,
और Q2 Q3 हम निकाल चुके हैं। ये पॉइंट है 0, और ये पॉइंट है 0,9। दोनों का लेंथ जो है वो 12 है। यहाँ √2 आपके पास लिखा गया है, यहाँ से कैंसिल होता है 6। फाइनल आंसर इसका मिलेगा 6√2 आपका इसका आंसर आना चाहिए। और यहाँ दिया गया है 4√2, गलत बात, डी इज रॉन्ग। आगे बढ़े, OR2 R3 अभी हमें निकालना है। तो O तो यहाँ पर है ओरिजिन, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है। ये ओरिजिन है, ये R2 है, ये R3 है। इस बारे में अभी हमें सोचना है। तो उस डायग्राम को ना छेड़ते हुए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको एक थोड़ा बना देता हूँ कि एक सर्कल यहाँ था, एक सर्कल यहाँ है, आपने एक टच करने वाली लाइन बना दी, और ये है आपके पास है O, ये है R2, ये है R3। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है इसलिए मैं एक ही डायग्राम में सब कुछ नहीं कर रहा, आप समझ पाए। R2 R3 आपको निकालना हो तो ये है आपके पास R2 R3 का लेंथ, जो हम निकाल चुके हैं। ट्राइंगल ये बन रहा है, आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए ओरिजिन से। ठीक है, R2 R3 की लेंथ हम निकाल चुके हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, उससे निकालेंगे। R2 R3 ये रहा 4√2, 4√6, और इसकी इक्वेशन हमें पता है √2x + y = 3। चेक कर लें एक बार। ठीक, यही इक्वेशन है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए इस लाइन के ऊपर, 0 + 0 -3/√2 + 1, ये √3 आता है। सो अगर हम एरिया निकालें OR2 R3 का, तो 1/2 द बेस एंड द हाइट। R2 R3 आपके पास है 4√6 आता है, और ये है √3, 2 बनेगा, यहाँ पर 3 आता है, और एक √2 भी बनेगा, विच इज कमिंग एज 6√2 एज द फाइनल आंसर। तो OR2 R3 का जो ट्राइंगल का एरिया है वो आ रहा है 6√2। ये एरिया निकाल दिया मैंने OPQ2 Q3 का, और ये है R2 R3। थोड़ा सा इसी पे आपको सोचना है कि इस लाइन के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया तो ये R है तो ये 2R बन जाएगा। अब इसी इसको आपको बार बार देखना था, तो ये मैंने बनाया, ये 2R, ये 12, और ये डेटा पाइथागोरस से निकल गया। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगर वो मैच होगा तो 6√2 करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे हम? ABC। ऐसे सवाल जो देश में डिसाइड करते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का लेवल क्या है, ये वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन लेसर देन 5% स्टूडेंट से सॉल्व हुआ है। फाइनल आंसर हमारे पास इसका निकल के आया ABC। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए शानदार बात है, सीखते रहिए। जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया MCQ, नॉट इन कॉम्प्रिहेंशन, MCQ। एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पर करेक्ट होते हैं, और ये इस पूरे पेपर 1 का वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लाए, 11.16। आप इसी पेपर में देखेंगे कि परसेंटेज 3%, 1.5%, 2%, 4% इसके आसपास चला है। पर ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें 11.16 तक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लिए। वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले भी 6% स्टूडेंट हैं, पर गलत करने वाले भी अच्छा खासा नंबर है जो -2 लेकर गए। 66% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया है, 0 मार्क्स लेकर गए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन के अंदर रहता है, पर भी सिक्वेंशियली हम इसको अप्रोच करते हैं और ट्राई करते हैं इसके आंसर की तरफ थोड़ा जल्दी से पहुंचे। RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल वेयर S इज द पॉइंट 1,0। चलिए डायग्राम बनाते हैं। 1,0 एक सर्कल है, 1,0 एक डायमीटर का एंड पॉइंट है। यहाँ पे होता है 1,0, ये पॉइंट है 1,0। अगर RS डायमीटर है तो R यहाँ पर होगा, जिससे कोऑर्डिनेट आएंगे -1,0। सर्कल स्टैंडर्ड है, x² + y² = 1। फाइनल एग्जाम के दिन थोड़ा प्रेशर रहता है, एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को अगर इसको प्रैक्टिस नहीं है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करने की तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ना। बस सीक्वेंशियली हम बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कि P be द वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S। ठीक है, R एंड S के अलावा एक P पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है भाई, एक P पॉइंट हमने ले लिया। जैसा सर्कल दिख रहा है इसके ऊपर R² R रेडियस होता है, R cos थीटा R sin थीटा ले सकते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं cos थीटा, sin थीटा। ठीक, हुआ क्या है, P be the variable point on the circle and tangents to the circle at S and P
मीट एट पॉइंट क्यू, एस पर और पी पर। एस पर तो टेंजेंट ऐसे बन जाएगी वर्टिकल, और पी पर टेंजेंट आपके पास ऐसे आके मिलेगी। पी और एस पर जो टेंजेंट है वो क्यू पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है। तो पहले हम टेंजेंट एट पी लिख लेते हैं। टेंजेंट एट पी, इक्वेशन टी इक्वल टू 0, आपके पास इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा टेंजेंट एट एस, इस पर इक्वेशन लिखोगे तो ये तो जानते हैं वर्टिकल लाइन है, यानी x बराबर कांस्टेंट। इन दोनों को आप करेंगे सॉल्व। x को आपने 1 रखा तो y आपके पास बन गया y माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप चाहो तो हाफ एंगल में इसको चेंज कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हो गए दोनों कैंसिल। मेरे पास यहाँ से y आता है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा बाई 2। सो द पॉइंट Q इज नोन टू अस नाउ। ये 1 tan थीटा बाई 2 आपके पास से आता है, दिस इज पॉइंट Q, ये है पॉइंट Q। आगे चलते हैं। नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन Q पैरेलल टू RS एट पॉइंट E, ये लिखा हुआ है। नॉर्मल टू द सर्कल एट P, देखिए P पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हर सर्कल का कहाँ से पास करता है, ये तो टेंजेंट थी, हर सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। ये हुआ इसका नॉर्मल, जिसके साथ 90 डिग्री बनाता है। तो नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट द लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS। पैरेलल टू RS, RS एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन है जो Q से पास होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर जाके कट करते हैं, E पॉइंट पर कट करते हैं। अब पूछा है कि लोकस ऑफ E बताइए कौन से पॉइंट से पास होगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ये सब फाइनल एग्जाम के दिन पूछा गया है 2016 के अंदर। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले हम OP की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये ओरिजिन है और ये cos थीटा कोमा साइन थीटा है। OP की इक्वेशन आ गई आपके पास से, y इक्वल टू tan थीटा x, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना आपके पास, ये वाली जो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो y इक्वल टू कांस्टेंट होती है, इसकी इक्वेशन, और ये Q से पास हो रहा है। तो अगर मैं QE की इक्वेशन लिखना चाहता हूं जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, QE इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये होगा आपके पास y इक्वल टू कांस्टेंट। तो Q का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा। तो QE की इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब आप बताइए E पॉइंट क्या है। E मिला है QE और OP के मिलने से, तो y इक्वल टू tan थीटा है, और ये y इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो x का कोऑर्डिनेट भी आता है। मेरे पास यहाँ से E पॉइंट निकल के आ गया। आप यहाँ लिखोगे x का कोऑर्डिनेट, वो बनेगा आपके पास से tan थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा, और y कोऑर्डिनेट मेरे पास है tan थीटा बाई 2। दिस इज द ई पॉइंट ई। इसके लोकस की बात हो रही है, तो फिर हम समझ गए हैं कि ये है अपने पास से x का कोऑर्डिनेट, ये है आपके पास से y का कोऑर्डिनेट। लोकस निकालना है, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो tan थीटा बाई 2 में इसको भी चेंज कर लेंगे, x को भी। तो यहाँ भी लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2, और tan थीटा को चेंज करेंगे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कैंसिल होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 आपके पास से आ गया। और y की वैल्यू कितनी है वो भी आपको पता है, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू y है। तो ये इक्वेशन आपके पास से कन्वर्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू y है, tan थीटा बाई 2 को y लिखेंगे, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज द डेटा। अब ये है वो कर्व, लोकस आ गया आपके पास से, जिसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो यहाँ से आता है 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप सेटिस्फाई कर दीजिए। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। पहला पॉइंट रखिए, x की वैल्यू 1/3 और 1/√3 है, तो 1/3 कॉमा 1/√3 सेटिस्फाई करते हैं क्या, रख के देखिए तो 2/3 आता है। 1 माइनस 1/3 2/3 2/3, यस सेटिस्फाई करते हैं।
हम 1/3 -1/√3 सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो फिर से सेम आएगा। सो यस, सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब इसको और चेक कर लो, 1/4 1/2, एक्स को अगर हमने 1/4 और 1/2 रखते हैं तो आइए चेक कीजिएगा, इसको 1/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 1 - 1/4 इज 3/4, और यहाँ से हाफ आता है, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर्स आने वाले हैं, दोनों इसके आंसर्स नहीं हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास आएंगे, ए सी इज द फाइनल आंसर। ए एंड सी इसके हम फाइनल आंसर्स मार्क करेंगे। और ये वो सवाल है जो इस पेपर में एमसीक्यू सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का करेक्ट हुआ है। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन है, एग्जाम में आपको पेशेंस रखना होगा, कौन किसके पैरेलल है। जब टाइम कम चल रहा होता है ना, तो फिर एकदम से एक सवाल समझने में झुंझलाहट आती है, तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बढ़ाइएगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 11% के आसपास ही जिन्होंने इसको किया है सॉल्व फाइनल एग्जाम के अंदर। आप भी प्रैक्टिस करके यहाँ पहुँच सकते हैं कि कौन किसके पैरेलल है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करवा दी, जैसा एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मतलब एग्जामिनर ने पूछा है तो इस लेवल पर वो जाएंगे। तो टाइम जिसने बचा लिया वो अगले क्वेश्चन में उस टाइम को और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग और सीखते रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको और ढंग से सीखनी है और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो मैं कोऑर्डिनेट वाली जो बुक है द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, उसको कीजिएगा आप, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट आपके बढ़ेंगे, चाहे वो कॉनिक सेक्शन हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, यू विल फील गुड। आपके कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आप सीख जाएंगे। जे एडवांस 2016 का पेपर है, पेपर 1 के अंदर ये न्यूमेरिक रिस्पॉन्स में हमसे पूछा गया है। और ये स्टूडेंट्स का बिहेवियर जानने के पहले देख लेते हैं मार्किंग स्कीम क्या थी। फुल मार्क्स मिलते हैं +3 अगर सही करेंगे, और क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं थी। आंसर्स जो हैं वो सिंगल डिजिट इंटीजर में हैं, 0 से 9 के बीच में आंसर्स थे। सिंगल डिजिट में देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा है वो आप देखिए, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया और +3 मार्क्स लेकर आए। रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए, तो वहाँ पर 66% है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले फिर भी 3% लोग हैं, इनको भी मार्क्स तो 0 ही मिला होगा। और ये 3% स्टूडेंट यानी 4000 के आसपास, इन्होंने शायद इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े, ये एग्जाम में हो सकता है टाइम ही नहीं बचा हो। ठीक है, तब भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने ऐसी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स हैं जिसके लिए ऐसा 0 होगा। अगर हम देखें डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट लगाएं तो फर्स्ट वाले कॉलम से मुझे x कॉमन नज़र आता हुआ दिख रहा है और यहाँ वाले से मुझे x² कॉमन नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इनको कॉमन तो हम लेंगे तो आपके पास डेटा बन जाएगा, यहाँ x है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, 1 2 3 1 4 9, और यहाँ है 1 + x³ 1 + 8x³ और 1 + 27x³। दिस इज द डेटा, सामने लिखा है 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ पर 0 क्रिएट करके सॉल्व कर लें या डायरेक्टली सॉल्व कर लें, बात वही है। या फिर इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 1 1 1 लिखा हुआ ना, यहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम तो सीधा यहाँ पर ERT अप्लाई करते हैं और 0 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। R2 को हम लिखने गए R2 - 2 × R1 ताकि यहाँ 0 क्रिएट हो जाए, और R3 को हमने अप्रोच किया R3 - 3 × R1। x³ आता है आपके पास, यहाँ 1 1 1 + x³ है, इसका डबल सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 बनेगा, इसका डबल सब्सट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, इसका डबल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 है और यहाँ 8 है, 6x³ आता है और -1, 0 0 6 3 गुना यहाँ से हटाइए तो 24 आता है, 3 यहाँ से -2 आता है। दिस इज रिटर्न एज 10। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर है x³, फर्स्ट वाले एलिमेंट के हिसाब से हम जाएंगे तो 48x³ आता है, -4 36x³ + 6, बाकी सब 0 हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व हो के आ गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, 12x⁻6 बनता है,
प्लस 2x पावर 5 इज इक्वल टू 10। ये है अपने पास क्यूबिक। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा आपके पास से 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतना जल्दी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। फैक्टर करने पहुंच जाएगी बात। यहाँ पर आता है आपके पास से एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1, 6x क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो एक्स क्यूब माइनस 1 होगा और एक्स क्यूब 5/6 आता है, -1 आता है, ये 5/6 का पावर 1/3। कितने सॉल्यूशंस आए हमारे पास? यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आए। इसलिए आपने देखा कि ये वो सवाल है जिसको 30% स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है 30%, जब आपके पास ABCD ऑप्शंस भी ना हो। 30% इज ह्यूज नंबर, सो दिस इज कंसिडर्ड एज रिलेटिवली आसान क्वेश्चन। सो दे आर 2 सॉल्यूशंस जो इसके आंसर्स आपके पास से बन जाएंगे। सो वी कैन मार्क 2 सॉल्यूशन, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। बना सकते हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं पेपर में, उनको पकड़िए, सबसे पहले वही सॉल्व कीजिए। तो पहले कट ऑफ के लिए जाइए ताकि हमारे एक सस्टेनेबल मार्क्स आ जाए, फिर रैंक इंप्रूवमेंट की तरफ उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर हम बढ़ रहे हैं आगे और बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर आपके पास +3 मार्क्स थे, गलत करने पर 0 थे। इसीलिए अटेम्प्ट आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है, देखिए 81% दिख रहा है, 82% के आसपास। 6.5% तो ऐसे हैं जिनको तो मतलब भी नहीं है या टाइम भी नहीं बचा होगा, जिनके लिए इनको भी 0 मार्क्स हैं। सही करने वाले अपने पास +3 हैं। आंसर जो है अप टू 2 डेसिमल नहीं है। इस कैटेगरी के अंदर जिसमें पूछा गया है आंसर सिंगल डिजिट में आएगा, 0 से 9 के बीच में। तो कोई अगर गैस वर्क भी करेगा तो 1/10 प्रोबेबिलिटी है कि उसका तुक्का सही लग जाए। इसीलिए अटेम्प्ट ज़्यादा है, एक नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आते हैं हम फंडामेंटल के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि यहाँ पर हमें एक जो क्वेश्चन दिख रहा है कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हाउ वी कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है इस एक्सपेंशन के अंदर। इस एक्सपेंशन को आप देखिए, ये लिखा गया है 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का क्यूब आएगा और ये चलेगा 1 + x की पावर है 49 प्लस 1 + mx पावर 50 आपके पास से लिखा गया है। ये डेटा आपके पास है और ये क्या है आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 + x का होल स्क्वायर, कॉमन रेशियो है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 + x से, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो देख लीजिए, 2, 3 से लेके 49 तक है, इसमें पावर 1 मिसिंग है, तो आपके पास ये 48 टर्म्स हैं। और जीपी का n टर्म्स का जो समेशन का फॉर्मूला आता है वो होता है a r⁴n -1/r-1, ये फॉर्मूला होता है। तो यही डेटा सिंप्लीफाई होके लिख सकते हैं हम, 1 + x का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 + x आएगा कॉमन रेशियो और पावर है 48 -1 अपॉन 1 + x -1 प्लस 1 + mx होल पावर 50। सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन में आपके पास x लिखा हुआ है, यहाँ से आपके पास 50 आता है, ये डेटा आपसे पूछा जा रहा है। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए इस पूरे के अंदर, इसका कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वायर का। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहता हूं तो फिर यहाँ न्यूमरेटर में मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए वो बताइएगा। आई एम लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऑलरेडी x से डिवाइड होगा, तो फिर मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर क्यूब n, 1 + x पावर 50, 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप जनरल टर्म लिख लेंगे तो आपके पास से 50c2 m² बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बनेगा। और यहाँ क्यूब ढूंढ रहे हैं क्योंकि अपॉन में पहले से x है, तो इसके अंदर हमें नहीं मिलेगा क्यूब क्योंकि हाईएस्ट पावर ही स्क्वायर है। 1 + x पावर 50 के अंदर x³ का जो कोफिशिएंट है
वो हमें ढूंढना है कि क्या ये डेटा बनने वाला है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर डेटा हमारे पास बनेगा 50C3, ठीक है। इस वाले में 0 प्लस यहाँ चलिए, यहाँ है हमारे पास 50C2m² और ये कोफिशिएंट हमें गिवन है, कितना आता है, दिस कम्स एज 3n+1 51C3, 3n+1 51C3, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट बनकर आता है। चलिए कंपैरिजन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें हम क्या डेटा बना पाएंगे उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। 50C3 ये डेटा हमारे पास है, यहाँ 50C2 है, यहाँ पर 51C3 है, जिसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो आप देखिए 50C3 का मतलब है 50 है, 49 है, 48 है, डिवाइडेड बाय 6 रहेगा, ये इसका डेटा है। ये 50 है, 49 है, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, यहाँ पर m² है, यहाँ पर है 3n+1, 51 है, 50 है, 49 है, डिवाइडेड बाय 6 है। बनाते हैं इसका कॉम्बिनेशन, बनाकर देखते हैं क्या बनेगा, देख लेते हैं। 50 कैंसिल है सब जगह से, ये कैंसिल आउट है। और क्या कॉम्बिनेशंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम और थोड़ा चलते हैं। 6 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 49 भी हमें यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिखता है, तो 49 को भी हटा देंगे। अब 48 अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा आपके पास से, यहाँ है m²/2 और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 3n+1, 3 से आप कैंसिल कीजिए तो 17 आता है, 17 को भी 3 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, एलसीएम लीजिए। 16 + m² इज 51n+17, ठीक है। ये डेटा आपके पास बना और सिंप्लीफाई करते हैं। वी आर हैविंग m² - 1 एज 51 × n। ये फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आया। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं, क्या चाहते हैं। m की हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और चाहिए ऐसा हमें m का मिनिमम वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू, ये हम चाहते हैं। और n क्या है, n भी एक सम पॉजिटिव इंटीजर है, n भी अपने पास एक इंटीजर है, ठीक है। इसमें डिसाइड करने वाले जो सबसे क्रिटिकल बात है वो 51 है। 51 किसके हिसाब से बना हुआ है वो हम देख लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको करते हैं फैक्टराइज, m+1 m-1, और यहाँ पर ये 17/3 करके हम इसको लिख सकते हैं। 17 × 3 हम लिख सकते हैं 51 को। तो देखो मेजर चीज़ जो डिसाइड करने वाला है 17 है। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 17 होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। अगर इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं और हम m की लीस्ट वैल्यू चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों में ग्रेटर ये वाला नंबर है, ये वाला तो लेस होगा क्योंकि m तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो अगर कोई 17 बन पाएगा, क्योंकि 17 को 2 ही नंबर करेक्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि सबसे छोटे की हम बात कर रहे हैं। 34 पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये स्टार्ट नेचुरल नंबर से होगा, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 ऐसे बनेंगी बातें। 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो 17 कब बनेगा, जब m की वैल्यू 16 होगी। तब ये सबसे पहले m की वैल्यू 16 जब बनेगा तो 16 + 1 इज 17, ये सबसे पहले तब जाके 17 हटेगा। 17 इज ए प्राइम नंबर, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे m की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 16 रखनी होगी। 33 भी रख सकता हूँ, 33 + 1 अपने पास से कितना बन जाएगा, 33 + 1 आप जाएंगे 34 बन सकता है। और यहाँ से भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप यहाँ 18 रखोगे तो भी बात बन सकती है। 18 - 1 भी आपके पास से कितना आ सकता है, 17 आ सकता है। पर मिनिमम की बात करेंगे तो वो 16 है। जब हमने इसको 16 रखा तो क्या हमारे पास n फिजिबल है। 16 रखा तो ये 17 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है और यहाँ 3 आता है। सब कैंसिल होके हमारे पास 5 आ जाता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 16 है। अब ये पढ़ लेते हैं, पूछा क्या है, m या n। वैल्यू ऑफ n हमसे पूछा है, सो वी आर गोइंग टू मार्क n एज 5 इक्वल टू द आंसर। 0 से 9 के बीच में आंसर लेकर आना है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5। ब्रिलियंट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये प्राइम नंबर के हिसाब से आपको लास्ट में जाकर देखना था कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। जिस तरह से आपने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, 11% के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरे देश भर में
सही किया था वो नंबर निकल के आता है 17,000 के आसपास, 16,966। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी जब आपका पेपर होगा तो यहाँ तक आराम से पहुँच पाएंगे। मेहनत ज़रूर लगेगी और मेहनत से बचना नहीं है, बस बाकी सबसे बचिए, मेहनत से बचना नहीं है, उस पर लगे रहना है। बस आपका जो हार्डवर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको जो समझाने वाले टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होने इनफ होने चाहिए, ताकि आप जिस जर्नी पर निकले हैं आपके जो आउटपुट आए वो बेटर रहे। बस ये हमें कोशिश करनी कि अच्छे से पढ़ें और आंसर तक पहुँचें, अपनी मंजिल तक पहुँचें, जितना आता है उतना करके आए। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो आंसर्स हैं वो 0 से 9 के बीच में कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो तुक्के लगने की संभावना 1/10 है, क्योंकि 0 से 9 तक सिंगल डिजिट है, कोई भी इसका आंसर हो सकता है। तुक्का लगाने की बात इसलिए की क्योंकि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा है। 80% इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वहीं 14% इस क्वेश्चन को सही किया, इनको मिला है +3, इनको मिला है 0, और 4% ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, या तो इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़े, नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक गए, या फिर टाइम नहीं बचा होगा। इस क्वेश्चन को देखें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स हमें निकालने हैं 0 से 1 के बीच में, जिसमें एक इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, इसके लिए कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स होंगे ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम सबने लिखना शुरू किया, तो ये आता है 0 से x आपके पास लिखा गया है, यह है t² 1 + t⁴ और आता है dt। सामने लिखा गया है 2x - 1 और x की वैल्यूज हैं 0 से 1। क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। कई बार इसको स्टूडेंट क्या है ना गलत समझ लेते हैं और क्या सोचते हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है, अब हमें x निकालना है, तो ये इक्वेशन तो है, हमें इसके रूट्स ही निकालने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इधर लेबनीज लगा के आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये दिया है, तो इसको देख के उनको यही फील आती है कि लेबनीज लेके मैं डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूँ, 1 + x⁴ = 2, और फिर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर दूँ। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर हमें f(x) के इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स और f'(x) के रूट सेम नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मेरे को सॉल्व करना है x² = 4, और अगर मैं इसके डेरिवेटिव को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो सॉल्यूशंस अलग अलग आते हैं। ये 0 आया है, यहाँ x की वैल्यू +-2 है, आप समझ पा रहे हैं? ये f(x) है और ये f'(x) है, तो ये गलती ना करें, ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है। सो इसके सॉल्यूशंस निकालने जैसा कुछ नहीं है, ये मत कीजिए कि इसके सॉल्यूशंस आप निकालेंगे, है ना। इक्वेशन जो दे रखी है उसी को सॉल्व करना है, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए, और वो हमेशा सॉल्व नहीं होगी, उसके हमेशा x के लिए ट्रू नहीं है। कितने x के लिए ट्रू है वो हमसे पूछा जा रहा है कि काउंटिंग नंबर्स बताइए कितने डिस्टिंक्ट 0 से 1 के लिए दिस इंटीग्रल = a लीनियर टर्म 2x - 1। तो क्या मेजर मिस्टेक होती वो मैंने समझा दिया। क्या आपको ये दिया है, आपको इसको देख के फील आती है कि लेबनीज लगा देता हूँ फिर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाए, ये नहीं पूछा है। बिल्कुल वैसे ही बात है, अगर हमारे पास ये f(x) है, इसके सॉल्यूशन +-2 हैं, तो आप सोचो इसके डेरिवेटिव के सॉल्यूशन ये आ जाएंगे, नहीं, अलग अलग आते हैं, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन काउंट करने की सोच रहे हैं तो आप अलग रास्ते पर हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने समझा दिया कि भाई क्या गलती है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या करना है, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन अज्यूम कर लिया। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, t² / 1 + t⁴ dt, और इस पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड ले आए। ठीक है, सो वी अज्यूम दिस एज एन f(x). अंडरस्टूड। ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर है, पॉलिनोमियल है, ये भी t² / 1 + t², ये फंक्शन जो है आपके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, हमने इसका फिर लेबनीज से डिफरेंशिएशन किया। ये डिफरेंशिएशन हम किस लिए कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम इस फंक्शन का बिहेवियर जानना चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या इसका नेचर है। अब हमारे पास ये डेटा बना, इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं पता है। x² से हमने इसको डिवाइड किया और ये ऐसा नज़र आता है। आपने अगर AMGM नाम का बात सुना हो कभी तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैं x² + 1/x² का AM निकालता हूँ
तो इसकी वैल्यू इनके ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। तो हमारे पास अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 1/2 आता है, ये डेटा आता है, ठीक है, लेस देन हाफ आता है। तो ये क्वांटिटी लेस देन हाफ है, आप -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं तो पता चल गया कि ये तो नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर मुझे पता चल गया कि f' नेगेटिव है, यानी fx कैसा है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये लगातार एक डिक्रीज करने वाला फंक्शन है, कीप ऑन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पर f का डेटा सबसे पहले निकाला, तो इंटीग्रेशन 0 से 0 आता है, इंटीग्रेशन 0 से 0 -0 + 1, वी आर गेटिंग 1। ये आया कैसा? पॉजिटिव 1 आ रही, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमें 1 रखना भी अलाउड है। हम पहुँचे यहाँ पर 0 से 1 t² / 1 + t⁴। अब 1 रखे यहाँ पर, -2 और +1 आता है। ये जो डेटा हमारे पास अभी यहाँ पर लिखा गया है उसके बारे में सोचिए, ये रहा, यही डेटा है एक्चुअली, दिस इज द डेटा। और अभी हमने इसको देखा कि ये डेटा किसके बीच में आता है, इसको ऊपर ले लेंगे तो हाफ से छोटा रहता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये लेसर देन हाफ रहता है। तो हाफ से अगर ये छोटा भी है तो इंटीग्रेशन x/2 से छोटा बनेगा। और उस पर अगर हम इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से 1 -2 + 1, तो हमारे पास f का जो वैल्यू है वो देखेंगे आप यहाँ से -1 बनता है, -½ आता है जो कि नेगेटिव है। तो क्या बात बनी, 0 पर पॉजिटिव है, 1 पर नेगेटिव है, तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी। ये वहाँ का क्वेश्चन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप खुद बताइए क्या कहानी चल रही होगी। अगर मैं इस fx फंक्शन के बारे में एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा दिखा कि ये रहा 0, यहाँ है 1, 0 पर इसकी वैल्यू जो आती है 1 आती है और 1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। और ये जो फंक्शन है ये कीप ऑन डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज ही करता है, ऐसा नहीं कि बार बार ऊपर नीचे होगा। लिखा हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सिर्फ कीप ऑन डिक्रीजिंग रहेगा। तो फिर ये बताइए ये फंक्शन 0 कब बनेगा। जैसे मैं इसके 0 की बात करूंगा, इंटीग्रल इक्वल टू 2x - 1 आ जाएगा। ये सिर्फ एक बार 0 बनेगा, दैट पॉइंट इज अल्फा। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 रूट आएगा इसका, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। स्मार्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, 1 इसका आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सही किया है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तुक्के वाले भी होंगे, मान के चलिएगा। जिसने एक्चुअली ऐसा एनालिसिस किया होगा वो स्टूडेंट्स कम ही होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए जनरली स्टूडेंट 0 से 9 के बीच में 0, 1, 2, 3, 4 को ज़्यादा टिक कर आते हैं। पर ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा इसको। तो इसमें कई सारी बातें हैं। मैं फिर से आपको मिसकंसेप्शन पहले बताया मैंने कि आपको ये दिया है तो हमारे मन में क्या बार बार जैसे लेबनिज रूल लगाने के लिए हम उतावले हो जाते हैं। जैसे ऊपर लिमिट हमें दिखती है वेरिएबल के अंदर, के डिफरेंशिएट करने का मन करता है, तो समझिएगा कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स और उसके डेरिवेटिव के रूट्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो जंप मत कीजिए कि डिफरेंशिएट करके इसके सॉल्यूशंस निकाल देंगे, ठीक है। एक तो वो बेसिक बच्चे जो होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। सेकंड बात है, हमने फंक्शन एज्यूम किया, सबको इधर लेकर आए, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल्स, ये आपके पास जो लिखा हुआ रैशनल फंक्शन है ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये सब अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पर किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसके बारे में पता करने के लिए डिफरेंशिएट किया, AM/GM से डिसाइड किया कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो पता चला डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लगातार डिक्रीज होता जाएगा। 0 पर वैल्यू 1 आती है, 1 पर वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है, तो डिसाइड हो गया ग्राफ किस तरह का होगा, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो फिर ये सिर्फ एक बार 0 होगा। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम बताता है कि एटलीस्ट 1 टाइम्स, और मोनोटोनिसिटी ने ये बता दिया कि हाउ मेनी टाइम्स। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए पैटर्न डिक्रीजिंग का ही रहेगा, और इंटरमीडिएट ने बताया कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। तो कंटिन्यूटी प्लस मोनोटोनिसिटी ने मिक्स होकर बता दिया एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, वी आर गोइंग टू मार्क फॉर 1 एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन। ऐसे और सवाल आपको करने हो तो अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा मटेरियल सॉल्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आप ऑटोमेटिकली चलते हैं।
जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है जो लिमिट के ऊपर बेस्ड है। कितने स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड लिमिट्स का क्वेश्चन दिख रहा है, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, वो नंबर आप देखेंगे तो 20% के आसपास सही किया है, 75 ने इसको गलत किया है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए इनको +3 और इनको मार्क्स मिले 0। और 0 से 9 के बीच में आंसर है तो वहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क भी चलता है कि 0 से 9 के बीच में कोई भी सिंगल डिजिट्स आंसर मार्क कर देना, इसलिए आपको अटेम्प्ट वाला पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है। 4.5% आसपास ऐसे स्टूडेंट भी है या तो उनके पास टाइम नहीं बचा होगा या फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े होंगे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन पर हम आते हैं तो इसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ क्या है, अल्फा बीटा रियल नंबर से लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x स्क्वायर साइन दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x स्क्वायर आपके पास है, साइन बीटा x है, यहाँ अल्फा x माइनस साइन x अपने पास निकल कर आता है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहुंचे, आप चाहो तो इसको लिमिट्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बीटा x आता है, यहाँ बीटा x का क्यूब बनेगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। मेरे पास यहाँ पर अल्फा x है माइनस है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये डेटा है। जब हम इसको और सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बीटा है, बीटा क्यूब है एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ आप चलिए अल्फा माइनस 1 टाइम्स एक्स आता है, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। सामने लिमिट 1 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको लेकर चलते हैं। अल्फा माइनस 1 अगर 0 नहीं हुआ, सपोज कीजिए इफ अल्फा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, आप लिमिट लगाएंगे, यहाँ x बचेगा तो x आपके पास रहेगा, ऊपर x क्यूब रहेगा, तो आप क्या करोगे, x कैंसिल कर पाओगे। तो इस केस में आपके पास लिमिट ऐसी बनेगी x टेंड्स टू 0, आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, और आपके पास अल्फा माइनस 1 और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ये देखो ये 0 होगा नहीं, आगे सब 0 और ऊपर से आपकी लिमिट 0 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिमिट कितनी गिवन है, लिमिट 1 गिवन है। तो लिमिट को 1 होने के लिए ये डेटा आपका 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होता है तो यहाँ x ही कॉमन आ पाएगा, एक्स क्यूब से x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, और यहाँ पर ये जितने डेटा नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ये टर्म 0 नहीं है। अब जिस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो वेल एंड गुड, वो तो सिंपल मैथ्स बन जाएगा। तो यहाँ पर सारे डेटा 0 और ये अल्फा माइनस 1, ऊपर वाला डेटा 0, तो 0 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज 0, पर लिमिट गिवन है कि 1 है, तो अल्फा माइनस 1 तो 0 होगा, हैंस दिस हैज टू बी 0। अल्फा की वैल्यू आपके पास से 1 क्रिएट हो जाएगी। अल्फा अगर 1 क्रिएट होगा तो ये चला गया है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। अब आप पहुँचे लिमिट बनाने के लिए, तो आपको पास दोनों साइड आपके पास क्यूब लिखा हुआ है, बीटा माइनस बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी आपके पास क्यूब है, अपॉन 3 फैक्टोरियल है, एक्स पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सामने 1 है, क्यूब आप हटा दीजिए, सो बीटा माइनस 0, 1 बाय 3 फैक्टोरियल सब 0, मेरे पास 6 बीटा की वैल्यू 1 आती है। मुझे जो डेटा निकालना है वो पूछा गया है कितना, हाउ मच, द डेटा इज आस्क्ड 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, वो बनेगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, ये 6 प्लस 1, द फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू मार्क इट एज 7। ठीक है, तो 7 इसका फाइनल आंसर आएगा। डुएबल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, पर इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं। ठीक है, 7 विल बी द फाइनल आंसर। जे एडवांस 2016 पेपर 1 का ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, सिंगल डिजिट में इसका आंसर आ सकता है 0 से 9 के बीच में कुछ भी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको अटेम्प्ट इसमें ज़्यादा दिख रहा है। 80% स्टूडेंट्स ने इसको सही गलत किया है, मतलब इनको मिला है 0 मार्क्स।
और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 80% स्टूडेंट, 5% स्टूडेंट हैं, सही करने वाले हैं +3। क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया है। z की वैल्यू -1 + √3 i/2 है, i की वैल्यू √-1 है। RNS आपके पास 1 2 3 करके डेटा बना हुआ है आपके सामने, और फिर इसके ऊपर एक बात पूछी जा रही है। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना पाते हैं। तो हमारे पास जो z लिखा हुआ है ये है -1 + √3 i/2। अगर आप पहचानें तो ये e⁻i/2π/3 है, इसी को हम ओमेगा कहते हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, जिसको कि हम जानते हैं कि दिस इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो पहचान जाएंगे कि ये तो ओमेगा की वैल्यू है, और बाहर आके डिस्कस भी करेंगे। वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन किया था, बाकी बच्चे आपस में डिस्कस करते हुए कहाँ था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन, इसलिए वैल्यू याद रखा करो कि ओमेगा की वैल्यू होती कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R और S ऐसे हैं कि ये दोनों 1 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं। हमारे पास एक P मैट्रिक्स है जो बनाई गई है, हमें एक Z के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऑर्डर 2 का है। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके लिए हमें p² में इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, तो आप भी डायरेक्टली फिर p² ही बना दीजिए। लेट्स सी p² क्या बनेगा। -z⁻r है, यहाँ z⁻2s है, फिर यहाँ पर z⁻2s है, आगे आप जाएंगे z⁻r है, ये डेटा है। -z⁻r है, z⁻2s है, z⁻, आपके पास है 2s आता है, z⁻r है, -i के बराबर रखा गया है। मैट्रिक्स का तरीका क्या है, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो -z⁻2r और z⁻4s आपके पास बनेगा, रो बाय कॉलम। फिर यही इधर भी मल्टीप्लाई होंगे, तो आप देख सकते हैं -z⁻r, z⁻2s, z⁻2r, z⁻r। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, z⁻2s -z⁻r, z⁻r, z⁻2s, -i है, नंबर्स बनाइए, ये आता है। कंपैरिजन के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ वाला डेटा, यहाँ वाला डेटा तो एक ही बात है। -1⁻2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करना हम शुरू करते हैं। तो ये वाला जो डेटा है और यहाँ वाला डेटा आप कंपेयर कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आया है। मैं यही बना देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, -z⁻2r + z⁻4s। तो -1⁻2 है, तो ये तो आपके पास से ये डेटा आपके पास पहला वाला बनेगा। तो ये दोनों कंपेयर हो गए एक साथ, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास ये सेकंड वाले नंबर से, इनको भी आप थोड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल, z⁻r, z⁻2s, -z⁻r, z⁻2s, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। -z⁻r, z⁻2s प्लस z⁻2s, z⁻r, और ये कंपैरिजन करेंगे इस वाले नंबर का 0 के साथ। दोनों को आप थोड़ा कॉमन लीजिए, तो z⁻2s तो कॉमन है, ये हमारे पास नंबर है। आप बताइए, z जो है वो ओमेगा है, ओमेगा 0 होता नहीं है, तो -z⁻r है और z⁻r है, ये तो तभी 0 आ सकता है जब r की वैल्यू ऑड होगी। ऑड होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इससे डिसाइड हो गया कि r जो भी होगा ऑड होगा, ये पॉसिबिलिटी बनी। ऑड नंबर्स हमारे पास 2 हैं, 1 and 3। तो वी हैव रिसीव्ड नाउ r एज आइदर 1 और 3। r कैनॉट बी इक्वल टू 2 कर देंगे तो फिर ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो अगर ये 0 आ रहा है और z 0 हो नहीं सकता, ओमेगा नॉन 0 होता है, तो इसका मतलब r ऑड नंबर है। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये लिखा हुआ, फर्स्ट वाला रिजल्ट। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, z⁻2r प्लस z⁻4s इज इक्वल टू -1। 2 केसेस बनाने हैं, एक एक करके दोनों के लिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1।
केस नंबर 2, व्हेन r इज इक्वल टू 3, 1 अगर आप रखेंगे और आप जानते हैं कि z क्या है, z ओमेगा है, तो आपके पास यहाँ से आता है ओमेगा का स्क्वायर z पावर 4s इज इक्वल टू -1, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये डेटा बनता है। और z तो हमें पता है ना, z इज ओमेगा। ओमेगा की पावर 4s, -1 माइनस ओमेगा का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं जब मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको बोला तो इसका मतलब क्या था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, और ओमेगा की पावर आप तब जब भी 3 का मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू उसकी 1 आती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये दो रिजल्ट हमारे पास हमेशा वैलिड रहते हैं। ठीक, बनाई बात, आगे चलें, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिख सकते हैं इस वाले रिजल्ट के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए s की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? r और s के वैल्यूज हमारे पास ये 3 हो सकती हैं, 1 2 3। तो s में डिसाइड करना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो s की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ओमेगा पावर 4 आता है। ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करके ओमेगा लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल, s इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर ये ओमेगा पावर 8 आएगा, 3 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर नहीं होता है, ये रिजेक्ट हो गया। आप s की वैल्यू 3 लेने जाएंगे तो आप देखिएगा ओमेगा की पावर 12 बन जाएगा ये, और 12 होता है आपका ओमेगा क्यूब की पावर 4। ओमेगा क्यूब 1 बनता है, 1 पावर 4 की वैल्यू 1 आती है जो ओमेगा के बराबर नहीं होता है। 1 इज अ रियल रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज इमेजनरी, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक डेटा है जिसके लिए सेटिस्फाई हुआ है। अब हम r को 3 लेते हैं तो यहाँ देखिएगा आपके पास z की जगह ओमेगा रखूँगा तो ओमेगा पावर 2r ओमेगा पावर 4s इज इक्वल टू -1, r का वैल्यू 3 है, ओमेगा पावर 6, तो अब आप पहुँचेंगे ओमेगा पावर 4s, सामने आपके -2 बनेगा। ओमेगा पावर 6 कितना होता है? 1। ओमेगा की आप कितनी भी पावर कर लो -2 नहीं आ सकता। ओमेगा क्या बन सकता है? तो ओमेगा बनेगा तो ओमेगा रहेगा, 1 पावर होगा, 2 पावर होगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो 1। -2 तो कभी भी नहीं आ सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप s को 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक डेटा हमारे पास पॉसिबल आया है, बोलो कौन सा? जब मैंने लिखा r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1, दिस इज द ओनली वैल्यू जो हमारे पास से आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको r, s का बनाना है तो वो 1, 1 आता है, ओनली 1, सिर्फ एक हमारे पास से इसका डेटा बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर r, s के आएंगे सिर्फ 1, तो 1 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन, मैट्रिक्स के साथ मिक्स किया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन था, और उसके बाद केसीएस सेट्स के ऊपर भी कंडीशंस लगा दी कि 1 2 3 के ऊपर। दिस इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन। एग्जाम में इसको सॉल्व करना, घर पर सॉल्व करना अलग कहानी है, एग्जाम एनवायरनमेंट में सॉल्व करना बहुत अलग बात होती है। पेरेंट्स बिल्कुल बाहर बैठे होते हैं, उस दिन सारे 2-3 साल की पूरी मूवी सामने आ जाती है कि तब मैंने जेई का फॉर्म भरा था। फाइनल एग्जाम के दिन ऐसा होता है, तब पूरे दिमाग में थॉट चल रहा होता है कि साल भर की मेहनत तो परेशान कर रही है, अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। इसीलिए उस दिन शुरुआत के 4-5 सवाल सॉल्व होने बहुत ज़रूरी है। तो वो पूरे पेपर में स्कैन कीजिए कि वो 2-4 सवाल कौन से हैं जो आपको जल्दी सॉल्व करने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे कि जब फाइनल का मैच होता है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं शुरू में थोड़ा स्लो ही खेलते हैं, पिच को स्टडी करते हैं, आपको पेपर को स्टडी करना है, ठीक है। सो कीप लर्निंग, सीखते रहिए। ऐसे मिक्स क्वेश्चन, यहाँ मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स था, और ऐसे मिक्सिंग के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसमें देखिए, कैलकुलस वाली बुक में देखिए, वेक्टर 3D में भी आपको मिक्स दिखेंगे। सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग। जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, जिसमें ये पूछा गया है सिंगल करेक्ट के अंदर। मार्किंग स्कीम क्या है वो आपको बता दूं। सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 है।
सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। पूरे देश भर में अगर हम देखें तो 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिया था। गलत करने वाले भी अप्रोक्सीमेटली इससे थोड़े ज़्यादा हैं, 32 -1 है, और नहीं अटैम्प्ट करने वाले 42% है जिन्होंने 0 मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिया था। एक मैट्रिक्स P हमें गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, Q है, एक पैटर्न है P पावर 50 किया गया है -Q के साथ, फिर I करके कुछ डेटा की बात यहाँ पर हो रही है। तो प्योरली इंटरमिक्सिंग किसी और चैप्टर के साथ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, और इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो सही करने वालों में थोड़े बहुत स्टूडेंट वो भी होंगे, परसेंटेज स्टूडेंट जिन्होंने इसको गेस किया होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में गेस करना ये सबसे ईजी प्रोफाइल होता है जो जेईई एडवांस के अंदर पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें P पावर 50 की तरफ जाना है, तो फिर हम सबसे पहले P स्क्वायर से इसकी शुरुआत करते हैं। 1 4 16 0 1 4 0 0 1 1 4 16 0 1 4 0 0 आपके पास है। आपने लिखा P स्क्वायर, ये रो है, ये कॉलम है, यहाँ पे आपने डेटा बनाया है आपके पास, और डेटा बनता है 1। ये रो है, ये कॉलम है, दिस इज 0। ये रो है, ये कॉलम है, दिस इज ऑल्सो 0। ये रो है, ये कॉलम है, आपके पास है 4 and 4 आता है आपके पास है, तो दिस विल बिकम एज 4 बन जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 4 and 4। फिर इसको हम बनाएंगे, क्योंकि मैं 4 times 2 इसलिए लिख रहा हूँ, चलो अभी तो हम इसको 8 ही लिखते हैं। क्या बनेगा डेटा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 4 रो बाय कॉलम, 4 + 4, देन रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपके पास बनेगा 4, ये 1 और ये 0, दिस इज 1। इसका मल्टीप्लिकेशन वी कैन हैव इट एज अ 0। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो 16 आता है, 4 and 4 is 16, फिर 16 आगे पहुँचे, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 and 4 रो बाय कॉलम 1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। क्या है ये, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर शुरुआत करेंगे P³ के लिए, ताकि मैं इसको P स्क्वायर इंटू P लिख सकूं। 0 1 0 0, यहाँ से 8 आता है, 1 आता है, 0 आता है, ये आपके पास है 48 आता है, 8 आता है, 1 आता है। P के साथ मल्टीप्लाई है, 4 16 and 1, ये भी डेटा आपके पास है। दिस इज रिटन एज P³। ये रो बाय कॉलम से आप जाएंगे, 1 है, 0 है, 0 है, इसका मल्टीप्लाई सबसे कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 8 आता है, यहाँ +4 आता है, 8 + 4, इसका कॉम्बिनेशन 1, इसका कॉम्बिनेशन 0। यहाँ से आप डेटा बनाइए, वी आर गेटिंग दिस एज 48 + 32 + 16, यहाँ 48 32 16, इसका मल्टीप्लिकेशन 8 + 4, आगे पहुँचे आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन 1। अब हमने P स्क्वायर P³ निकाला है। अब ये मत सोचिए कि हम P पावर 4 के बाद P पावर 5 के बाद ऐसे पूरा प्रोसेस करते करते पहुंचेंगे। हमें थोड़ा यहाँ पर पैटर्न ढूंढना होगा कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। ये शुरुआत वाले 3 नंबर्स तो यहाँ पर हर जगह 0 ही लिखे हुए हैं, चाहे आप P स्क्वायर निकालें या फिर आप P³ निकालें, ये तो पैटर्न दिखता ही दिखता है। और उसके बाद डायगोनल वाले सारे 1 हैं, यहाँ भी 1 थे, यहाँ भी 1 है, P³ में भी 1 है, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए 2 टाइम्स किया है तो 4 × 2 है, 3 टाइम्स किया है तो ये नंबर आपके पास से 12 आता है। तो आपको कुछ पैटर्न दिखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसा हमें डिकोड तो हमें खुद को ही करना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। जब क्यूब है तो 12 आ रहा है, 4 × 3 होता है, ये 8 आता है, 4 × 2 आता है, ये 4 × 3 आपने किया है, दोनों जगह सेम लिखा गया 4 × 3। यानी मैं इसको लिखना चाहूँगा कि यह है 1 0 0 1 0 1 और यहाँ पर है 4 × 2 4 × 2, ठीक, इतना तो दोनों जगह सेम है। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, क्यूब है तो 3 टाइम्स। अब बचता है ये वाला नंबर, यहाँ आप देखिए क्या लिखा गया है, 16 × 3 मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा देखिए ये नंबर कितना बनता है आपके हिसाब से। सो आई कैन हैव दिस एज 16 एज कॉमन, मेरे पास ये बनेगा 3 + 2 + 1। तो अगर क्यूब है तो 1 से लेके 3 तक का सम है, और अगर स्क्वायर है तो फिर मैं यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी
2 + 1 लिख सकता हूँ। तो क्या देख पा रहा हूँ, अगर स्क्वायर है तो आपके पास है 3 आया, 1 + 2, क्यूब है तो 1 + 2 + 3 है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि 16 है, 1 + 2 करके लिखा है, और अगर यहाँ पर है तो फिर ये 1 + 2 + 3 बन रहा है। आपको वेरीफाई करना है तो आप P4 निकाल दीजिए, वरना फिर हम यहीं से P⁻50 बनाने की कोशिश करेंगे। P⁻50 में 1 0 0 1 1, ठीक है। 4 × 2 यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ पर 4 × 50 आएगा इस जगह भी, और यहाँ पर भी 4 × 50, यानी इट इज़ 1, ये लिखा हमने। अब यहाँ पर देखिए 16, अगर स्क्वायर है तो 1 + 2, क्यूब है तो 1 + 2 + 3, और यहाँ बन जाएगा 16 है तो 1 + 2 + 3, 50 हमने बना दिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इस नंबर को हम जनरेट कर लेते हैं, समेशन लिखा गया है 1 से लेके 50 तक, तो बन जाएगा 50 × 51/2 आपके पास बनेगा, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, 8 आता है, 8 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आता है, 8 यहाँ पर है 400 बनता है, दिस इज 400 एंड 51, 00 आपने लिखा, 4 आपके पास है, 20,400 आपके पास है, ये वाला डेटा निकल के आता है। अब रिजल्ट क्या है वो देखिए आप, वी आर इंटरेस्टेड कि P⁻50 - Q = I आना चाहिए। मैं इसी को रीराइट कर लेता हूँ, P⁻50 - I करूँगा तो मेरे पास डेटा Q बन जाएगा, और Q के ही कुछ एलिमेंट्स मुझसे लास्ट में पूछे गए हैं। अब आप देखिए P⁻50 में से अगर मैं I हटाता हूँ, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 1 होते हैं, ये वाला डेटा 0 है, डायगोनल में 1 1 1 होते हैं, तो डायगोनल के 1 1 1 अगर हम यहाँ से हटा दें तो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर मेरे पास है 200, यह नंबर है मेरे पास 20,400 200, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। अब जो ये चाहते हैं वो बना दीजिए, क्या चाहते हैं, Q31 + Q32, दिस इज Q31, तो आप जो डेटा चाहते हैं वो है Q31 + Q32 डिवाइडेड बाय Q21। सो लेट्स रीराइट दिस नंबर, तो Q31 ये रहा आपके पास से 20,400 प्लस थर्ड रो सेकंड कॉलम 200 डिवाइडेड बाय 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 200, तो लास्ट वाला तो +1 बन जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आता है 102, द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग एज 103। 103 हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। दिस इज प्रिसाइजली द बी आंसर, बी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी। एग्जाम में इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा, पर अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं पैटर्न ढूंढने वाले तो फिर आप वहाँ से बना पाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस करते रहिए। JEE एडवांस 2016 पेपर 2 का एक क्वेश्चन हमारे सामने है जो सिंगल चॉइस में पूछा है। मार्किंग स्कीम सही करने पर +3 हो, गलत करने पर -1 की पेनल्टी थी। 24% स्टूडेंट्स ने इसके अंदर +3 मार्क्स लिए हैं, गलत मार्क्स के लिए -1 है 32% के, यानी 47,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 लेकर गए होंगे। 63,700 ने 0 मार्क्स लिए हैं, और करेक्ट रिस्पॉन्स जिनका रहा है वो है +3 वाला स्टूडेंट, ये है 36,539। SCQ में क्या थोड़ा सा जो सही करने वाले हो गलत करने वाले, थोड़ा तुक्के वाले स्टूडेंट भी होते हैं, क्योंकि JEE एडवांस का ये वो सेक्शन है जहाँ पर थोड़ा रिस्क स्टूडेंट ज़्यादा लेता है। ABCD में से एक ऑप्शन सही है तो थोड़ा सा गेस वर्क भी यहाँ पर चलता है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर लॉग की बात हो रही है, प्रोग्रेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन नजर आता है, तो सिक्वेंशियली हम इसको लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं और सही कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। BI जो है वो आपके पास से >1 लिखा गया है ताकि लॉग के अंदर जो नंबर्स हैं वो आपके पास पॉजिटिव बने, और लॉग दे आर इन AP, हमें बात बताई गई कि ये सब AP में है, तो यानी ln_b1, ln_b2, ln_b3, ln_b101, दे ऑल आर इन AP, ठीक। और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, इन सब का कॉमन डिफरेंस है ln2।
तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर हिसाब से अगर हम देखें तो B2 को क्या लिखा जा सकता है, ये होगा ln B1 प्लस ln B3 बाई 2। आप यहाँ ले आइए, ln B2 इज इक्वल टू लॉग, अगर सेम हो तो प्रोडक्ट हो जाता है, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास डेटा बना B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू B1 B3। यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया है कि B1 हो, B2 हो, B3 हो, ये जितना भी बातें डेटा अपने पास लिखा हुआ है ये सब GP में है। ठीक है, आपको अगर ये बात पता है कि अगर लॉग में दे रखा है AP में तो उसका एंटीलॉग लेने पर वो GP में आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ये बात डायरेक्ट लिख सकते हैं। और मैं तो पूरे सभी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, तो ये बात मानते हुए आपको मैंने समझाया कि भाई ये AP में गिवन है तो बीच वाला नंबर दोनों का एवरेज होगा, और यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया कि B1, B2, B3 ये सब किस में आने वाले हैं, GP में आने वाले हैं। हमारे पास कॉमन डिफरेंस D लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, D कॉमन डिफरेंस दिया है, इसका मतलब D क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी ln B2 माइनस ln B1, और ये कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना, ln 2। तो यहाँ से लॉग है तो आप लिखेंगे B2 बाई B1 इट इज ln 2, तो डिसाइड हो गया B2 बाई B1 2 आ रहा है, ये बन गया आपके पास इसका कॉमन रेशियो। तो जो हम इसको GP में कंक्लूड कर रहे थे, हमारे पास उस GP का कॉमन रेशियो भी निकल के आ गया है। क्या गिवन है वो देख लीजिए, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और 50th टर्म दोनों सीक्वेंसेस की सेम है। B के बारे में हमें क्या पता है वो हमने देख लिया है, बारी है A की। A1, A2, A01 ये सब AP में गिवन है, सच दैट फर्स्ट टर्म सेम आती है, और T एक टर्म है 51 टर्म्स का समेशन, स्मॉलेस्ट जो है वो 51 टर्म्स का समेशन है दोनों सीक्वेंसेस के लिए। सो B1, B2, B3 किस में है, GP में, क्योंकि लॉग का जो यूज था फर्स्ट 2 लाइंस में उसको खत्म कर दिया है, लॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, तो डिसाइड हो गया कि B1, B2, B3 आर इन GP विद कॉमन रेशियो 2। अब यहाँ देखिए A1 और B1 है, यहाँ से हमारे पास एक बात गिवन है, ये डेटा आप देखिएगा, A51 इज इक्वल टू B51। A51 को हम लिखेंगे A1 प्लस 50 टाइम्स D, इसका कॉमन डिफरेंस जो इसका होगा AP का, सो वी आर टेकिंग दिस एज अ D1। और ये है GP का 51 टर्म्स, क्या फॉर्मूला होता है, B1 आएगा आपके पास है कॉमन रेशियो टू द पावर 51 माइनस 1, ये A1 प्लस 50 टाइम्स D1, B1 ही A1 है और R अपने पास आया था 2 टू द पावर 50, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। एक रिजल्ट हमारे पास ये लिखा गया है। तो अगर हमें कभी ज़रूरत होगा तो हम इस डेटा को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करनी है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करनी है। जैसे एक तो पूछा जा रहा है A101 और B101, तो चलिए दोनों डेटा निकालते हैं। A101 1 प्लस 100 टाइम्स D1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और B101 होगा आपके पास से B1 टाइम्स R टू दी पावर 101 माइनस 1, जो आपके पास B1 ही A1 है, 2 पावर 100 आपके पास से बनता है। कितना बनता है, 2 पावर 100। मुझे 100 D1 चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ वो आप देखिएगा, यहाँ A1 ही रहेगा और इसको 2 टाइम्स 50 टाइम्स D1 हम लिखेंगे। ये 50 टाइम्स D1 ये डेटा आपके पास है, तो आप यहाँ से A1 लिखेंगे, ये 2 लिखा गया है, एंड दिस इज रिटन एज A1 2 पावर 50 माइनस 1। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, A1 मेरे पास कॉमन है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो A101 2 पावर 51 टाइम्स A1 लिखा हुआ है, और वहीं पर B101 देखिए 2 पावर 100 है, कहाँ 2 पावर 51, उसमें से भी एक कम कर रहे हैं। A1 यहाँ भी मल्टीप्लाई है, A1 यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो पूरा गेम किसका है, हम जानते हैं कि 2 पावर 100 ज़्यादा होता है 2 पावर 51 माइनस 1 से। तो अगर हम A1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो डिसाइडेड है कि हमारे पास B101 की वैल्यू ज़्यादा होगी A101 के साथ। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो आ गया कि B101 इज ग्रेटर देन A101, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये तो पता चल गया। ये दोनों बातें अपने पास सही हैं। अब बारी आती है समेशन की। समेशन पे अब हम प्रोसीड करते हैं कि समेशन क्या चाहते हैं। स्मॉलर s और कैपिटल S की बात हो रही है, पहले हम t निकाल लेते हैं। t लिखा गया है B1 प्लस B2 से लेके B51, ये क्या है, ये हमारे पास 51 टर्म्स का समेशन निकालना है।
किसके लिए? जीपी के लिए। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी b1 कॉमन रेशियो पावर 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। कॉमन रेशियो यही है, तो आपके पास से t आ गया है। b1 ही a1 है, ये आया 2 पावर 51 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है। फिर हमें s निकालना है। s पहचानिए, स्मॉल s वो a1 से लेके a51 तक का समेशन है। एक ap हमें गिवन है, इसका सम निकालिए। n बाई 2 51 बाई 2 2 टाइम्स a1 n माइनस 1 इज 50 एंड इट इज d1। ये डेटा आपके पास बना। ठीक, अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास 50 d1 की वैल्यू पता है हमें, तो हम उसी को रिकॉल करेंगे। 51 बाई 2 इज 2a1 प्लस 50 टाइम्स d1 को लिखेंगे हम a1 टाइम्स 2 पावर 50 माइनस 1। ये डेटा हमने बनाया। अब हमें बस दोनों को कंपेयर करना है यहाँ पर, तो कोशिश करेंगे कि हम सही रास्ते पर जल्दी पहुँच जाएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a1 हम कॉमन ले सकते हैं, यह है 51 बाई 2 टाइम्स a1, इट इज़ बीन टेकन कॉमन, और यहाँ आपके पास बनेगा 2 पावर 50 प्लस 1। ये डेटा मेरे पास बना। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, a1 कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस में रहेगा और 2 पावर 50 माइनस 1, 2 पावर 50 प्लस 1, ये डेटा बना। अब हमें ये पता करना है कि t बड़ा है या s बड़ा है, ये बात पूछी जा रही है कि विच वन इज ग्रेटर, t और s। तो दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो लेके देख लीजिए या फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, दो नंबर्स में कौन बड़ा है, जैसे आपके मैंने दोनों ने टेस्ट दिया, अब मुझे पता करना है किसके मार्क्स ज़्यादा है, तो हम टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे दोनों के मार्क्स का। मेरे मार्क्स माइनस योर मार्क्स, अगर ये पॉजिटिव है तो जिसका ना मार्क्स पहले थे मेरे मार्क्स तो मेरे ज़्यादा है, और अगर मेरे मार्क्स माइनस योर मार्क्स नेगेटिव आता है, इसका मतलब तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा है, जो मेरे मार्क्स में घटाने के बाद नेगेटिव आए हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास एक तो t है और एक s है, सो आई एम टेकिंग s माइनस टी। s आप लेकर आइए, कितना था? 51 बाई 2, 51 बाई 2 a1 2 पावर 50 प्लस 1, ये डेटा लिखा, माइनस ये रहा डेटा, माइनस a1 2 पावर 51 माइनस 1, ये डेटा हमारे पास है। a1 हमने कॉमन ले लिया, ये 51 बाई 2 2 पावर 50 प्लस 51 बाई 2 माइनस 2 पावर 51 प्लस 1, ये डेटा है। यहाँ से आप थोड़ा डेटा बनाइए। यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा हम देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 51 है, 51 को मैं 4 प्लस आप चाहो 47 लिख लेता हूँ, और ये 2 पावर 49 बन जाएगा, माइनस 2 पावर 51 प्लस 53 बाई 2। 51 को ब्रेक कर दिया, ये 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 2 पावर 49 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 49 बन जाएगा, 51 बन जाएगा। आई होप यहां से अब आप समझ पा रहे हैं। मैंने इस 51 को ब्रेक कर दिया 4 प्लस से, क्योंकि 51 मुझे दिख रहा था पावर, यहाँ 49 था, 2 पावर यहाँ से ले ली, ये कैंसिल हो गए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो टर्म्स लिखी गई हैं वो है 47 टाइम्स 2 पावर 49 प्लस 53 बाई 2, जो पूरी टर्म ही पॉजिटिव है। तो मतलब s माइनस टी के अंदर से डिसाइड हो गया है कि s की वैल्यू ज़्यादा है, t की वैल्यू कम है, और हमें यहाँ पर दो डेटा और कंपेयर करने थे, 101 और B101 और A101, जिसमें हम देख चुके हैं कि B101 ग्रेटर है और S की वैल्यू ग्रेटर है T से। S की वैल्यू ग्रेटर है T से, वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर एज B। अच्छा सवाल है, एग्जाम में थोड़ा टाइम हो अच्छा खासा और अच्छे माइंड में बैठोगे, पढ़ा हुआ टॉपिक होगा तभी आप बना पाओगे, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके पास थोड़ा ठीक ठाक टाइम भी होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस हो, तब आप कंक्लूड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग, चीज़ें सब अच्छी होंगी। जे एडवांस 2016 पेपर 2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का एक समेशन का क्वेश्चन है, सीरीज के ऊपर एक समेशन हमें निकालना है। एससीक्यू के अंदर पूछा गया है, जहां पर सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं,
0 मार्क्स इनको मिलेगा, और रॉन्ग करने वालों को मिला है -1, सही करने वालों को मिला है +3। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है A B C D, इसमें से एक सही होगा। और यहाँ समेशन है k की वैल्यू 1 से लेके 13, 1/sin एंड sin 2 डेटा अपने पास लिखे गए हैं। चलिए इसको सिक्वेंशियली सॉल्व करते हैं और ट्रिगो के कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा डेटा लिखा जा रहा है, मैं इस समेशन को वापस से नीट एंड क्लीन तरीके से लिखता हूँ। k की वैल्यू 1 से लेके 13 है, यहाँ 1 आता है अपने पास, यहाँ लिखा गया है, हमने लिखा है sin π/4 प्लस k - 1 π/6। फिर ये मल्टीप्लाई है sin π/4 प्लस k π/6 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक, इन दोनों एंगल्स के बीच में, दोनों एंगल से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है थोड़ा एक बार आपको देख लीजिए। π/4 दोनों जगह है, k π/6 दोनों जगह है, -30 डिग्री लिखा गया है। दोनों का हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से डेटा बनता है sin ऑफ π/6। ये डेटा है k की वैल्यू 1 से लेके 13 है, हम दोनों जगह इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है ग्रेटर वाला एंगल, माइनस करेंगे इसमें से जो स्मॉलर वाला एंगल है उसको, ये हमने स्मॉलर वाला एंगल माइनस कर दिया। डिवाइडेड बाय आपके पास लिखा गया है sin ऑफ π/4 प्लस k - 1 π/6 एंड sin ऑफ π/4 प्लस k π/6। ठीक, देखिए sin ऑफ a - b आपके पास लिखा है, जो होता है फॉर्मूले के हिसाब से sin π/6 इज 1/2, ये अपने पास 2 क्रिएट होगा, k की वैल्यू है 1 से लेके 13। sin ऑफ a - b आपके पास बनता है sin a cos k - 1 π/6। तो sin a - b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। तो आप जाएंगे आगे तो यहाँ बनता है cos π/4 प्लस k π/6 एंड sin π/4 प्लस k - 1 π/6। ठीक, और ये डिवाइडेड में जो लिखा हुआ है उसको फिर से हम लिखेंगे। ये तो मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं पूरा अच्छे से बना रहा हूँ, एग्जाम में इतना जमा के लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर आया आपके पास से, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ड्रॉपर्स भी देखते हैं, क्लास 11th के भी टीचर्स स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, 12th वाले भी देख रहे होंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे, ये डेटा यहाँ पर है, यहाँ पर देखा आपने दोनों जगह साइन लिखा हुआ है, तो ये डेटा साइन है, यहाँ कॉस लिखा है। ये देखिए साइन इससे कैंसिल होगा और ये दोनों डिवाइड होंगे तो कॉट बनेगा आपके पास। तो दिस समेशन इज कमिंग एज 2 टाइम्स सिग्मा k इज वैल्यू फ्रॉम 1 to 13। ये इससे कैंसिल हो गया है, यहाँ दोनों डिवाइड, एंगल सेम, डेटा बना आपके पास से कॉट आता है π/4 प्लस k - 1 π/6 आपके पास बन गया। फिर माइनस साइन, अब देखिएगा ये साइन वाला डेटा इससे कैंसिल है, ये दोनों का रेशियो बनेगा आपके पास से, डेटा बनेगा कॉट, इट इज π/4 प्लस k π/6। ये ब्रैकेट यहाँ पर बन गया। अब ये समेशन चलने वाला है 1 से लेके 13 तक, तो अब हम इसके बारे में फोकस्ड रहेंगे। जो मेन काम है वो हो चुका है, इसके बारे में सोचना कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखें, यही मेन बात थी। ट्रिगो डिनोमिनेटर में था, एंगल्स के डिफरेंस का साइन लिखा, साइन ऑफ a - b बनाया गया, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहुँचते हैं 2, पहला वाला ब्रैकेट जब आप 1 रखेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा, डेटा बनेगा आपके पास से कॉट ऑफ π/4, 1 आप रखेंगे, डेटा बनेगा कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6। फिर प्लस 1 के बाद आप 2 रखिएगा, तो 2 रखेंगे यहाँ से तो 1 बनेगा, ये बनता है डेटा कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6 माइनस कॉट ऑफ, आपने यहाँ पर 2 रखा है, π/4 प्लस 2 π/6, ये डेटा बना। फिर आप आगे चलिए, थोड़ा 1-2 डेटा लिख देते हैं ताकि हमें पैटर्न पता चल जाए। अभी हमने 1 रखा है, फिर 2 रखा है, अब मैं 3 रखना चाहता हूँ, तो कॉट आएगा हमारे पास, ये बनेगा π/4, आपने यहाँ पर 3 रखा, 3 - 1 is 2, तो ये 2 π/6 माइनस कॉट 3 आप रख रहे हैं तो यहाँ देखिएगा π/4, 3 रखेंगे, 3 π/6 आपके पास से बनता है। एंड दिस विल गोज ऑन
टिल, कौन सा है लास्ट वाला डेटा, 13 आप रखिए, ये है π/4 प्लस 13 आप रखेंगे, 13 माइनस 1 इज 12 π/6 आपके पास है डेटा बनता है। फिर आता है कॉट, 13 आप यहाँ रखेंगे, ये बनेगा π/4 प्लस 13 π/6, ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, चलिए इनको एडिशन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर चलते हैं। ये कैंसिल हुआ, π/4 π/6, 2π/6 ये भी कैंसिल है, तो आपको दिखता है कि हर ब्रैकेट में फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो एक टर्म यहाँ बचेगा और एक टर्म ये वाला बचेगा, ये दो टर्म्स हमारे पास बचने वाले हैं, cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस 13 π/6। सो द समेशन वी आर गेटिंग एज हाउ मच, 2 टाइम्स cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस 13 π/6, शायद यही डेटा था, एक बार रिकन्फर्म कर लूँ मैं, π/4 प्लस 13 π/6 करेक्ट। सिंप्लीफाई कर दीजिए इस एंगल को, 12 हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 आपके पास से बनेगा, 3 यहाँ 4 है, यहाँ पर आपने 3 लिया है और यहाँ पर 2 रहेगा तो 26, 29 π/12 आपके पास बन रहा है। 29 को आप लिख सकते हैं 2π प्लस 5 π/12, चेक करिए तो वापस वही बन जाएगा, 24 प्लस 5 इज 29। सो डेटा आपके पास सिक्वेंशियली बनेगा, cot π/4 इज 1 और cot 2π प्लस थीटा इज cot ऑफ थीटा, और ये कितना एंगल है, दिस इज 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कॉट में अगर हम देखें तो 2 माइनस √3 का इसका डेटा बनता है, cot 75। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लोग पूछते हैं ना, पता होनी चाहिए, तो आपको अगर नहीं पता है तो ये 2 माइनस √3 इसका डेटा बनता है। आपको कभी लगे इसमें परेशानी है तो आप इसको 1/10 कर लीजिए और 30 प्लस 45 से ब्रेक करके निकाल दीजिए, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो 2 माइनस √3। सो द डेटा माइनस यहाँ से √3 बन जाएगा, सो 2 टाइम्स √3 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर, 2 टाइम्स √3 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर, दैट इज द सी आंसर। तो ये अच्छा सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर से, जिसको हम 10th क्लास के स्टार्टिंग में या 11th के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, मिड में पढ़ते हैं। वो जेईई एडवांस आते आते हमारा फोकस दूसरे चैप्टर्स पर ज़्यादा हो जाता है रादर देन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, एक्सक्लूसिवली आज डोंट ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के ऊपर, जहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज है, वीएन मेथड से डिफरेंस फॉर्म में लिखा है। बड़ा अच्छा सवाल है, तो सी इसका आंसर आया है। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, पता नहीं कब जेईई एडवांस वाले किस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा सवाल आपसे पूछ लें। तो ये पूछा गया है, आंसर आया 2 टाइम्स √3 माइनस 1। देश भर में हमने देखा कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था, 29,900 है, मतलब अच्छे खासा नंबर है, 30,000 के आसपास जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। मानते हैं थोड़े बहुत तुक्के वाले बच्चे भी रहे होंगे, तो 25,000 के आसपास तो मान के चलिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतने बच्चों की स्ट्रांग रहती है। तो अगर आपकी वीक चल रही है तो आप भी उस पर फोकस करिए और ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रांग कीजिए। ये मेन फोर्टे है जहाँ से मैथमेटिक्स की लड़ाई शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस फाउंडेशन, तो फोकस ऑन ट्रिग्नोमेट्री। जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 का एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर ये है, जिसमें उस टाइम के स्टूडेंट्स का अगर हम रिस्पॉन्स देखें, एससीक्यू के अंदर पूछा था, सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 की पेनल्टी थी। 41.21% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर गलत करने वाले स्टूडेंट 30% है जिनको मिला -1, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट ऐसे जिनको मिला है 0 मार्क। ठीक है, सो +3, -1 एंड 0 ये यहाँ पर इसका मार्किंग स्कीम। एक्चुअल स्टूडेंट्स का एनालिसिस, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर डिफिकल्ट मानते हो तो आप देखिए 40% स्टूडेंट ने इसको सही किया है। थोड़ा बहुत मानते हैं कि तुक्के वाले बच्चे भी होंगे, क्योंकि ABCD में जब एससीक्यू होता है, गेस वर्क भी होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से दोस्ती कीजिए। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर, आप देख सकते हैं 40% स्टूडेंट ने इसको सही किया। आते हैं क्वेश्चन पर और इसको प्रोसेस करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इंटीग्रेशन लिखा गया है -π/2 से +π/2, इट इज x², यहाँ है cos x, यहाँ है 1 + e⁻x dx। -a से a में एक प्रॉपर्टी है अपने पास, जैक रूल जिसको कहते हैं, इसको हम यूटिलाइज करते हैं
तो ये 0 से a के बीच में हम लिख सकते हैं इसको f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx आप इसको लिख सकते हैं। ये डेटा आपके पास है, यहाँ हम पहुँचे। सो i अगर हम लिखेंगे तो ये डेटा आपके पास है 0 से π/2 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आप इसको लिखेंगे प्लस आपके पास x को माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स हमने लिख दिया। यही फंडा है कि माइनस ऐसे लिखा है तो उसको आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखिए। तो यहाँ से आप देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर सेम रहेगा, कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स है। ये दोनों जगह हेडर जो अपने पास लिखा गया है, जो न्यूमरेटर के अंदर लिखा गया है वो टर्म हमारी सेम चल रही है। या 1/, आप बनाएंगे e पावर x प्लस 1 एंड दिस इज e पावर x dx। ये पूरी क्वांटिटी 1 बन जाती है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 0 से π/2 है और यहाँ से डेटा बनता है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ये डेटा हमारे पास से बना, ये डेटा बना। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स हमें लगाना है क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है वो सेपरेट हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो सेटल हो गई। 0 से π/2 आइलेट फार्मूला आपने देखा होगा, आई से देखे तो अलजेब्रा भी हमें दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्री भी दिखता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो आइलेट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है, तो इसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन होता कैसे, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से π/2। आगे मैं पहुंचता हूं 0 से π/2, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और हमारे पास साइन एक्स dx बनेगा। दिस इज एन फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। आई पर हम पहुंचे। आप देखिएगा π/2 और 0 हमें डेटा रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम π/2 यहाँ पर रखेंगे तो डेटा बनेगा आपके पास से π² 4 साइन π/2 0। फिर 2 यहाँ पर है, माइनस साइन के साथ बाहर कर लेंगे, x को सेम रखेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स 0 से π/2। फिर अपने पास x लिखा है, डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx आपके पास है, डेटा बना हुआ है। हम पहुंचते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। π² 4 आता है, 2 आपके पास है, cos π/2 0, 0 पर भी डेटा 0 आता है। माइनस माइनस अपने पास प्लस बन जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन हमें लिखना है जो कि sin x होता है। एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन होना कि प्लस है या माइनस है, प्रैक्टिस में रहोगे तो जल्दी सोच पाओगे, और रिवाइज किए हुए प्रैक्टिस किए हुए टाइम हो गया है तो फिर हर जगह आपको डाउट होगा। sin π/2 1 होता है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। π² 4 माइनस 2 is one of the easiest problem ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने देखा मोर देन 40% स्टूडेंट्स हैं एक्चुअल जे के एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व किया, और काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो थोड़ा फाइनल पेपर के अंदर नर्वस होकर गलत करके भी आगे होंगे। ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, घर पे आके क्वेश्चंस बन जाते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर पेपर्स में सवाल नहीं बनते हैं। तो सोचिए फाइनल एग्जाम के दिन तो थोड़ा सा प्रेशर और एक्स्ट्रा रहता है। उसका सोल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस इज द की। थोड़ा रिलैक्स रहिए, सवाल वही आएंगे जो आपने पढ़े हैं। कीप लर्निंग। ये एडवांस 2016 पेपर 2 में एरिया अंडर द कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर हमें एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन इनके से रिलेटेड जो एनक्लोज्ड रीजन है उसका हमें एरिया कंप्यूट कर कर बताना है। उस टाइम पे जेईई एडवांस में एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा है, जहां पर -1 की पेनल्टी भी है और सही करने पर +3 मार्क्स भी मिले थे। देखें तो 10% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर मिला है +3 और -1 मार्क्स मिला है 30% स्टूडेंट के आसपास। 60% ने इसको देखा और क्वेश्चन को छोड़ दिया, इनको मिला 0 मार्क्स। तो क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट है कि सिर्फ 15,000 बच्चों से ही आसपास स्टूडेंट से क्वेश्चन हुआ था? और ये सही वालों में कुछ बच्चे गैस वर्क वाले भी होंगे, तुक्के वाले भी होंगे, क्योंकि एससीक्यू सबसे आसान कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट रिस्क लेता है और 25% की प्रोबेबिलिटी से गैस भी करता है। हमारा काम, अभी अपना एग्जाम नहीं हुआ है, वी आर हियर टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर ये थॉट जरूर रखिए, अगर एससीक्यू है तो थोड़ा ट्राई जरूर किया कीजिए कि आप उसको फाइनली आंसर तक पहुंचाएं, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर कुछ ऐसे भी सेक्शन है जहां पर -2 की पेनल्टी भी होती है। जब एमसीक्यू होते हैं वहां पर हर ऑप्शन में अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कमिंग टू द टॉपिक, यहाँ पर रीजन की बात कर रहे हैं तो हम सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं
और कर्व का पहले एनालिसिस करते हैं। एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस में सबसे पहले ग्राफ अगर बना पाओगे तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि किस रीजन का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जो रीजन हमारे पास, फर्स्ट जो कर्व हमारे पास है वो है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट के अंदर मॉड ऑफ x प्लस 3 है, और एक और लिखा है 5y इज इक्वल टू x प्लस 9 है और इज इक्वल टू 15 है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वलिटी हटा दिया हूँ, पहले कर्व की बात मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर y, इन दोनों को अब हम सॉल्व करने की सोचते हैं, तो y की जगह मैं रखूंगा x प्लस 9 बाय 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। स्क्वायर करेंगे, वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर है मॉड ऑफ x प्लस 3। दिस इज द डेटा। सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं, क्या डेटा बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर दो बातें हैं, देखो मॉड आपके सामने लिखा गया है, तो वैसे तो ये x प्लस 9 का होल स्क्वायर है, ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, यू कैन पुट प्लस और माइनस साइन हियर, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले प्लस साइन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 25x प्लस 75 आपके पास आता है। प्लस साइन का मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है। सॉल्व करते हैं, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं कि x की वैल्यू 1 भी आता है और दूसरा x का वैल्यू 6 भी आपके पास आता है। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखिएगा इफ आई टेक x का वैल्यू 1 तो आपके पास यहाँ से y का वैल्यू 2 आता है। ठीक है, आई एम कॉलिंग दिस एज द पॉइंट ए। 9 प्लस 1 इज 10, 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ से 1 रखिए, 3 प्लस 1 इज 4, ये यहाँ से भी वही डेटा बनता है। दूसरा पॉइंट है 6 रखा हमने, तो यहाँ से 15 बनता है, 9 एंड 6 या 15, 5 से डिवाइड होगा, 3 बन जाएगा। चेक करिए क्या यहाँ से भी वही है, तो 6 प्लस 9 3, यही पॉइंट बनता है। तो आराम से सिक्वेंशियली पहले कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसकी प्लॉटिंग करेंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सा रीजन है जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं माइनस वाला साइन जब हम लेंगे, जब x का वैल्यू कैसे होगा, -3 से छोटा होगा, तो इधर वाला नंबर तो आपके पास से सेम ही रहेगा, लेकिन अब मॉड अपने पास से माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ आता है एक्स स्क्वायर, ये आपके पास से बनेगा 43x आता है, और ये 156 आता है आपके पास से। फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, 156 से 4 से डिवाइड कीजिए इसको, सो आई एम गेटिंग 339, ये नंबर बनता है। 39 एंड 4 का सम 43 भी होता है, तो ये तो अच्छी बात होगी, फैक्टर जल्दी हो गए। 39 आता है 0, दो वैल्यूज आएंगी, -4 भी और -39 भी, मतलब ये आगे जाके और कट करेगा। -4 अगर आप यहाँ रखते हो तो -4 प्लस 9 5 आता है, y की वैल्यू 1 आती है, तो एक पॉइंट और आया आपके पास, इट इज सी। -39 प्लस 9 आपके पास लिखा है, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट यहाँ y पॉजिटिव आएगा, तो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिलेगा। -4 से तो मिल जाएगा। रीजन समझ में आया? -39 यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, -39 प्लस 9 -30 -6 आएगा, बट रूट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव आएगा, इस वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए निकल के। सबसे पहले अगर हम इसको प्लॉटिंग के लिए लेकर जाए, तो y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, जो हमारे पास से y स्क्वायर बन जाता है और डेटा बनता है मॉड ऑफ x प्लस 3। और एक लाइन हमारे पास और लिखी गई है जो है 5y इज इक्वल टू x प्लस 9 है। प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ये -3 है, पैराबोलिक इसका नेचर होगा, बनाया हमने, कैसे बनेगा, ये पॉइंट है -3। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। -3 के बाद अब हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पर ये मिलेंगे। एक लाइन है, तो देख सकते हो आप, एक 1 और 6 पर मिलेंगे और एक -4 पर मिलेंगे, तो -4 तो यही होगा, तो एक लाइन है और एक 1 और 6 पर और इनकी मुलाकात होगी। देयर इज अ लाइन जो मैं इसको कट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, 1 एंड 4 पर हम इसको कट करना चाहते हैं। 1, 2, तो ये 1 पर भी कट करेगा और 6 पर भी कट करेगा।
दिस इज 4, दिस इज 1, और ये आगे जाके और कट कर जाएगा यहां से। दिस इज 6। ठीक है, पॉइंट्स आए आपके पास 1,2, दिस इज द पॉइंट ए, इट इज 6,3, दिस इज द पॉइंट बी, एंड आपके पास -4,1 है, दिस इज द पॉइंट सी। ए बी सी आपने 3 पॉइंट यहां बनाए। अब हम रीजन को फिगर आउट करते हैं, कौन से रीजन की बात यहां पर चल रही है। आइए शेडिंग करनी शुरू करते हैं। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट मॉड x प्लस 3, यानी पैराबोला के ऊपर वाला सरफेस, तो ये पैराबोलिक सरफेस इसके ऊपर वाला रीजन होना चाहिए। और इन दोनों को आपने सॉल्व किया, यहाँ वाला सेक्शन x की वैल्यू 6 से कम आनी चाहिए, यानी इसके इधर। इसका मतलब समझिए y का वैल्यू लेस देन होना चाहिए x प्लस 9/5, यानी लाइन से नीचे। तो इस लाइन के नीचे का रीजन होना चाहिए, पैराबोला के ऊपर का रीजन होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है। इस लाइन के नीचे का रीजन पैराबोला, ये रीजन हमें दिखता है, देखो आप, पैराबोला के ऊपर का रीजन, लाइन के नीचे का रीजन, ये वो रीजन नजर आता है जिसकी बात हो रही है। ये यहाँ पर नहीं बनने वाला है, क्योंकि लाइन के बिलो ये पोर्शन है, पैराबोला के ऊपर वो पोर्शन है, कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे कि ये रीजन है या नहीं। दिस इज द रीजन विच वी आर गेटिंग। पूछा क्या जा रहा है, इस रीजन की हमें कंप्यूटेशन यहाँ पर करनी है। शुरुआत करते हैं। ये कर्व आपके पास यहाँ है, ये कर्व आपके पास ऐसे है, तो सबसे पहले तो हम ये जो सेक्शन है, लेट्स कॉल दिस एज एन एरिया A1। ये जो इतना डॉटेड में यहाँ बना लेता हूँ, और ये वाला सेक्शन जो है इसको भी मैं का नाम दे देता हूँ A2। दिस इज एन A2। और फिर ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस नहीं बनेगा, ये बनेगा ट्रेपेजियम। देखो नाम भूल जाता हूँ, दिस इज ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है, इस ट्रेपेजियम के एरिया में से A1 A2 हटा देंगे। सो लेट्स फिगर इट आउट। A1 जो बनेगा -4 से लेके -3, ये कर्व आप देखिए, इसकी इक्वेशन अंडर रूट के हिसाब से ये -3 से छोटा है, तो अंडर रूट के अंदर ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये डेटा बनेगा। आप इसको बना दीजिए, -x -3 है, हाफ आपके पास है, 3/2 आता है, यहाँ भी 3/2 आता है, और देयर इज अ माइनस साइन। इसको फिगर आउट करके बताइए क्या नंबर बनेगा। -2/3, -3 आपने डेटा रखा तो 0 आता है, माइनस साइन है, आप -4 रखिएगा यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। फाइनली वी आर गेटिंग एज 2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। अब आप A2 वाला भी निकालिए। A2 वाला ये रीजन है जो -3 से लेके 1 तक जाएगा। डेफिनेशन है -3 के आगे है, तो ये रूट के अंदर प्लस के साथ रहेंगे। दिस इज द डेटा। यहाँ पर आपके पास 2/3, और ये है x प्लस 3 पावर 3/2, -3 and 1। ये 2/3 आता है, यहाँ पे आप रखेंगे तो 4 आता है, यहाँ से 8 आता है, दिस इज कमिंग एज 0। इट इज 16/3, इट इज 16/3। ठीक है, 8 है और यहाँ से 16/3। A1 आ गया है, A2 आ गया है। अब न A1 A2 हमें हटाना है, हमें रेड वाला रीजन चाहिए, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द विड्थ। पैरेलल साइड्स की विड्थ, ये जो हाइट है पहले इनका पैरेलल साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे, और विड्थ तो हमें -4 से 4 पता ही है कितना बन जाएगा अपने पास से, 5 यूनिट इसका विड्थ बन जाएगा। सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालिए। तो यहाँ से ये जो विड्थ है, सी के कोऑर्डिनेट आपको याद है, यस, इट इज -4,1, तो हाइट 1 है, दिस हाइट इज 1, और यहाँ पर ए वाला कोऑर्डिनेट 1,2 है, सो दिस हाइट इज 2। तो लेंथ कितना बना, 1 + 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इज 1 + 2, एंड द विड्थ -4 से 1 के बीच में 5 आता है, इट इज 5। तो यहाँ से आपके पास ये बनता है 15/2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से A1 और A2 दोनों को हमें माइनस करना है। जो डेटा हमारे सामने है 2/3 एंड 16/3। सो रिक्वायर्ड रीजन, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज 15/2 माइनस A1 माइनस A2। सो इट इज 15/2 माइनस A1 आपके पास है 2/3 एंड 16/3।
इट इज 2/3 एंड 16/3 हमने रखा। डेटा ठीक लिखा है, एक बार चेक कर लेंगे। यस, इट इज 15/2, आपके पास 18 आता है, 6 यहां से बनेगा। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 3/2 एज द फाइनल आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। 3/2 आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। सी हम इसका आंसर मार्क करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने का, थोड़े ग्राफ को एनालिसिस करके बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना, इसी बात के मार्क्स होते हैं। इंटीग्रेशन की आप बात करें तो इंटीग्रेशन तो आसान सा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एरिया के ऊपर डेफिनेटली सवाल पूछा ही जाता है, हर जेईई एडवांस के पेपर के अंदर हमेशा पूछा जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी पूछा ही जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप बेटर पोजीशन में रहेंगे मैथमेटिक्स को हैंडल करते टाइम। बात आती है ऐसे रिसोर्सेज के लिए, तो आप मेरी कैलकुलस वाले बुक को हैंडल कीजिए, बनाइए उसके सवाल और डूब जाइए इस चैप्टर के अंदर। और इतनी दोस्ती इसके साथ कर लीजिए, जब इसका क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखे तो आप उसको बना पाए। बहुत ज़्यादा हैंसी फैंसी क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बहुत अफलातून सवाल आ गया है, और अगर आ गया है तो फिर सबके लिए आया है, इस बात का भी ध्यान रखिए। हमें हमारे इस पेपर में से आसान आसान सवाल ढूंढ के पहले करने हैं, फिर एवरेज क्वेश्चन को करना है, फिर डिफिकल्ट को ट्राई करना है। डायरेक्टली डिफिकल्ट को ट्राई नहीं करना है। बी स्मार्ट, मार्क्स मैटर करते हैं, किस क्वेश्चन है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो प्लेन के ऊपर पूछा गया है, और अगर आप देखेंगे तो ये एससीक्यू कैटेगरी का सबसे आसान सवाल है। 48% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया है। मेरा आसान बोलना इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए कोई क्वेश्चन आसान हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, पर ये हम बात करते हैं एक्चुअल डेटा की रिपोर्ट जो हर बार जेईई एडवांस वाले आफ्टर द पेपर रिलीज करते हैं। ऑलमोस्ट 50% ने इस क्वेश्चन को बना दिया था। जिनको मार्क्स मिले होंगे +3 और गलत करने वालों को मिला है -1, 24%। वहीं 26% स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ के गए होंगे प्लेन। ठीक है, चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और इसके सॉल्यूशन तक हम यहाँ पर पहुँचते हैं। पी एक इमेज निकालना है, एक पॉइंट है 3,1,7 विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। एक पॉइंट है, उसकी हम एक प्लेन के अबाउट इमेज निकालना चाहते हैं। तो पी बी द इमेज, पी इमेज है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है हमारे पास, सो लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज 1 A 317, और प्लेन है हमारे पास x - y + z = 3। तो अगर हम पॉइंट P इसकी इमेज की बात करेंगे तो x - 3/1, y - 1/-1, z - 7/1। तो उस प्लेन के फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे 3 - 1 + 7 - 3 √, सभी के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1 + 1 + 1। ठीक है, आपके पास यहाँ से 3 से 3 कैंसिल है, 6 आता है, यहाँ 3 है, 2 बचेगा, आपके पास आया -4। यहाँ से x का वैल्यू बनता है -3, ये डेटा -1 आया। y आप रखेंगे 5 आता है, z आप रखेंगे आपके पास से 3 आता है। सो द पॉइंट P इज कमिंग एज -1, 5, 3। अब हम क्या चाहते हैं वो देखिए। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो P पॉइंट से पास होता है और कंटेन करता है उस लाइन को। अब इसको समझिए आप, एक प्लेन आपके पास है जो एक लाइन को कंटेन करता है। वो जो लाइन है उसकी आप इक्वेशन देखिए, x/1, y/2, z/1। तो एक तो ये पॉइंट जो है, लाइन जो है ओरिजिन से पास होती है, और दूसरा हमें इसके DRS पता है 1, 2, 1, और दूसरा यही प्लेन आपके पास एक पॉइंट P भी है, यहाँ से भी पास होता है -5, 1, 5, 3। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक नॉर्मल चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो हमें एक नहीं 2 पता है, पर अभी हमें नॉर्मल निकालना बाकी है। तो देखो, एक प्लेन के अंदर अगर एक लाइन लाई करती है तो ये लाइन नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, और हमारे पास 2 पॉइंट भी आ चुके हैं OP, उनसे मिलाने से भी एक वेक्टर हमें मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो एक वेक्टर मेरे पास यहाँ से भी बन सकता है, और एक लाइन ये बन गई है। इन दोनों का अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो मेरे पास इस प्लेन का नॉर्मल निकल के आ जाएगा, जो OP और इस लाइन के DRS के परपेंडिकुलर होगा। सो नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो जो लाइन का DRS है आपके पास से 1, 2, 1 जो लिखा गया है I + 2j + k कैप, एंड क्रॉस कर दीजिए आप इसका OP वेक्टर के साथ। ये रहा OP वेक्टर, O से P एक वेक्टर यहाँ, एक लाइन है, इनका क्रॉस करेंगे नॉर्मल मिल जाएगा।
ओपी वेक्टर हमें पता है, तो आप लिख सकते हैं आई जे के 1 2 1। ओपी वेक्टर है -1 5 एंड 3। आई कैप आप लिखेंगे, यहाँ से आता है 6 - 5 इज 1। जे कैप आपने बनाया 3 × 4 आता है, और के कैप भी आप बनाएंगे, ये बनता है 7। तो नॉर्मल के DRS अपने पास आ गए, वह है 1 - 4 एंड 7। और ये प्लेन ओरिजिन से पास होता है, तो प्लेन की इक्वेशन आपके पास से आ जाएगी क्या, a × x - 0, b × y - 0 एंड c × z - 0। ठीक है, और यही है ABC। तो आप डेटा रख सकते हैं, 1 आएगा x, 4 × y, 7 × z। दिस इज द इक्वेशन। ये डेटा आपके पास, और ये बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मार्क कर देंगे, सी इज आवर फाइनल आंसर। सी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, फाइनल आंसर। ऐसा सवाल जो JEE एडवांस में प्लेन का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दिया, तो दिस विल कंसिडर्ड एज द ईजीएस्ट प्रॉब्लम। क्लास नोट्स में जब प्लेन पढ़ाते हैं तो ऐसे सवाल ज़रूर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल मत डरिए JEE एडवांस के पेपर से, दोस्ती कीजिए इससे, और ज़रूर आपके मार्क्स आएंगे। बस पेपर में आइडेंटिफाई करना कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि एक मॉक टेस्ट आया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करने, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस पिक करना, उनको सॉल्व करना, फिर थोड़े मॉडरेट पर, फिर डिफ़िकल्टी लेवल, इसका प्रैक्टिस कीजिए। तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस करना भी सीखिए, तो मार्क्स ज़रूर आएंगे आपके भी। JEE एडवांस 2016 पेपर 2 का MCQ क्वेश्चन। 2016 वो साल है जब फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग चालू हुआ था। 2015 में -2 की मार्किंग शुरू हुई थी, पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई। ये क्वेश्चन लिमिट का ऐसा दिखता है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपका एक्सप्रेशन है, पावर x/n है, लिमिट है, 4 ऑप्शन इसके ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जितने स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे इसको करेक्टली सॉल्व किया था, वो परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। सिर्फ 1% के आसपास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए थे। वहीं पर रॉन्ग करने वाले 13% है जिन्होंने इसके अंदर -2 की पेनल्टी दी थी। पार्शियल करेक्ट वाले भी स्टूडेंट थे 6.26, पर जिन्होंने कंप्लीटली सॉल्व किया था वो सिर्फ 1% के आसपास है, यानी 1543। 1500 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे या जिन्होंने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया था। नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन की साइज इतनी ज़्यादा है, तो 80% के आसपास, क्योंकि -2 की मार्किंग भी थी, उन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। 1,17,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो ऐसी क्या बात है इस क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस है या इंटीग्रल कैलकुलस है, उन सबको समझते हैं और इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखिए। लिमिट लगा है, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n पावर n है, n फैक्टोरियल है, x + n, x + n/2, x + n/n, x² + n², x² + n²/4, x² + n²/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिमिट है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। कोशिश करते हैं ये जो n फैक्टोरियल है, जिसको हम n × n × n लिख सकते हैं, और यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट में बन जाएगा n × n × n × n n डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और n। ये तो हो गया n फैक्टोरियल, और ऊपर आ गया n पावर n, सेटल किया। और अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर x + n है, नेक्स्ट लिखा है x + n/2। ये प्रोसेस चल रहा है x + n/n। ठीक है, डिवाइडेड में हमारे पास जो लिखा गया है उसको भी देख लीजिए आप, वो है x² + n², फिर है x² + n/2 का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है, और ये प्रोसेस चलता है x² + n/n का होल स्क्वायर। इस पूरे पर होल पावर हमारे पास x/n लिखा गया है, तो हम यहाँ पर log ले लेते हैं, log f(x). लिमिट का हम ध्यान रखेंगे, जब हम इस पूरे पर log लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा n/n, और log में अगर आप देखेंगे तो फिर हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर पहला log इनके ऊपर रहेगा, फिर ये भी मल्टीप्लाई में है, दूसरा log यहाँ आ जाएगा,
तो आपको अगर पता हो तो लॉग में अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स लिखे हों, अभी तो मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि हर स्टूडेंट इस सवाल को सीख पाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जल्दी से मुझे आपको आंसर तक नहीं पहुंचाना है। मेरा एम ये है कि आपको बात समझ में आए। यहाँ पर हम गए, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, एक्स प्लस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हमने डेटा बनाया, सिर्फ लॉग लिया है, ये देखिए। तो इस पूरे को लॉग में रखा, एक्स बाई एन पावर आगे आगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर हो तो आगे आ जाता है। अब यहाँ जो लिखा गया है आपको प्रॉपर्टी, जो रूल होता है, कौन सा रूल की हम बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट में अगर है तो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो ये भी पूरा प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, और ये डिवाइड में है। तो हम इसको अगर बनाने की सोचते हैं, यहाँ हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सीक्वेंशियली आगे बढ़ाते हैं, यह है x बाई एन, यहाँ से आपके पास बनेगा log n बाई 1 प्लस log n बाई 2 प्लस log n बाई 3 प्लस log n बाई n। ये पहला वाला log। फिर हम बात करते हैं अगले वाले के बारे में। फिर ये आपके पास बन गया log, यहाँ पर आया एक टर्म, प्लस आपके पास फिर एक और log लिखा हुआ है जो इसके लिए भी यहाँ पर बनना चाहिए। तो ये दोनों डेटा अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो इस वाले log को हमने सेटल किया है। अब इस वाले की बारी है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। तो ये वाला log आपके पास कैसे हुआ, मल्टीप्लाई में एडिशन से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास ऐसी ही सिचुएशन बनेगी कि हम यहाँ पर प्लस करके लिखें, और ये लिखा है log x प्लस एन, log x प्लस एन बाई 2 एंड दिस गोज ऑन log x प्लस एन बाई एन, ठीक है। ये इसका एक ब्रैकेट हमने अलग कर दिया। डिवाइडेड में बात चलती है, तब आप देखिएगा फिर क्या होगा। log की खास बात क्या है कि जो डिवाइड में लिखा होता है वो माइनस में जाएगा, और log आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, log आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से log आता है x प्लस एन बाई एन का होल स्क्वायर। सिंपल, आपको समझ में आया, इसलिए मैंने हर चीज़ को ऐसे आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट में जब होते हैं तो फिर ये ऐड हो जाते हैं, और डिवाइड में होते हैं तो फिर ये माइनस हो जाते हैं। अब मैं इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे, और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना, उससे सॉल्व होने वाला है। 1/n हमें ये बात बार बार समझा रहा है। तो मैं पहुंचता हूं यहाँ पर, log ऑफ fx आपके पास है, लिमिट यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। यहाँ पर अपने पास डेटा है x बाई n। अब हम इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, r की वैल्यू 1 से n तक। देखिएगा, ये n बाई 1, n बाई 2, n बाई 3, n बाई n है, तो हम इसको सिग्मा में लिख सकते हैं आपके पास से सिग्मा log n बाई r। ये पहला सिग्मा। 1, 2, 3 से लेके n तक आप जाएंगे तो इसको ओपन करेंगे तो वही डेटा बन जाएगा, प्लस log आपके पास है। अगले वाले की बात करते हैं, इसको पहचानिए, x प्लस एन बाई 2, एक्स प्लस एन बाई एन। ये आपके पास से बनेगा x प्लस एन बाई आर। ये एक्सप्रेशन भी आपके पास बना। फिर वहाँ पर एक और माइनस साइन है, उसके बारे में बात करते हैं, जो ये वाला डेटा है। एक्स स्क्वायर सबके पास लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सब जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस एन स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। इस पैटर्न को पहचानिए, 2 स्क्वायर फिर एन स्क्वायर। यहाँ डेटा बना एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये डेटा आपके पास लिखा है। शुरुआत होगी 1, 2 से लेके n तक, ये डेटा अपने पास बना है। अब हम चाहते हैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना, तो आप जानते हैं कि 1/n को dx से और r/n को हम x से रिप्लेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ है log ऑफ fx, लिमिट अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर x है, ये जो 1/n है और ये जो लिमिट है ये सब चेंज हो जाएंगे आपके पास से, और ये इंटीग्रेशन में साइन चला जाएगा, सिग्मा और लिमिट वाला इंटीग्रेशन में। r/n x होता है, ये 1/n बनेगा, 1/n dx बन जाएगा, प्लस log। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी x यूटिलाइज हो रहा है,
तो फिर हमें आदत है 1/n को dx और r/n को x में चेंज करने की, हम दूसरा वेरिएबल लाएंगे और इसकी जगह हम इंट्रोड्यूस करते हैं t, क्योंकि x ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर dt और इसको t से रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक है, पहले तरीका वही होता है, जनरली आदत वही होती है कि 1/n को dx और r/n को x से रिप्लेस करें, पर यहाँ पर x ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फिर हम उसको dt और t से रिप्लेस कर देंगे। ये बना 1/t, इंटीग्रेशन में dt आएगा 1/n इसके साथ, या फिर 1/n को हम लास्ट में एक साथ अप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट चल रहा है आपके पास, ये देखिएगा x प्लस r/n है 1/t, माइनस लॉग है आपके पास से एक्स स्क्वायर है 1/t² भी आपके पास है, और ये dt बन जाएगा। 1/n विल बिकम dt, 1/t x प्लस 1/t x² प्लस 1/t²। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करते हैं। लोअर लिमिट आपके पास r/n है, यानी 1/n बनेगा जो 0 की तरफ जाएगा क्योंकि n इन्फिनिटी है, और ये वाला आपके पास है n/n है, ये 1 की तरफ जाएगा। सो दिस इज 0, दिस इज 1, ये आपके पास से चेंज हो गया। लॉग ऑफ fx अगर हम बनाएं, यहाँ से x आता है, ये है 0 से 1, लॉग है 1/t x प्लस 1/t डिवाइडेड बाय आपके पास x² प्लस 1/t² dt आपके पास लिखा गया है। ये लॉग आता है आपके पास से, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, xt प्लस 1 है और यहाँ से भी x² t² प्लस 1 आपके पास से बन रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बारे में एनालिसिस करना है, और आगे जाके फिर 4 ऑप्शन है उसके बारे में हमें पता करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखा जा रहा है। आप देखिए क्या पूछा गया है आगे जाके, f of half, f'2, f of 1/3, f'3, f(3), ऐसे कई डेटा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए कि हमने पुट किया कि xt को हमने यहाँ पर p रखा, dt के रेस्पेक्ट में है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो x dt यहाँ बन जाएगा, जो बनेगा आपके पास है dp। लोअर लिमिट, लिमिट्स t के रेस्पेक्ट में है, तो t अगर 0 है तो आपके पास से p भी 0 आएगा, और t अगर 1 हुआ तो फिर आपके पास से p की वैल्यू x आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज होगा वो देखिएगा, ये x यहाँ पर है, dt यहाँ पर है, x dt dp में चेंज होने वाला है, और हमारे पास ये जो अब सब्स्टिट्यूशन है, हम यहाँ पहुँचे log fx, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से x बन जाएंगी। यहाँ log है आपके पास, इट इज p प्लस 1, दिस इज p प्लस 1 अपॉन p² प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आपके पास आया, एंड इट इज dp, ये डेटा आपके पास बन गया। x dt को dp लिख सकते हैं, log p प्लस 1 p² प्लस 1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसके बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने से बेटर है, तो आप जाएंगे log x का 1/fx एंड डेरिवेटिव इज f'(x). log आपके पास से x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1, और 0 आप रखेंगे तो 1/1 जिसकी वैल्यू 0 आती है। ये डेटा आपके पास आता है f'(x अपॉन fx, ये डेटा बनता है। जैसा अब हमें यहाँ पर अब पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं क्या क्या डेटा पूछा है। देखो ऐसा ही डेटा लिखा हुआ है 1/3, 1/2, 2, इन सब जगह डेटा हमें निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले 2 पर डेटा रखते हैं इसका, f'2 अपॉन f(2), वी आर हैविंग दिस एज, यहाँ 2 + 1 = 3, यहाँ 4 + 1 = 5, ये डेटा बनता है। वहीं अगर हम इसमें 3 रखते हैं तो यहाँ हमने पुट किया x = 2, और यहाँ हमने पुट किया x = 3। लॉग आपके पास है 3 + 1 = 4, 9 + 1 = 10, log 2/5। ये जितना आपको fx नज़र आ रहा है लॉग के साथ लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन है तो पॉजिटिव ही। log 3/5 लिखा है, 1 से छोटा है, तो log अगर log 1 से छोटा हो तो ln x का ग्राफ अगर आपको याद हो, ये ln x का ग्राफ होता है। यहाँ पर डेटा आता है 1, अगर 1 से छोटा है तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, log 2/5 भी नेगेटिव आएगा। हमें पता है कि f(2) पॉजिटिव होगा, फंक्शन तो पॉजिटिव है तभी log ले रखा है, तो यहाँ से रिजल्ट निकल गया कि f'2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फंक्शन तो पॉजिटिव है बट डेरिवेटिव पर रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो f'2 इज नेगेटिव।
ठीक है, तो एक ऑप्शन पता चला f'2 नेगेटिव आएगा। यहाँ लिखा है f'2 अपने पास नेगेटिव लिखा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और क्या दिया है, 2 और 3 पर कंपैरिजन हो रहा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2/5 बड़ा होता है या 3/5 बड़ा होता है, इतना बता दो बस। 2/5 0.6 होता है और 2/5 अपने पास 0.4 होता है। 3/5 is 0.6 and 2/5 is 0.4. We know that 3/5 is greater than 2/5. आप अगर log ले लेंगे तो log का बेस 1 से ज़्यादा है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। हमें पता चला कि ये ग्रेटर है डेटा, ये वाला छोटा है, तो रिजल्ट आ गया आपके पास से f'2 अपॉन f(2) इज ग्रेटर देन f'3 अपॉन f(3). ये रिजल्ट हमारे पास से बनेगा। तो f'2/2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, वी कैन लीव दिस ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन अपने पास गलत है। अब आगे क्या कंपैरिजन है वो आप देख लीजिए। f½ पर f1 पर कंपेयर हो रहा है, f1/3 पर f2/3 पर। तो इसका पता तो फिर हमें f से ही पता करना पड़ेगा कि fx कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो बात हमें देखनी होगी। तो हमारे पास फंक्शन कहाँ है उसको आप देखिए। दिस इज द कंडीशन, f' upon fx is, so we just need to analyze this, that f' upon fx is coming as log of x plus 1 upon x square plus 1. Let me rewrite it. Yes, यही डेटा लिखा हुआ है। अभी हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर तो ये 0 बन जाता है। देखो आप ध्यान से, 2/2 बन जाएगा, देन इट इज़ 0। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करें कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 है, आप ये बात जानते हैं, तो x बड़ा होता है या x स्क्वायर बड़ा होता है? x स्क्वायर छोटा होता है। 0 से 1 में अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, x छोटा रहे, x स्क्वायर छोटा होगा। ये 1 + x 1 + x स्क्वायर, दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज क्योंकि बेस e है, 1 से ज़्यादा है। आप यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या डेटा बना। ये बना 1 + x है, यहाँ पर 1 + x स्क्वायर है, पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या डेटा है, ये पॉजिटिव आया है, यानी हमारे पास f' अपॉन f पॉजिटिव आ रहा है। f तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, यानी f' पॉजिटिव है। हैंस fx कैसा होगा, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ x इज बिटवीन 0 and 1। बात खत्म हो गई है, क्वेश्चन बन गया है। अब 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है तो हाफ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी या 1 पर वैल्यू ज़्यादा आएगी? 0 से 1 में इंक्रीज करता है, ये वाली बात गलत है, 1 पर वैल्यू ग्रेटर आएगी। फिर 1/2 3 पर ज़्यादा आएगा या 2/3 पर, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ये वाला डेटा बनेगा आपके पास है, 2/3 पर वैल्यू ज़्यादा बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से निकल के आते हैं B एंड C, जिसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो दो बातें थी, इंक्रीजिंग हमें पता चल गया, तो f(½ से ग्रेटर वैल्यू हमारी f(1) पर आएगा, और 1/3 और 2/3 पर भी कंपैरिजन था तो वो भी हमने डेटा यहाँ से बना दिया। ठीक है, ये दो ऑप्शंस अपने पास थे, 1/2 1, 1/3 2/3। BC अपने पास करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। जिसने BC मार्क किया वो आप देख सकते हैं पूरे देश भर में ऐसे स्टूडेंट सिर्फ लेस देन या क्लोज टू 1% है। तो क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी पूरी मेहनत करें तो इसके आगे हम नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो मान के चलिए वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। देश भर में सिर्फ 1500 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, बाकी सब बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना आपको भी डिफ़िकल्ट लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अभी अपना एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी हमें सीखना है कि क्या इसकी अप्रोच हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मैं इसको आपको एक कदम और आगे लेके चला जाता हूँ। यहाँ एक भी ऑप्शन 1 से ज़्यादा नहीं था, तो 1 से ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो क्या एनालिसिस होता है? x > 1 है, x से ज़्यादा x स्क्वायर होगा स्क्वायर करने पर। तो फिर आप देख सकते हैं कि 1 + x से ज़्यादा वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर की। जब आप डिफरेंस बनाने जाएंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज़ नेगेटिव, यानी मेरे पास f' नेगेटिव आ जाएगा। हमारे पास fx जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। हालांकि 1 से ग्रेटर कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम कंप्लीट सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग है,
लेकिन 1 से ज़्यादा ये अगर हुआ x तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। टॉप क्लास क्वेश्चन, सीखते रहिए, आप ज़रूर मेहनत करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मेहनत है वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती, लैक ऑफ प्रैक्टिस चले जाते हैं, बहुत पहले टॉपिक पढ़ा है रिवाइज नहीं कर पाए, या पैनिक हो गए एग्ज़ाम टाइम पर। इन सब के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं आती है, मेहनत ही एक तरीका है। अच्छे मेंटर्स, जो पॉजिटिव मेंटर्स आपके साथ रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, अच्छा फील कीजिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। सवालों से ही बात बनेगी, बातों से बात नहीं बनेगी। जे एडवांस 2016 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन है जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से दिख रहा है। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कैसा उस टाइम पर स्टूडेंट्स ने इसका रिस्पॉन्स दिया था ये वो हम देखें। करेक्ट करने वाले स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं कितना, 17,488 है। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट रफली अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 11.84% के आसपास दोनों जगह पर है। पार्शियल मार्किंग इनेबल है, तो एक भी सही ऑप्शन अगर आपने करेक्ट किया तो +1 है, पर एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क हो गया तो -2 की पेनल्टी है। और वो आप देख सकते हैं 30% स्टूडेंट इन दोनों का जो नंबर है उससे कहीं ज़्यादा -2 मार्क लेकर गए होंगे। +4 वाले जो हैं वो 11.84% हैं, 17,000। 45,000 स्टूडेंट -2 वाले हैं। 67 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो ये तो रही इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात। क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। फंक्शन आर से आर में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ए टाइम कोसाइन है, मॉड लगा रखा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके ऊपर। बी है, यहाँ पर भी मॉड एक्स लिखा है, साइन है, मॉड है, ये डेटा अपने पास है। देखो कॉस के बारे में हमें क्या पता है, कॉस के आगे अंदर चाहे प्लस हो या माइनस हो थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा ही रहता है। तो वैसे ही हमारे पास जो यहाँ पर डेटा लिखा है, जो चाहे मॉड के साथ लिखा है x³ - x, अलग अलग वैल्यूज में के लिए अगर ये प्लस माइनस से भी ओपन हो गया अलग अलग इंटरवल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस की वैल्यू तब भी कैसी रहेगी, अपने लिए सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर इस मॉड को लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो लिखा गया है उसको हम सिंपली cos ऑफ x³ - x लिख सकते हैं। वहीं जो दूसरा वाला फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको रीराइट करता हूँ, a आता है, cos आता है, x³ - x आपने लिखा, फिर यहाँ b है, ये मॉड x है। थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं यहाँ पर x कॉमन लिया तो बात बनती है x² + 1। x² + 1 हमेशा पॉजिटिव रहता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉडुलस की पूरी जिम्मेदारी आपके हिसाब से मॉड x पर आ जाएगी, x² + 1 को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद मेरे पास डेटा बना साइन मॉड x, और ये डेटा बनता है x² + 1। ये डेटा हमने यहाँ पर बनाया। ठीक, आगे चले। अब देखिए यहाँ मॉड है नहीं, यहाँ दो जगह मॉड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। मॉड अगर प्लस से ओपन होगा तो यहाँ +x आएगा, यहाँ भी +x आएगा, तो फिर मॉड x +x बन गया तो सेम आया। और अगर माइनस से ओपन होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस वापस से बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो अगर x नेगेटिव हुआ तब ये -x से ओपन होगा, ये भी -x से ओपन होगा, माइनस माइनस बाहर आके प्लस बन जाएंगे। यानी दोनों ही सिचुएशन के अंदर जब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारे पास यहाँ पर बिहेवियर जब ये सॉल्व होने वाला है तो इसका बिहेवियर अल्टीमेटली x ही बना रहता है, ये यही बना हुआ रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या पता चला हमें, पूरा फंक्शन मज़ेदार बन चुका है, कोई हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों ही फंक्शन साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, और साथ में उनको क्यूबिक के साथ एनालिसिस कर दिया है। क्यूबिक भी कैसे, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। यहाँ किसी तरीके का कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि ये जो डेटा है अपने पास फंक्शन है, इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर। सिमिलरली दिस वन ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अल्टीमेटली जब दो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर हम लीनियरली ऐड करें, a टाइम्स फर्स्ट फंक्शन प्लस b टाइम्स सेकंड फंक्शन, इनसे बना हुआ फंक्शन भी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, सभी के लिए। तो नॉट डिफरेंशिएबल का तो चांस ही नहीं है।
आपके हर केस में कैसा होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा। हम यहाँ पर ए बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। अगर मॉडुलस रहता और अलग अलग साइन चेंज होते फिर हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ता। तो दिस क्वेश्चन इज द स्वीटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जिसके अंदर कुछ करना नहीं था। याद रखिए कॉस के अंदर ऐसा इनबिल्ट फीचर है कि कॉस प्लस हो या माइनस हो, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। और मॉड का रोल क्या है वो समझिए। मॉडुलस का इम्पैक्ट ये होता है कि कब अगर अंदर वाला डेटा पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से ओपन होगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस आएगा। कॉस को माइनस इम्यून रहता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो ये सिंपली वैसे ही बना दिया। साइन को फर्क पड़ता है, लेकिन जहां मॉड एक्स था सामने भी वही था, तो ये प्लस से ओपन तो ये भी प्लस से ओपन रहेगा, यही एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर नेगेटिव में बात करेंगे तो ये माइनस से ओपन होगा, ये भी माइनस से ओपन होगा, साइन माइनस थीटा माइनस 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 प्लस, वापस से सेम फंक्शन आ गया। पॉलिनोमियल फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिक्स करें तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जो थ्योरम्स पढ़ाई जाती है ना, कि एक पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूस होगा, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एक पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर दूसरा अगर कंटिन्यूस है, तो दोनों के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से कोई नया फंक्शन बनाया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100% वो फंक्शन उस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो बना हुआ फंक्शन भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इन रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें किसी पॉइंट पर कुछ भी चेक करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो ये बढ़िया सवाल था, इसीलिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, 34,000 स्टूडेंट्स से बेनिफिट हुए थे, वो इसके अंदर मार्क्स लेकर गए थे। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि कब पता करना है। तो अपनी शक्तियों का व्यर्थ में इस्तेमाल मत कीजिए कि यहाँ फालतू में LSD RSD लिमिट LHL RHL निकालने बैठ जाओ, नहीं। बी कॉन्सेप्चुअल एंड बी स्ट्रांग ऑन योर कॉन्सेप्ट, फिर देखिए पेपर सॉल्व करने का मजा ही कुछ और होता है। जे एडवांस 2016 पेपर 2 में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ लेकर जा रहा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट रखते हैं। स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स आइए पहले वो देख लेते हैं। 12.5% स्टूडेंट ऐसे जिसने इसके अंदर +4 मार्क्स सिक्योर किया है। पार्शियल मार्किंग वाले भी 16.11 है, इनको भी 1 या 2 मार्क्स इसके अंदर मिला होगा। कंबाइंड परसेंटेज दी गई है, लेकिन 21% ऐसे हैं जिनको -2 इसके अंदर मिला। तो MCQ क्या है, -2 मार्क्स से +4 तक जाने की जर्नी है, जिसके कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और विद इन टाइम फ्रेम अगर वो अच्छे से सॉल्व करना जानता है तो वो एक ही क्वेश्चन से -2 से +4 पे जा सकता है। 6 मार्क्स की जर्नी है, ठीक है। वही नहीं करने वाले स्टूडेंट आधे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, 50% के आसपास 49.47 जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। चलिए हम लोग अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या इस सवाल के अंदर ऐसी बात पूछी गई है, और कोशिश करेंगे कि हम -2 मार्क्स ना लाएं बल्कि यहाँ पर +4 मार्क्स सिक्योर करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है फंक्शन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, R से 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है। फंक्शन f को आप ध्यान से देखिए, डोमेन R है और ये डिफाइन हुआ है, इसका कोडोमेन है 0 से इन्फिनिटी, यानी fx कभी भी आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। रिजल्ट साथ के साथ लिखते हुए चलिए। g फंक्शन R से R में डिफाइन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f डबल डैश g डबल डैश आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन R। सपोज करिए f'2 g'2 दोनों का डेटा 0 आता है, ये डेटा भी लिख लेते हैं। f'2 एंड g2 ये डेटा 0 है अपने पास, और बताया है कि f'2 इज नॉट 0, डबल डेरिवेटिव 2 पर 0 नहीं आता है, ये मना कर दिया है। और g पर भी बात की जा रही है कि g'2 का डेटा भी 0 नहीं आता है। फिर एक लिमिट हमारे पास पूछी जा रही है, तो हम भी फोकस करते हैं लिमिट के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, fx है, gx है, डिवाइडेड बाय f'(x) है और यहाँ पर है g'(x). ये लिमिट हमें 1 दिया है। अगर हम सबसे पहले लिमिट जब भी हमें दी जाए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले उसके अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम चेक करें। जब आप 2 रखने जाएंगे तो यहाँ f2 बनेगा, f2 हमें नहीं पता, फिर g2 भी बनेगा, g2 0 आता है। तो अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो यहाँ 0 बन रहा है, f'2 वो 0 है, तो इट इज 0/0 वाला फॉर्म। 0/0 वाला फॉर्म है तो फिर डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, यूजिंग LH रूल डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये बनेगा f'(x), gx रहेगा सेम,
फिर आएगा एफ एक्स, फिर डेरिवेटिव बनेगा जी डैश एक्स। आगे गए, यहाँ देखिएगा एफ डबल डैश एक्स जी डैश एक्स रहेगा सेम, यह है एफ डैश एक्स और यहाँ से बनेगा आपके पास जी डबल डैश एक्स और ये डेटा आता है 1। अब इनका सब्स्टिट्यूशन करना हम शुरू करते हैं, क्या क्या डेटा अपने पास हैं रखना शुरू कर देते हैं। यह है एफ डैश टू जी टू, एफ टू जी डैश टू, एफ डबल डैश टू जी डैश टू, एफ डैश टू जी डबल डैश टू। मैथमेटिक्स में डैश का मीनिंग बदल जाता है तो इन सब डैश को हटा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि कोई एक्स्ट्रा बात हम ना सीख जाए। यहाँ पर वैल्यू लिखा है 1। कौन कौन से डेटा हैं जो जीरो जा रहे हैं वो देखिए, एफ डैश टू का वैल्यू 0 है तो ये 0 चला गया है, G2 कहीं पर है तो वो 0 चला जाएगा, G2 भी 0 चला गया है। सो वी आर हैविंग नाउ F2 G डैश 2 डिवाइडेड बाय ये डेटा F डबल डैश 2 एंड G डैश 2, इसका वैल्यू 1 आता है। G डैश 2 के बारे में एक बात हमें मालूम है कि ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया है F2 की वैल्यू F डबल डैश 2 है, F2 की वैल्यू F डबल डैश 2 है, इक्वल आते हैं, ये रिजल्ट अपने पास आया। अब आइए इसके हिसाब से चेक करते हैं। यहाँ बोला था कि F डबल डैश 2 से ज़्यादा होगा, गलत बात, दिस इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। एफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हैज एटलीस्ट 1 0 के लिए सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल। किसके लिए ट्रू है? एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये वाली बात ट्रू है, तो सी गलत हो चुका है, डी हमारे पास से करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यह बिल्कुल एटलीस्ट 1 एक्स के लिए सही होगा, 2 के लिए तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और भी हो सकते हैं ज़्यादा हो, पर 1 इसका एक सोल्यूशन ज़रूर होगा, ये गलत बात है, इक्वल है। फिर पूछा है एफ के बारे में बताइए, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर हम हायर डेरिवेटिव टेस्ट निकालें तो एट एक्स इक्वल टू 2 पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट तो ये पता है, दूसरा हमें ये पता है कि एफ डैश 2 का डेटा गिवन है, 0 दिया हुआ, ये पढ़ो यहाँ पर एफ डैश 2 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 2 पर क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमा होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमा है मिनिमा वो डिसाइड करेंगे। इस फंक्शन की कोडोमेन देखिए, सामने 0 से पॉजिटिव यानी फंक्शन पॉजिटिव आएगा, तो यहीं से डिसाइड हो गया। वी नो दैट एफ डबल डैश 2 की वैल्यू एफ ऑफ 2 है और एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होता है कि वी नो दैट एफ एक्स ही हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो 2 पर भी डेटा पॉजिटिव आएगा, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ चुका है। तो क्या पता चला, हायर डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव पर वैल्यू 0 है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्लियर हो गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, सो एट एक्स इक्वल टू 2 पर दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हायर डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये बात कर सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आपके पास रहेगा, मैक्सिमा वाली बात गलत है। फाइनल आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे एडी। तो क्या ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? कॉन्सेप्चुअली बात करें तो बात बन जाती है, अकेले में रहते हो तो ये भी सभी सवाल आपको डराते हैं, डरिए मत, कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। ये बात समझ में आई है, मैं वापस बोलूँ, हायर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, एफ डैश एक्स वहाँ पर 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और डबल डेरिवेटिव अगर उस पर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा होता है, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो वाला पॉइंट मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसके बारे में बात कर ली। फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क एडी एज द फाइनल आंसर। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। जे एडवांस 2016 पेपर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यू सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है और कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर अगर आप देखें तो ओनली 6.44% स्टूडेंट ऐसे हैं देश भर में कि मान सकते हैं कि 9500 जिन्होंने +4 मार्क्स लिए थे। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क की 20,000 के आसपास लोगों को मिला है। वहीं 50,000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, 34% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर -2 घर लेकर गए थे। -2 मतलब मार्क्स आने की बजाय -2 और चला जाए, इससे ज़्यादा दुख हो नहीं सकता। ये पूरी रैंकिंग सिस्टम सबको बिगाड़ देता है। अगर हमारे पेपर में 2-3 सवालों में अगर -2 मिल गया
तो फिर बहुत पीछे हम हो जाते हैं। 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था 67,000 के आसपास। तो MCQ होता ही यही है कि -2 से +4 की जर्नी, हर सवाल को आप 6 मार्क्स के बारे में कंसीडर कर सकते हैं कि -2 पर नहीं जाना है, +4 पर जाना है। और ऐसे 4-5 सवाल हमने बना दिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। पेपर 1 में भी 2-3, पेपर 2 में भी 2-3, तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में मैथमेटिक्स के अंदर आ सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये काम है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा मटेरियल देखे हुए सवाल बार बार मत सीखिए, है ना। तो फिर नए सवालों को अप्रोच करना सीखिए। उसके लिए आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। फंक्शन लिखा है -12 से 2 के बीच में आर में डिफाइंड है। जी लिखा है -12 से 2 में आर में डिफाइंड है। फंक्शन हमें दिया हुआ है, आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है x² - 3 और एक gx भी अपने पास लिखा गया है। सबसे पहले हम f(x) की बात करते हैं। x² - 3 अपने पास है। x का डेटा है -12 से लेके 2 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर लिखा हुआ हो तो उस इंटीजर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये है एक्चुअली डेटा। तो यहाँ पर अब हम एनालिसिस करना चाहें तो हम फंक्शन को एनालाइज करते हैं। -12 से लेके अगर आप 1 तक चले जाएं, <1, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर स्क्वायर होगा। सो -12 से लेके 1 तक अगर आपने इसका स्क्वायर भी किया तो इसका वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। -12 का स्क्वायर 1/4 होगा, +12 होगा वो भी 1/4 होगा। 1 तक चला जाएगा, x² का डेटा इसके बीच में रहेगा अपने पास। अगर ये आपने लिखा है तो इस इंटरवल के में अपने पास जो x² है उसका आउटपुट रहेगा 0 से लेके <1। और अगर ये 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वहाँ पर क्रिएट होगा 0। आगे हम चलते हैं, 1 से आगे गए तो आप देखिएगा x² है। 1 से आप √2 चले जाइए, x² की वैल्यू 1 से 2 जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्रिएट होगा। वहीं अगर हम √2 से थोड़ा और आगे जाते हैं तो √2 का स्क्वायर आपके पास से 2 क्रिएट करेगा, 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 2। ये डेटा आपके पास बनता है। कब तक हमें जाना है? √2 से √3 तक हम जाएंगे तो ही बात बन जाएगी। √3 होता है 1.732, ठीक है, 1.732। अब आगे और बढ़ते हैं, यहाँ हम पहुँचे, ये 2 तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा 3 से लेके 4 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 3 क्रिएट होता है। और लास्ट है x = 2 जिस पर बात हो रही है, आप यहाँ रखिएगा 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 4 - 3 = 1। तो हमने वापस से f(x) को लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा बनता है। इट इज़ कमिंग एज -3 अगर ये हमारे पास -12 से 1 है। फिर यही डेटा +1 से अगर यहाँ पर =2 का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ देखिए =2 नहीं था, यहाँ अब हम =2 पर चल रहे हैं, √2। तो ये डेफिनेशन आपके पास से -2 आता है। फिर √2 से √3 पर हम चलेंगे। √2 से √3 पर डेटा आता है आपके पास -1 और यहाँ पर हम बनाते हैं -√3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। और अगर ये 1 है तो यहाँ से आपका डेटा 2 बन जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये फंक्शन है। इस f(x) के बारे में हमने इसको रीडिफाइन कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर से। कब कब डिसकंटिन्यूटी है उस बारे में हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन यही बात कर रहे हैं। f की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का ही डिस्कशन करना है। आप 1 पर चेक करिए, 1 पर -2 है, 1 पर 3 है, तो ये डिसकंटिन्यूस हमें दिख रहा है x = 1 पर, सबसे पहले 1 पर दिखा है। √2 पर चेक कर लीजिए, अलग अलग डेटा आपके पास आ रहे हैं। √2 पर भी डिसकंटिन्यूस है। √3 पर देखिए -1 एंड 0 है, √3 पर भी ये डिसकंटिन्यूस है। और 2 पर चेक कर लीजिए, 2 से कम पर 0 है, =2 पर 1 है, यहाँ पर भी ये डेटा ऐसा बन रहा है। तो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। अगर हम क्लोज इंटरवल में बात करें, बिल्कुल दोनों जगह क्लोज इंटरवल है। 1, √2, √3 एंड 2 इन सब जगह डिसकंटिन्यूस है। जहाँ चाहो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 1 पर डेटा देखिए -3 आता है, हमने 1 पर चेक किया -2 आता है, मिल गया वेरिफिकेशन कि डिसकंटिन्यूस है। √2 पर आप चेक करिए, √2 से थोड़ा सा कम और एग्जैक्ट √2 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा LHL पर ब्रेक होता है। √2 पर आप डेटा देखेंगे -2 आता है
और एग्जैक्टली √2 पर वैल्यू आती है -1, डिसकंटिन्यूस। √3 पर डेटा देखिएगा, √3 माइनस और √3 पर, √3 माइनस यहाँ से -1 आता है और √3 एग्जैक्ट पर वैल्यू आती है 0, डिसकंटिन्यूस। 2 पर देखते हैं f(2), एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू 1 आती है और 2 के थोड़ा सा पहले अगर आप जाते हैं तो ये डेटा यहाँ से आएगा, वैल्यू आती है 0। चारों पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है। वी आर हैविंग 4 सच पॉइंट्स। तो यहाँ लिखा है 3 पॉइंट्स, गलत बात है, 4 पॉइंट्स करेक्ट। सो A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो जिन्होंने पार्शियल मार्किंग ली है उसमें से उन्होंने F को डिस्कस कर लिया होगा। अब पूरे मार्क्स के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और G के बारे में बात करेंगे। G क्या है वो आप देखिए। ये जो gx फंक्शन हमारे पास लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि fx कॉमन आ सकता है। तो इस gx को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास आता है mod x, देखिए mod x प्लस 4x माइनस 7 का मॉड है और ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास fx के साथ। दिस इज व्हाट इट इज रिटन देयर, mod x mod ऑफ 4x माइनस 7, fx अपने पास बाहर। दो ऑप्शन से ध्यान से देखिएगा। ओपन इंटरवल में अब डिस्कशन होने वाला है, पहले क्लोज इंटरवल में था, अब अपने पास ओपन इंटरवल में डिस्कशन होगा। -12 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये डिस्कशन है। तो इंटरवल हमें दे दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया है -12 से 2 के बीच में। पता कीजिए। देखिए पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो फंक्शन आपके साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया है, ये फंक्शन हमारे पास से हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मॉडुलस को कोई परेशानी नहीं होती है। और ये है हमारे पास fx, जिसके बारे में अभी अभी हमने डेटास निकाल के देखे। तो अगर हम इसी को उसी अकॉर्डिंग वापस से रीडिफाइन करें जो इंटरवल हमारे लिखे गए उसके हिसाब से, तो आप gx को बना लीजिए। जैसे अपने पास इंटरवल थे, पहला इंटरवल ही काफ़ी था, यहाँ से लेके 1 तक हम गए थे और fx का जो डेटा है वो अपने पास आया था -3। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेटा आपके पास से बनता है, ये डेटा लिखा। फिर अगला है आपके पास से √2 तक, फिर है √2 से लेके √3 तक, और फिर हमारे पास जाना है हमें √3 से लेके 2 तक। ये कहानी है। 1 से √2 में डेटा देखिए, 1 से √2 में डेटा -2 से मल्टीप्लाई होगा। वी आर हैविंग हियर एस -2। ठीक, और डेटा देखते हैं √2 से √3 के बीच में -1 डेटा आता है, ये -1 रहेगा। और √3 से 2 के बीच में अगर आप देखेंगे, √3 से 2 के बीच में वैल्यू ही 0 आती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो ये है gx, इसका हमें करना है एनालिसिस। fx का डेटा हमने सब जगह रख दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इसी के कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स पर gx अगर हमें पता चल गया कि डिसकंटिन्यूस है, तो मान के चलिए वहाँ पर सीधा डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस मतलब ग्राफ टूट चुका है, तो फिर वहाँ पर वो नॉट डिफरेंशिएबल भी बन जाएगा। 1 पर ही डेटा देखिए, 1 पर ये जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉन जीरो डेटा। बाउंड्रीज जिन पर वैल्यूज चेंज हो रही हैं उन पर ये 0 नहीं होता है। तो क्लियर दिखता है कि अगर हम 1 पर चेक करेंगे, g ऑफ 1 माइनस डेटा यहाँ पे देखिए 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास से 3 बनता है, तो वी आर गेटिंग दिस एज -3, और यहाँ पर 3 है और एक ये 1 है, 4 आता है, -4। लेकिन वही अगर मैं g1 यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास ये डेटा -2 है और ये 4 है, -8 आता है। डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है 1 पर। 1 पर हम सीधा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। √2 पर अब आप चेक करिए, g ऑफ √2 माइनस एंड g ऑफ √2, g ऑफ √2 यहाँ से डेटा बनाएंगे, आपके पास माइनस आता है, ये √2 है, यहाँ से डेटा आपके पास 4√2 माइनस 7 का मॉड आएगा। यहाँ आप डेटा बनाने जाएंगे, सेम डेटा रहेगा, बस इसका जो मैग्नीट्यूड वहाँ है ये अलग बन जाएगा। 0 नहीं है, वरना सेम आ जाता। इस पर भी ये डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। √2 भी आ गया है। और √3 पर चेक कर लीजिए, √3 पर ये 0 है, √3 पर ये 0 नहीं है आपके पास से। f ऑफ √3 माइनस इज नॉट 0,
but f of f नहीं g, and g of root 3 we are getting as 0. तो hence we can say कि ये इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो -12 और 2 पर तो डिस्कस करना नहीं है, 1, √2, √3 तीनों पर डिस्कशन हो चुके हैं, डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। और कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? देखिए मॉड है यहाँ पर, मॉडुलस, और ये भी मॉड है 7/4 और 0 पर हमें इसको चेक करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं, तो ये सारे पॉइंट अपने पास नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। सो एट x इक्वल टू 1, √2 एंड √3 दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड दे आर नॉट डिफरेंशिएबल ऑल्सो। 3 पॉइंट्स आ चुके हैं अपने पास। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 5 पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 है या 5 है ये पूछा जा रहा है। अब डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट के बाद हमारे पास mod x लिखा है और mod 4x + 7 भी लिखा है। बिकॉज ऑफ दिस हमें यहाँ पर 0 पर चेक करना चाहिए, और 4x - 7 भी हमारे पास लिखा है, 7/4 भी है। तो देखो दोनों पर कंटिन्यूअस तो ये होगा, मॉड से कंटिन्यूटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बात है डिफरेंशिएबिलिटी पर। 0 किस इंटरवल में आएगा? 0 इस इंटरवल में आएगा। और 7/4 कहाँ पर आएगा वो आप देखिएगा। 7/4 ये कितना होता है? 7/4 अगर आप देखेंगे तो 1.75 के आसपास होता है, दिस नंबर है ना, 1.75 के आसपास। ये कहाँ आएगा? ये इस पर आएगा। ये 1 पॉइंट, ये कितना नंबर होता है? दिस नंबर इज 1.732, यहाँ पर आता है। तो 7/4 के आसपास जब वो इंटरवल इसी के अंदर आ जाएगा, इस पर तो डेटा ही 0 है। तो जब हम x की वैल्यू √3 से इसके बीच में देखेंगे तो हमारे पास तो फंक्शन ही 0 आ रहा है, 0 है। तो 7/4 पर कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, नो प्रॉब्लम। ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एक ऑप्शन तो वैसे रूल्ड आउट हो गया है। तो डाउट सिर्फ 0 पर है। किस पर है? 0 पर। और क्या ऑप्शन है वो ध्यान से देखिए, एग्जाम में कैसे फायदा मिलता है। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट थे, यहाँ 5 बोले हैं, 3 से 5 पहुंचने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, ये तो गलत है, इसका तो चांस ही नहीं है। अब ये देखना है क्या सिर्फ 3 है या 4 होंगे, क्योंकि एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो इन सब एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, माइनस तो घर लेके जाओगे। फिर क्या चौथा पॉइंट आएगा, क्या 0 बनेगा, वो हमको देखना होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये डेफिनेशन है उस इंटरवल में। तो हम यहाँ पहुंचे, ये अपने पास gx लिखा गया है, -3 आता है, ये है mod x + 4 of x - 7 मॉड के साथ, ये -½ है और ये है 1। तो चलो इसी को 0 के आसपास हम डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास से -x के साथ ओपन होगा अगर मैं 0 से छोटे नंबर की बात करूंगा, और ये वाला नंबर भी मेरे पास माइनस से ही ओपन होगा इफ इट इज लेसर देन 0। और अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये प्लस से ओपन होगा, लेकिन ये तो तब भी नेगेटिव से ही ओपन होगा। ठीक है। सो gx मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा वो आप देखिएगा। -3 तो मैंने रखा, -4x, और ये है आपके पास से -5x आता है एंड +7 आता है। यहाँ डेटा देखिए, -3 आपके पास आता है, आई एम गेटिंग दिस एज -3x + 7। दिख गया हमें, कॉफिशिएंट ही अलग है x के, तो डेरिवेटिव के बाद ये सेम नहीं आएंगे। 0 माइनस पे इसका डेरिवेटिव देखो, कंटिन्यूस तो दोनों है, -21 -21 आ रहा है, कंटिन्यूस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर 0 से कम पे निकालें तो 15 आता है और यहाँ 9 आता है, तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं g'0 माइनस और g'0 प्लस पर देखूँ, इतना कंफर्म है एट x = 0 दे आर कंटिन्यूस फंक्शन। 0 माइनस पर इसका डेरिवेटिव देखता हूँ तो 15 नज़र आता है, और यहाँ वाले का डेटा अगर हम देखें तो 9 नज़र आता है। सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x0। तो मेरे पास अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आ गए हैं, 0, 1 और कितना था, √2 √3।
यस, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। और बहुत स्मार्टली यहां पर ओपन इंटरवल लगाया है। अगर यहां क्लोज कर देते तो यहां देखिए 2 पर इसका ग्राफ ब्रेक हो गया है, तो 2 वाला भी काउंट हो जाता। तो एग्जामिनर तो ढंग से चेक कर लेता है कि स्टूडेंट अटेंटिव है या नहीं। यहाँ दोनों पर क्लोज है, यहाँ ओपन लगा दिया है, और फाइनल डे के दिन प्रेशर रहता है, ये मान के चलिएगा। तो फिर क्या है, काउंटिंग 5 पहुंचने के भी चांसेस थे, इसीलिए 5 वाला ऑप्शन बना रखा है। तो वो आसानी से सेग्रीगेट कर लेते हैं कि भाई किसको, पूरे देश भर में कितने सारे स्टेट्स हैं, कौन एक्चुअल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो सवाल के बेसिस पे देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड का हो। अगर सोचना जानता है, अगर दिमाग चलाना जानता है, तो डेफिनेटली उसको जब देश के टॉप इंजीनियर्स की काउंटिंग होगी तो उसका नाम उसमें आ जाएगा। तो पैनिक से बचिए, मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए, सवालों को समझिए, एग्जामिनर क्या बात सॉल्व पूछ रहा है वहाँ पर अटेंटिव रहिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस कोशिश करोगे, थिंग्स विल बी फाइन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर BC एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। JEE एडवांस 2016 पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स इसको एक्चुअल टाइम फ्रेम में सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग स्कीम में -2 भी है, MCQ सेक्शन है। तो गलत करने वाले स्टूडेंट्स आप देखिए, सबसे पहले 11.34 है जो -2 लेकर गए होंगे। सही करने वाले <6% है जो +4 लेके गए हैं, और 26% ऐसे जो पार्शियली मार्किंग लेके गए। मतलब पूरा सॉल्व करने वाले स्टूडेंट तो बहुत कम है, <6% है। 8556 टू बी वेरी प्रिसाइज। कितने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूरे देश में करेक्टली सॉल्व हुआ था। बात आती क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछा गया है? आइए चेक करते हैं। दिया हुआ है A और B दोनों 0 हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, और A² B² की वैल्यू 0 नहीं आती। इसको डिकोड करो, इसका मतलब ये होता है A और B दोनों एक साथ 0 नहीं है। A एंड B आर नॉट 0 टुगेदर, क्योंकि A² B² अगर 0 आता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि जब दोनों शून्य हो जाए एक साथ। कोई एक 0 है दूसरा नहीं है तो भी चल जाएगा, नॉन 0 ही आएगा, लेकिन ये 0 तब आएगा जब दोनों 0 हो जाएंगे एक साथ। वो कंडीशन मना कर दिया है। A एंड B आर नॉट 0 टुगेदर। ठीक है, ये बात हम एक साथ वापस से लिख लेते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? A एंड B कैन नॉट बी 0 टुगेदर, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। हमारे पास Z C को बिलोंग करता है, और Z लिखा हुआ है अपने पास 1/A प्लस आयोटा BT लिखा हुआ है। T एक रियल नंबर है, नॉन 0 नंबर है आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं। सो T इज ए नॉन 0 रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि डिनोमिनेटर से हम आयोटा हटा पाए। और ये जो दिया है, ये डेटा दिया है x प्लस आयोटा y। चलिए कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू रियल पार्ट A² प्लस B² प्लस T², और वहीं y जो डेटा है अगर हम देखेंगे तो बनेगा -BT अपॉन A² प्लस B² प्लस T²। ये डेटा। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ डेटास गिवन है। A नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। चलिए, तो केस नंबर 1, A इज नॉट इक्वल टू 0 बट B इज इक्वल टू 0। बताइएगा, अगर B 0 हो गया तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर B 0 हो गया तो T तो 0 है नहीं, y इक्वल टू 0 बन जाएगा। और y इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस के लिए होता है। सो मेरे पास B इक्वल टू C ऑप्शन मेरे पास से करेक्ट बनेगा। दिस इज C ऑप्शन। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्या दिया है इसके अंदर? ये देखिए, अगर A 0 है बट B 0 नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर A 0 हुआ, याद रखिए A 0, तो फिर x 0 आ जाएगा। और अगर x 0 आया, इसका मतलब आपके पास आ गया है y एक्सिस। x तो 0 होता है y एक्सिस के लिए,
यहाँ पर वाई एक्सिस ही लिखा है। डी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। COD मैच हो गए। आगे बात बोली जा रही है, ध्यान से देखिए कि जब B 0 नहीं है और आपके पास A और B के बारे में बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। X और Y के बारे में बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स के साथ, वहाँ पर सर्कल की बात चल रही है। सो लेट्स डू वन थिंग, दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए और आई एम इंटरेस्टेड कि मैं वहाँ पर x/y का डेटा निकालूं। a/a² प्लस b² t² माइनस bt आपके पास आता है और ये डेटा है a² प्लस b² t² माइनस a/t b आपके पास से डेटा बना। t का डेटा माइनस a/b y/x आपके पास से आता है। t सामने आया, माइनस ay/bx आता है t का वैल्यू। अब जो डेटा हमारे पास लिखा है x का वैल्यू आप देखिए a/a² b² t², ये डेटा देखिए यहाँ है b² t² का डेटा रख लेंगे, a² y² b² x², ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस आपस में सॉल्व करना है, कोई खास बात नहीं है। आप देखिएगा b² से b² कैंसिल है, आपके पास डेटा ax² बनता है, a² x² प्लस a² y² है। ये तो आप काट सकते हैं, स्क्वायर है, चाहो आप सिंप्लीफाई कर लो, x से x को कैंसिल कर दीजिए, x² y² अपॉन x/a, ये मेरे पास से डेटा बनता है। This is the logic, this is the locus, not the logic, this is the locus, mathematical logic कह सकते हैं, mathematical equation। सेंटर क्या निकल के आ रहा है आप वहाँ देख लीजिए, सेंटर इसका 1/2a,0 आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंटर निकलता ही ऐसा है कि x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस साइन लगा देते हैं, लेकिन रेडियस पे आपको थोड़ा सोचना होगा। रेडियस आप बनाने जाएंगे तो यहाँ बनेगा 1/a², बाकी सब 0 हैं, तो ये 1/mod a आपका रेडियस में आएगा। तो सेंटर तो 1/2a ही रहेगा, सेंटर माइनस 1/2a कभी नहीं रहेगा। लेकिन अगर a पॉजिटिव है तो हम सेंटर रख सकते हैं 1/2a, 0, रेडियस इज 1/2a। तो आप थोड़ा डेटा देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से एक सेकेंड देखो, ये गलती हो गई, ये g है तो यहाँ पर 4a² रहेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स बनेगा, g² प्लस f² माइनस c होता है, दिस इज माइनस g, स्क्वायर कीजिए आप इसका, तो यहाँ से 4a² 0 0 1/2a बनेगा आपके पास से। a पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से ओपन हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ACD। मैं इसको आसान सवाल कंसीडर करूँगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैकेनिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंपेयर करना, इक्वेशंस एक दूसरे में रखना, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उस रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये एक डुएबल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट फंस गए हो मॉड की वजह से, या इनमें से कोई मार्क नहीं किया हो, इस वजह से ये परसेंटेज आपको कम दिख रहा है कि सिर्फ 6% के आसपास से भी कम स्टूडेंट थे जिन्होंने इसके अंदर पूरे मार्क्स नहीं लेकर आ पाए। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ पर फंसे, कि आपको इसका सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करना चाहें तो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ACD इज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन प्योर मैकेनिकल आते हैं, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व किए बना दिया। कुछ क्वेश्चन दिमाग वाले होते हैं जैसे PNC, प्रोबेबिलिटी, उनमें सोचना पड़ता है कि इसको कैसे लिखें, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े इक्वेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, हर तरह के सवाल हैं, हमें तो मार्क्स से मतलब है, सबकी प्रैक्टिस करनी है। JEE Advanced 2016 पेपर 2 में MCQ एक क्वेश्चन है जो कॉनिक सेक्शन के अंदर है, पैराबोला और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कितने परसेंट स्टूडेंट हैं इसको करेक्टली सॉल्व किया वो आप देखिए। 10.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए हैं, वहीं 24% स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने पार्शियली मार्क्स जरूर लिए हैं। गलत करने वाले स्टूडेंट जो है -2 ले जाने वाले 14% है। 50% ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन। सर्कल पैराबोला देखा,
छोड़ दिया, 50% ने छोड़ दिया। तो क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? पर आप देखिए अटेम्प्ट के हिसाब से देखें तो 24% स्टूडेंट ऐसे पूरे भारत देश में जिन्होंने कुछ ना कुछ तो मार्क्स लेकर गए हैं। पर हमें थोड़े मार्क्स में सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें तो कंप्लीट मार्क्स चाहिए ताकि हम इस -2 से +4 की तरफ जा सकें। हर सवाल का वेटेज 6 मार्क का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीखते हैं एक एक बात जो यहाँ पर लिखी गई है। P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, जो आपके पास पैराबोला वाला पॉइंट है, पैराबोला जो है वो है y² = 4x। ये हमारे पास से पैराबोला लिखा है। सर्कल की इक्वेशन आप देखेंगे x² + y² -4x - 16y + 64 = 0। ये एक सर्कल है जिसका आप सेंटर S दिया हुआ है 2,8। ठीक है, इसका सेंटर है हमारे पास से S दिया हुआ है और रेडियस हम निकाल लेंगे इसके लिए यहाँ से। तो ये बनेगा 4 + 64 - g² + f² - c, रेडियस इज कमिंग एज 2। प्लॉट करते हैं, क्या कहानी पूछी जा रही है, सीखते हैं। ये है पैराबोला और यहाँ पर कहीं पर एक 2 रेडियस का एक सर्कल है। हुआ ये है कि हमें P पॉइंट इस पैराबोला पे लेना है जिसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है S, यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट है P। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो याद रखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करती है। तो ये हमने अज्यूम किया इसके ऊपर कि ये है टेंजेंट और ये हम बना रहे हैं रेड कलर का, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कॉमन नॉर्मल बनाया है, कॉमन नॉर्मल के लिए हम P पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं पैराबोला के ऊपर। am² -2am आता है, पैराबोला के हिसाब से a की वैल्यू 1 है, सो P पॉइंट हमारे पास से am² 2m आता है। और वहीं पर नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = mx - 2am - am³। ठीक, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है और सर्कल का हर नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, तो सेंटर है 2,8, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर हैविंग 8, यहाँ है 2m, m की a की वैल्यू 1 है हम जानते हैं, तो ये भी 2m है, यहाँ आपके पास m³ है। सो हमारे पास क्या डेटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2m चला गया है, m का वैल्यू हमारे पास से -2 आता है। क्या आया है? -2। तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास -2 आ चुका है, तो पॉइंट P आपको पता चलेगा, -2 आप रखिएगा, 4 आता है, माइनस माइनस आपके पास है, ये भी 4 आ गया है। सो P पॉइंट हमारे पास आ चुका है। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन अब आप और बेटर तरीके से लिख पाएंगे। नॉर्मल बनेगा y = -2x, यहाँ पे आप रखेंगे -2 तो ये बनता है +4 और यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे आपके पास से +8 भी आता है। थोड़ा सिक्वेंशियली आगे चलते हैं, ध्यान रखते हैं कि क्या बात पूछी जा रही है। तो वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज दिस। ठीक है, हमें इसका x इंटरसेप्ट भी पूछा गया है। नॉर्मल का x इंटरसेप्ट के लिए y आपको 0 करना पड़ता है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी आपके पास, ये रहा। x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इज 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। s पॉइंट हमें मालूम है, ध्यान दीजिएगा, s पॉइंट इज 2,8 एंड p पॉइंट इज 4,4। तो आप यहाँ से sp डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 बनेगा डिफरेंस, 4 आपके पास से 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ 4 है तो ये 16 बनेगा। 20 का मतलब होता है 2√5। sp इज 2√5। ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहीं पर हमें sq और qp की भी बात कर रहे हैं। q क्या है? q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन sp इंटरनली। q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा, तो q वाला पॉइंट ढूंढ कर लेकर आइए। दिस इज द पॉइंट q। ये सेंटर है, ये P पॉइंट है और ये Q है। ये डिस्टेंस के बारे में हम जानना चाहते हैं कैसे निकलेगा। जो SQ डिस्टेंस है वो तो रेडियस बन जाएगी, SP आप निकाल चुके हैं। तो आप देख लीजिए जो SP है ये क्या है? ये है SQ + QP, करेक्ट। SP डिस्टेंस क्या है? SQ + QP। SQ इज R और ये हमें पता है कितना है, 2√5। ये रेडियस है और ये है QP और रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है 2 है। हमारे पास से QP डिस्टेंस आ गई है 2, हम कॉमन ले लेंगे, डेटा बनेगा √5 - 1।
और हमें शायद कुछ रेशियो गिवन है जो पूछा है, वी आर इंटरेस्टेड कि एस क्यू बाय क्यू पी डिस्टेंस निकाली जाए। एस क्यू डिस्टेंस कितनी है? एस क्यू डिस्टेंस इज द रेडियस और क्यू पी हम निकाल चुके हैं, वो है 2 टाइम्स √2 - 1। रेडियस भी 2 ही है और इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √5 + 1, √5 + 1, 2 से 2 कैंसिल है एंड वी आर हैविंग दिस एज √5 + 1, यहाँ 5 - 1 आपके पास से 4 आएगा। सो √5 + 1/4 आएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब चलते हैं आगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू। अब आप बताइए, क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू, ये क्यू पर टेंजेंट आएगी, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है और नॉर्मल इनके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का स्लोप -2 है, तो क्यू पर टेंजेंट का स्लोप क्या इसके परपेंडिकुलर हाफ आ जाएगा आपके पास से, तो वी नो कि इसका स्लोप क्या बनेगा, हाफ ही दिया हुआ, दिस इज ट्रू। आई बात समझ में? नॉर्मल का स्लोप -½ आपके पास लिखा हुआ है, तो स्लोप अगर मैं क्यू पॉइंट्स पर निकालता हूँ उसकी टेंजेंट का, वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो हाफ आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से डी ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। सो ए सी डी हम फाइनली मार्क करेंगे। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पता होने चाहिए कि कॉमन डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और पैराबोला के लिए अगर आपने नॉर्मल लिख लिया तो फिर सारी कहानी एक एक बार में बनती चली जाएगी। बस प्रैक्टिस की बात होती है। इसको कई और तरीके से भी बना सकते हैं, कई बच्चे इसके अंदर कैलकुलस भी ले आते हैं, ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता कैसे लेके आता है, मैं सिखाऊं जैसे आपको कि सर इससे डिस्टेंस निकाली है, पैराबोला दिया हुआ है कि सर फोकस दिया था 2,8, पैराबोला था y² = 4x, तो इस पे पॉइंट मान सकते हैं 80² 280। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बताना जा रहा हूँ। इसके ऊपर मान लिया ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है ना, तो T की वैल्यू बन गई, A की वैल्यू 1 है, तो पैराबोला भी चल रहा है। अब ये SP बन गया, SP डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे, T² - 2 होल स्क्वायर, 2t - 8 का होल स्क्वायर, इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया FT है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं t पावर 4 -4t² + 4, ये है 4t² + 64 -8 आता है, और 8 का डबल आप करेंगे 16, 32 टाइम्स d, थोड़ा ध्यान से है ना। तो आपके पास बना t पावर 4, 4t² हुआ कैंसिल, -32 t + 68 आता है। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की तरफ क्वेश्चन को लेकर चले जाएंगे और ये 0 कर दिया। 4t³ की वैल्यू 8 आती है, t की वैल्यू 2 आती है, बिल्कुल सही बात। तो p पॉइंट आ गया आपके पास, यहाँ से रखने के बाद 4,4, बिल्कुल सही बात है, गलत कुछ नहीं, ठीक है। तो उन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसकी जगह ये कॉन्सेप्ट याद रखो, वो तो खैर आसान था कि डेरिवेटिव से जल्दी से पॉइंट बन गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इस पर आप फोकस रहिए, गलत कुछ नहीं। मैंने आपको उस तरीके से भी समझा दिया कि आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट में, ये बहुत कॉमन फंडे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, उसके हिसाब से बनाते चलिए। टाइम इज़ द की, उससे किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख जाइए बस, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, ठीक है। कीप लर्निंग। जे एडवांस 2016 का पेपर 2 का सबसे आसान सवाल जो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्रैमर रूल जैसा दिखता है, 2 वेरिएबल सिस्टम के अंदर सही करने वाले 24% स्टूडेंट ऐसे हैं जो +4 लेकर गए हैं, वो पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट भी 25% के आसपास ही हैं, गलत करने वाले 28 हैं, -2 भी हैं, और 22% ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो जो आसान सवाल होता है ना, उसके अंदर ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 28% हाईएस्ट है, रॉन्ग ऑप्शन वाला, वन ऑफ द हाईएस्ट, 28% -2 लिखे गए, क्योंकि एक भी गलत मार्क किया -2 तैयार, चाहे आगे उसके अलावा आपने बाकी ऑप्शन सही किए हों, तो फिर हम -2 में जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन की अप्रोच की डिसाइड करते हैं, कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। दिया है कि अल्फा, लैम्डा और म्यू बोथ ऑल आर रियल नंबर्स। जो हमारे पास इक्वेशंस है, यहाँ ए लिखा है, अल्फा नहीं है, ए है, दिस इज एन ए,
ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कभी अगर किसी ऑप्शन में यूनिक पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं, वो डिसाइड डेल्टा करता है जो कोफिशिएंट से मिलकर बनता है a2 3 एंड -2। मेरे पास -2a -6 आता है, सो दिस शुड नॉट बी 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। a शुड नॉट बी इक्वल टू -3। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर a की वैल्यू -3 नहीं आनी चाहिए। a should not be equal to -3, then system will have unique solutions. Fine, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको क्रेमर पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गिवन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेट लाइंस है। तो दो लाइंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब देंगे व्हेन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो फिर इनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। a/3 इज इक्वल टू 2 -2 लैम्डा बाई म्यू आपके पास आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, a/3 इज इक्वल टू -1 और लैम्डा बाई म्यू। मेरे पास a का वैल्यू -3 है और लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 है। अगर ये दो कंडीशन हैं तब हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनफाइनाइट कहाँ पे लिखा पढ़िए, a इक्वल टू -3 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू। नो, a इक्वल टू -3 ही सफिशिएंट नहीं है, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू -2। करेक्ट, अब ठीक है। a इक्वल टू -3 भी होना चाहिए और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू भी 0 आना चाहिए। डी ऑप्शन में बोला है कि नहीं, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 नहीं है बट a इक्वल टू -3 है। अच्छा, तो फिर ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो फिर ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देंगे। आप चाहो तो रख कर देखिए। अगर मैंने पहले वाली इक्वेशन में रखा तो -3x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा आता है, और सेकेंड इक्वेशन है दिस डेटा। अगर हम देखें यहाँ से तो पहले वाली इक्वेशन भी यही बन जाती है, माइनस लैम्डा है, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। आप देखिए इसको ध्यान से, अगर लैम्डा प्लस म्यू, अगर माइनस लैम्डा की वैल्यू म्यू के बराबर नहीं है तो ये फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगे आपके पास से। कांस्टेंट का डिफरेंस है, अगर लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू म्यू, जिसका मतलब है कि लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। देखिए आप, कांस्टेंट अलग हो जाएंगे बस। तो अगर ये बराबर नहीं हुए तो फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। पैरेलल लाइंस बनेंगी तो आपके पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट बनेगा, नो सॉल्यूशंस हमारे पास रहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या पूछा है? देखिए, ए वाली बात तो गलत थी। a इक्वल टू -3 होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आते। ए लैम्डा प्लस म्यू भी 0 होना चाहिए। a इक्वल टू -3 है और लैम्डा प्लस म्यू 0 नहीं है, तब हमारे पास नो सॉल्यूशंस वाला केस बनता है। सो फाइनल आंसर्स हमारे पास फाइनली हम मार्क करेंगे यहाँ पर BCD। बहुत डुएबल क्वेश्चन है ये, तो स्ट्रेट लाइन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यही अगर प्लेन्स पर रहता है तो थोड़ा फिर हमें सोचना पड़ता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए प्लेन्स की आपस में पोजीशनिंग क्या है और नो सॉल्यूशंस के लिए उनकी क्या पोजीशनिंग है। सो डुएबल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड है। आपको नहीं आता तो वापस से एक्सप्लेनेशन दोबारा से सुनिएगा। हमें इतना सा भी हमारे कॉन्सेप्ट्स को वीक नहीं रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, हर कॉन्सेप्ट पे हमें स्ट्रांगली अपना पक्ष रखना है, ताकि अगर वो गलत भी है तो हमारी लर्निंग मैक्सिमम हो और सीखते हुए चलें। और ऐसे सवालों में +1 और +2 से हमें सेटिस्फाई नहीं होना, हमें +4 चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स अच्छे ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में -2 के ट्रैप में हम आ जाए। तो याद रखिए, हर MCQ की कहानी -2 से +4 की जर्नी है। तो कॉन्शियसली सॉल्व कीजिए, ढंग से सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। JEE एडवांस 2016 पेपर 2 में क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर्स के ऊपर है और MCQ सेक्शन के अंदर ये पूछा गया, जहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखिए, जिन्होंने कंप्लीटली सही किया वो सिर्फ +4 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट लेस देन 4% है, यानी 5800 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, कम नंबर है।
उस हिसाब से स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगा है। लेकिन वही पार्शियल मार्किंग में 12% स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो मार्क्स इसके अंदर लिए हैं। 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों का टॉपिक आता होगा, रिस्क लिया बेचारों ने, लेकिन मार्क्स मिला -2। और जिन्होंने छोड़ दिया, जिनको आता नहीं था, दे वर वेरी मच क्लियर 60% के वेक्टर्स आता नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ये जो -2 वाले हैं ना 23% यानी 34,000 स्टूडेंट्स, इसमें से भी अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अपने टाइम पर मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, PYQs करके गए होंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इस चैप्टर ने इनको क्या दिया, -2। तो हमारे वो कहते हैं ना कि आधी चीज़ आनी ज़्यादा डेंजरस होता है। यही बात है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, आंसर तक पहुँचने के लिए कैलकुलेशन हमारे साथ हो, टाइम सफिशिएंट हमारे पास होना चाहिए उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। टाइम कम है, जल्दबाजी करेंगे, गलती करेंगे, गलत ऑप्शन मार्क करेंगे, फिर -2 मिल जाएगा। तो ये जर्नी है -2 से +4 के बारे में। सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं और एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास U वेक्टर है, U कैप लिखा हुआ, बेसिकली इट्स ए यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक W कैप भी है जिसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन एज 1/√6 एंड ये लिखा हुआ है I कैप + J कैप + 2K कैप। एक वेक्टर है V वेक्टर, तो इस तरीके से है कि इनका मॉडुलस जो है V वेक्टर, V कैप और जो V वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस 1 है। अगला डेटा एक और दिया हुआ है कि W कैप डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, V कैप क्रॉस हो रहा है V वेक्टर एंड दिस इज गिवन एज 1। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है तो क्या फंडा होता है ये बताइएगा। ये गिवन है हमें, हम इसको डिकोड करते हैं। तो उन दोनों वेक्टर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, उनका डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और डॉट है इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है कॉस थीटा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, कॉस थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसका मॉडुलस आप निकालिए तो आपको पता चलेगा कि इसका मॉडुलस 1 है, √6/√6 1 है, और ये डेटा भी हमें दिया हुआ है 1 है। आपके पास कॉस थीटा 1 आ रहा है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है। 0 डिग्री है मतलब क्या हुआ कि V कैप, W कैप वेक्टर पैरेलल है किसके, V वेक्टर क्रॉस U वेक्टर, V कैप, गलत बोल दिया है ना, U कैप क्रॉस V वेक्टर, ये पैरेलल होगा क्योंकि थीटा 0 आया है उसके। और अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर आप समझिए कि किसी भी U वेक्टर जो कि एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, उसका एक V के साथ क्रॉस करते हैं तो W डायरेक्शन आती है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता हो तो राइट हैंड थंब रूल हमारे पास होता है, जिससे कि हम इस बात को बना सकते हैं। जैसे अगर एक प्लेन में आपके पास कई सारे वेक्टर हैं, यहाँ सपोज कीजिए कि आपके पास एक U कैप वेक्टर है, आप इस प्लेन में कहीं पर भी V ले सकते हैं, कहीं पर भी, नो प्रॉब्लम। आप इनका जब इसके साथ क्रॉस करेंगे U क्रॉस V, तो इस प्लेन की परपेंडिकुलर हमारे पास एक डायरेक्शन बनेगी, जो बनेगा आपके पास है U कैप V वेक्टर। और ये V इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन बना देते हैं। हमारे पास इसका डायरेक्शन पता चला है कि ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है W, उसके यूनिट वेक्टर के पैरेलल है। तो U हमारे पास कैसा भी हो, V के हमारे पास मल्टीपल पोजीशनिंग है, उस पूरे प्लेन में आप V को कहीं पर भी रखिए जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो U वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा इसके, और जो V वेक्टर है वो भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए ये प्लेन है, ये एक डायरेक्शन है, दिख रहा है आपको, है ना। अब इसके परपेंडिकुलर में इस मेरी जो पाम है इस पर कहीं पर भी कोई भी वेक्टर बनाऊं, उसका इसके साथ हमेशा एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है कि V वेक्टर के कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। एक ही वेक्टर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ एंगल के बारे में पता चला है। दे आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास W कैप के परपेंडिकुलर हम बना सकें। दे आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़, इनफाइनाइट पॉसिबल सच वेक्टर्स, उस प्लेन में कहीं पर भी आप बना सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं C और D के बारे में। U कैप को XY प्लेन के साथ बोला है कि XY प्लेन में लाई करते हैं, फिर बात बताइए। U कैप क्या है, U कैप भी परपेंडिकुलर है किसके साथ, आप समझिए पहले।
कि यू कैप परपेंडिकुलर है आपके पास डब्ल्यू कैप के साथ। इसका मतलब ये है कि यू कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आप डब्ल्यू के साथ करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक, वो कैसा आएगा? ज़ीरो आएगा। सी ऑप्शन में लिखा गया है कि यू कैप जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास से ये है u1 आई कैप, u2 जे कैप और यहाँ पर है u3 के कैप। यही वेक्टर होता है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये डेटा आपका ज़ीरो बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन में है। अब इसका हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर करके देखें तो वो हम करके देख लेते हैं। u1 आई कैप प्लस u2 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √6 है और ज़ीरो आना चाहिए। हमारे पास है u1 प्लस u2 सब ज़ीरो है। वी आर हैविंग u1 इक्वल टू माइनस u2। इनके मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं u1 एंड u2 के। u1 एंड u2 के मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन। यू कैप लाइज इन द एक्स जेड प्लेन। अब देखिए, अब ये कहाँ पर लाई करता है? एक्स जेड प्लेन में लाई करता है। और अगर ये यू कैप एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा, अब बताइए क्या होगा? अगर एक्स जेड में होगा, जैसे पहले ये एक्स वाई प्लेन में थे तो जेड वाला चला गया, ये एक्स जेड में है तो आपके पास से u2 चला जाएगा। अब इसका फिर से डॉट प्रोडक्ट u1 प्लस u3 का आप इसके साथ डॉट कीजिएगा। u1 आई कैप है, u3 के कैप है आपके पास है। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको बनाना है i j 2k, ज़ीरो है डॉट प्रोडक्ट। u1 आता है 2 टाइम्स u3 आता है, ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, 2 टाइम्स u3 का मैग्नीट्यूड लिया, ये बात है। तो क्या ये रिजल्ट है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। नहीं, u3 का मैग्नीट्यूड है पर उसका आगे 2 वहां पर आएगा, यहाँ 2 u1 के आगे लिखा हुआ है। नो, दिस इज रॉन्ग। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से आया है BC। BC आपके पास, आप यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। जो वी कैन हैव BC एज द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन क्यों स्टूडेंट्स को इतना डिफिकल्ट लगा? एग्जाम में थोड़ा सोचने में, डॉट प्रोडक्ट को करने में। पर क्या होता है ना, एग्जाम का दिन होता है, थोड़े वैसे नर्वस रहते हैं। वैसे भी ये पेपर 2 में था। पेपर 2 मतलब सेम डे में क्या, जब 2 पेपर्स होते हैं ना, तो लास्ट में आते आते स्टूडेंट थोड़ा सा होता है कि जल्दी से ख़त्म हो। कई सारे स्टूडेंट के साथ ये रहता है, फिर इसके बाद छुट्टी मनाएंगे। लेकिन जो बच्चा अपने नर्व कंट्रोल रखता है, वो सोचता है कि नहीं यार, मैंने साल भर मेहनत की है, 2 साल मेहनत की है, इस लास्ट के 1 घंटे 2 घंटे में मुझे वो जल्दबाजी नहीं करनी है, वो मेंटेन कर जाते हैं। लेस देन 4% बच्चे जो है 5843, और मेजॉरिटी वही स्टूडेंट्स होते हैं जो ओल्ड IITs, जो एस्टेब्लिश्ड IITs हैं, जहाँ पर कि पुराने IITs को जाना जाता है। IIT दिल्ली हो, बॉम्बे हो, रुड़की हो, चेन्नई हो, कानपुर हो। ठीक है, तो आप भी मेहनत करिए, बस जल्दबाजी मत करिए, डोंट प्ले विद इट। बस फोकस करिए, जितनी नॉलेज हो आप उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर पाए। कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2016 पेपर 2 के अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया है। चैप्टर आपको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि क्या इसकी लर्निंग है, कैसे हम सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू अपनी जो लर्निंग है उसको सीख के इसको कैसे अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। और उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी बिहेवियर चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में जब कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है, आइए चेक करते हैं। दोनों नंबर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम सबसे पहले देख लेते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, पहले वो देख लेते हैं। देखिए 0 मार्क्स था अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सही करने पर +3 थे। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और SCQ फॉर्मेट है, ABCD में से एक होगा, तो आप ये मान के चलिए कि अब तुक्के लगाने वाले एक्टिवेट हो गए होंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको अटेम्प्ट ज़्यादा दिख रहा है। आप देखिए नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितने कम हैं, 2% एंड 2.4%, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और SCQ फॉर्मेट है तो अटेम्प्ट ज़्यादा होगा 100%, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत करने वाले स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी देखिए आप 0 मार्क्स लेकर गए, इनको भी 0 मार्क्स मिला।
और वहीं पर करेक्ट रेस्पॉन्स जिनको मिला है +3 मार्क्स, 38% फर्स्ट क्वेश्चन में, 43% सेकंड क्वेश्चन में। ये नंबर इतना ज़्यादा है क्योंकि SCQ में पूछा। यही नेगेटिव मार्किंग होती, क्वेश्चन सेम रहता, सब जैसी चैप्टर भी सेम रहता, सब सेम रहता, ये चेंज हो जाता। तो मार्किंग स्कीम हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए सभी ने इसके अंदर तुक्के वाले बच्चे भी होंगे जिन्होंने गैस किया होगा, क्योंकि 25% है कि एक आंसर यहाँ पर सही हो जाए। आइए प्रोबेबिलिटी की तरफ हम मूव करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या कहानी है। जब भी ऐसी बात आपसे पूछी जाए, पहले हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है, लाइन बाय लाइन उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसको क्या पूछा जा रहा है। फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 games अगेंस्ट ईच अदर। इट इज अज्यूम्ड दैट आउटकम्स ऑफ 2 games आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे होता भी है कि पहले वाले मैच का दूसरे वाले मैच पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग, ड्रॉइंग एंड लूजिंग अ गेम अगेंस्ट T2 आर दिस। तो देखिए ये T1 है, ये जीतता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर जैसा सीक्वेंस में बोला है वैसा ही लिखिए, विनिंग है, फिर ड्रॉ हो गया है, फिर लूज किया है। ओके, ड्रॉ हो गया है, फिर लूज किया है, तो सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी इसकी है 1/6 और फिर लूज करते हैं तो 1/3 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज बता दी क्या प्लेयर्स के बारे में, T1 की T2 के रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है। ईच टीम्स गेट्स 3 points फॉर अ विन एंड 1 point फॉर अ ड्रॉ एंड 0 points फॉर अ लॉस। ठीक है, जीतेंगे तो 3 पॉइंट है, ड्रॉ होगा तो 1 पॉइंट है, हार जाते हैं तो कोई 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 स्कोर मिलेंगे। एक्स एंड वाई डिनोट्स द टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम्स T1 एंड T2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 games, 2 गेम हो गए, उसके बाद की बात हम करना चाहते हैं। जो T1 का टीम है उसका टोटल स्कोर X है, जो T2 टीम है उसका स्कोर है Y। ठीक है, हम चाहते हैं X की वैल्यू ग्रेटर देन Y रहे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि T1 का स्कोर T2 से ज़्यादा रहे। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही मैचेस, बोथ मैचेस T1 इज विनर, T1 जीत जाए। ऐसा होने से आपके पास पहले वाली टीम का स्कोर 6 हो जाएगा, दूसरी वाली टीम का स्कोर 0 रहेगा। ये पॉसिबल X ग्रेटर देन Y है। 2 मैच खेले, दोनों T1 वाली टीम जीत गई, 3 मार्क्स मिलेंगे, ये स्कोर बन गया। यही हम चाहते हैं, ग्रेटर देन Y है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए, एक मैच जीत जाए और एक मैच ड्रॉ हो जाए। 1 मैच T1 इज द विनर एंड द सेकेंड मैच, जो सेकेंड मैच है उसमें ड्रॉ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से स्कोर क्या मिलेगा। अगर T1 एक मैच जीत चुका होगा तो उसको 3 मार्क्स मिल गया और एक ड्रॉ वाला बन गया 4, और Y को मिलेगा 1 मार्क, क्योंकि वो ड्रॉ से 1 मार्क उसको सेकंड वाली टीम को भी मिलेगा। आइए, दोनों मैचेस अगर T1 जीतता है तो T1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड फिर से 1/2। ये हमने लिखा है फर्स्ट मैच के लिए, और ये प्रोबेबिलिटी वो सेकंड वाला मैच है उसके लिए बात कर रहे हैं। प्लस अब देखिए यहाँ तो दोनों ही जीतना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जीतना है और एक ड्रॉ करना है। इसके 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर फर्स्ट वाला मैच जीत जाते हैं तो ये 1/2 है और ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये हो गया फर्स्ट मैच, ये है सेकंड वाला मैच। प्लस पहला वाला ड्रॉ हो सकता है और उसके बाद वाला हम जीत पाए, ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ये विन हुआ है, ये ड्रॉ हो गया है, यहाँ ड्रॉ हुआ है, फिर ये विन हुआ है। 2 ही पॉसिबिलिटीज है। इसके हिसाब से अब हम फाइनल प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। ये 1/12, यहाँ भी 1/12 है, 1/12 डबल 1/6 बन जाएगा आपके पास से। आप यहाँ से 12 एलसीएम ले सकते हैं, 3 and 2। माई आंसर इज कमिंग एज 5/12, दैट इज बी इज द आंसर। ये प्रोबेबिलिटी का हम आंसर बनाएंगे। आपको पता है परसेंटेज स्टूडेंट्स का ज़्यादा इसलिए था इसके अंदर क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो सोचिए प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मार्क्स लेके चले गए थे। करेक्ट आंसर इज 5/12। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या पूछा गया वो देखिए। X = Y चाहिए, यानी 2 मैचेस के बाद इनका फाइनल स्कोर सेम आए। ऐसा कब हो सकता है, आप मुझे बताइए। 2 मैचेस के बाद दोनों का फाइनल स्कोर सेम आए, ऐसा कब हो सकता है। जब एक मैच T1 ने 1 हार जीता हो और 1 हारा हो। सिमिलरली
इसके साथ भी यही होगा। तो इस केस में दोनों के स्कोर कितने आ जाएंगे, 3 मार्क्स रहेंगे। स्कोर कितना रहेगा, जीतने पर 3 मार्क्स, हारने पर 0, तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है? दूसरा केस मुझे ऐसा नज़र आता है कि दोनों ही मैचेस आप ड्रॉ करवा दीजिए, तो भी वही बात है। दोनों मैचेस अगर ड्रॉ हो गए हैं तो आपके पास एक्स और वाई दोनों को इक्वल मार्क्स 2-2 मिल जाएंगे, इक्वल स्कोर रहेगा 2। इक्वलिटी हम चाहते हैं। अब देखिए, T1 जीता है, T2 हारा है पहले वाले मैच के अंदर, तो इस बात के बारे में हम बात करते हैं। तो T1 के रिस्पेक्ट में पहले हम सिचुएशन लिख लेते हैं। जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, तो जीते हैं 1/2, हारे हैं 1/3। फिर पहला वाला हार गए, दूसरा वाला जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला T1 जीता है, यहाँ पर दूसरा वाला T2 जीता है, फिर यहाँ T2 जीता है, यहाँ T1 जीता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर एक एक मैच दोनों को जिताना है ताकि टोटल स्कोर हमारे पास कितना रहे, 3 रहे। फिर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, दोनों ही मैचेस ड्रॉ करने होंगे। ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 से, दूसरा वाला भी 1/6 से, दोनों ड्रॉ हो गए। यहाँ पर मैंने ऑर्डर विनिंग का लिखा है कि पहला मैच T1 जीता, T2 जीता, फिर T2 जीता, T1 जीता। वी आर हैविंग दिस एज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/36। इट इज 1/3 प्लस 1/36। 36 एल्सियम है, इट इज 12 प्लस 1। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 13/36। उम्मीद भरी निगाहों से ऑप्शन की तरफ देखते हुए जी मिल गया है सी इसका हम आंसर मार्क कर देंगे। आसान सवाल है प्रोबेबिलिटी का, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं या आपके टेस्ट में आते हैं, तो बहुत डूएबल क्वेश्चंस ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए कि प्रोबेबिलिटी का तो ऐसा सवाल आएगा, वैसा सवाल आएगा। ऑल डिपेंड्स, पेपर की ओवरऑल बैलेंसिंग देखी जाती है कि कुछ क्वेश्चंस किसी टॉपिक से डिफिकल्ट आएंगे तो किसी अच्छे टॉपिक से इजी भी पूछ ले जाते हैं। सो डूएबल क्वेश्चन है। किस मार्किंग स्कीम से पूछा जा रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं सही करने वालों का परसेंटेज कितना है, 38%, 43%। 56,000, 64,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि SCQ में पूछा है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो थोड़े बहुत इसके अंदर स्टूडेंट तुक्के वाले भी हैं। और दूसरा SCQ में फ़ायदा क्या होता है, जैसे सोचो मेरे पास कोई रैंडम सा आंसर आया और अगर मुझे वो ऑप्शन में नहीं दिखा तो फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन सबको रीचेक कर लूँगा कि यार ये तो ऑप्शन चारों में नहीं आ रहा है, तो उसका फ़ायदा मिलता है। वही अगर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स होगा तो फिर हमें फिर डेसिमल के बाद लिखना पड़ने पर वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो बिल्कुल पूरी पेपर की प्लानिंग इसी हिसाब से कीजिए, या कौन सा फॉर्मेट है, मार्किंग स्कीम क्या है, रूल्स क्या है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आप सबको कॉल लेना होता है और यही प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ठीक है, कीप लर्निंग। ट्वेंटी 2016 पेपर 2 का कॉम्प्रीहेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, जिसमें कॉनिक सेक्शन हमें दिख रहा है, एलिप्स है, और यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है, पैराबोला भी है साथ में, जिसके बारे में हमसे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 2 क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर था इस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से, उसको हम स्टडी करते हैं। पर ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि किस मार्किंग स्कीम के साथ ये पूछा गया है। तो आप देखिए, सही करने पर +3 है और कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। जब क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स, और SCQ पैटर्न में अगर दे रखा है तो फिर तुक्के भी वहाँ पर लगे होंगे, इसलिए अटैम्प्ट बढ़ जाता है। नहीं अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज देखिए 2% एंड 2.8%, बहुत कम स्टूडेंट। ये तो वो स्टूडेंट शायद उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़े हैं, या जिनको मतलब ही नहीं है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं टाइम नहीं बचा एग्जाम के अंदर, वो वाले स्टूडेंट्स हैं। गलत स्टूडेंट जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है वो आप देख सकते हैं 62%, 53% स्टूडेंट, और सही करने वाले +3 वाले आपके पास से हैं जिनको 35%, 44%। बहुत बड़ा ये नंबर होता है। SCQ हमें हमेशा हेल्प करते हैं। अगर हम थोड़ा भी आंसर से इधर उधर जाते हैं और अगर ABCD में मैच नहीं होते तो हमें वापस अपने कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन को रीचेक करने का मौका हमारे पास होता है कि ये आंसर होगा तो इन्हीं चारों में से एक होगा। ठीक है, तो वहीं पर आप नंबर्स के हिसाब से बात करें तो बहुत बढ़िया नंबर है ये, 51,000, 65,000 इतने स्टूडेंट्स के इसके अंदर मार्क्स आए। बिल्कुल मानते हैं सारे वो स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने उसको पूरा सॉल्व किया होगा,
थोड़े बहुत तुक्के वाले नहीं, एक अच्छा खासा नंबर इसके अंदर गेस वाले भी होंगे जिन्होंने इसके अंदर तुक्का लगाया होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अपना एग्जाम नहीं हुआ है तो अभी हमें इस क्वेश्चन से लर्निंग सीखनी है कि कॉनिक सेक्शन को डिकोड कैसे करते हैं, ये मानते हुए कि इसकी मार्किंग इसकी बहुत टफ है। सो वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कैलकुलेशन भी अपनी अच्छी रहे। F1 F2 जो है यहाँ पर x1 नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, फोकाई है इस इलिप्स के। तो पहले यही काम करते हैं कि हम इस इलिप्स के लिए फोकस निकाल पाए। एक्सेंट्रिसिटी अगर आप देखेंगे तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्लियर है ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा आपके पास से। सो 1 माइनस 8/9 है, एलसीएम लेंगे 1/3 बनेगा, 1/9 का रूट लेंगे, ये बन जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट अगर आपको याद हो तो आते हैं प्लस माइनस AE,0 आता है, a स्क्वायर 9 है, a की वैल्यू 3 है और ये e आपके पास से 1/3 है। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस एज 1,0। तो एक आएगा -1,0 और दूसरा आता है 1,0। कौन सा फोकस क्या लिखा जाए ये बात स्पेसिफाई पहले ही कर रखा है। जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो x2 है, F2 माना जाएगा, जिसका नेगेटिव है वो F1 लिखा जाएगा। सो दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है and focus at F2 intersect the ellipse at M in the first quadrant। अब हमें पैराबोला डिजाइन करना है। पैराबोला के बारे में बताया है कि इसका वर्टेक्स जो पैराबोला है, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, तो वो तो हो गया O, और इस पैराबोला का जो फोकस है वो F2 है, यानी 1,0। तो वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन ही उसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला बनती है। तो यही वाला पैराबोला बनेगा आपके पास से, जिसमें ये वर्टेक्स है ओरिजिन और यही इसका फोकस है 1,0। तो पैराबोला की इक्वेशन हम y² = 4x अज्यूम करेंगे, क्योंकि एक्सिस अपने पास यही वाली बनेगी, y = 0 वाली एक्सिस। ये है पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ पर फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 1 है, तो हमारे पास a का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, पैराबोला वाला a है ये। तो पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इस पैराबोला को जो इलिप्स है उससे मीट किया जाए, इंटरसेक्ट करने पर पॉइंट आता है m इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड n इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन रिकॉल कीजिए। इलिप्स की इक्वेशन है x² / 9 + y² / 8 = 1, और हमारे पास जो पैराबोला चल रहा है वो आया है y² = 4x। तो y² की जगह आप इसको रखिए, x² / 9 है, यहाँ से 4x/8 आता है, इट इज़ 1। यहाँ ये x² रहेगा, यहाँ 2 बनेगा, यह है 9x/2 = 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² 9x - 18 = 0। ये फैक्टराइजेशन बनता है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखो डेटा ठीक होना चाहिए, बाकी तो सवाल हम बना देंगे। y² को 4x रखा, कैंसिल हुआ, 2 आएगा, 9 यहाँ 2 यहाँ पर है, 2 9 और यहाँ से 18। फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हमारे पास डेटा बने। 18 है आपके पास और ये 36 बनेगा प्रोडक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 12x - 3x - 18। चेक करिए, 2x कॉमन लेंगे, x + 6 आएगा, 3x कॉमन लीजिए, आपके पास 3 कॉमन लीजिए, आपके पास x + 6 आएगा। मेरे पास डेटा है 2x - 3 एंड x + 6। दो बातें हैं, y² = 4x आपने लिखा है, अगर इसमें x की वैल्यू मैं 3/2 रखता हूँ तो मेरे पास y² की वैल्यू 6 आती है। 3/2 आपने रखा तो यहाँ से मेरे पास y के कोऑर्डिनेट आते हैं ±√6। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं, वो है 3/2, √6, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है वो है x के कोऑर्डिनेट ये बनेगा, y कोऑर्डिनेट -√6। वहीं अगर हमने x की वैल्यू -6 ले लिया तो मेरे पास y² = -24, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
क्यों पॉसिबल नहीं है ये वाला डेटा? वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। हमारे पास पहुंच गए हैं एम और एन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। एम और एन से हमें पूछा है कि ऑर्थो सेंटर निकालिए ट्राइंगल का F1 M1 और FM और N1। तो यहाँ तक पैराबोला डिकोड किया और इसको इलिप्स के साथ सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑर्थो सेंटर निकाला जाए ट्राइंगल FM1 का। ठीक है, तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं, इसको ज्योमेट्री बनाते हैं। ये इलिप्स था, ये है पैराबोला। ठीक, यहाँ पर ये M है, ये N है, ये फोकस है F1, F1 यहाँ है, F2 है, ये दिस इज F2, यहाँ F1 है। हमें किस ट्राइंगल के बारे में बात करना है? ऑर्थो सेंटर बनाइए, ट्राइंगल है F1MN। F1MN इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। F1 के कोऑर्डिनेट है -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने निकाले। ठीक है, अब आप सोचिए एक स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ी है, थोड़ा डरता है, झिझकता है। इस सवाल में क्या पूछा गया? एक पैराबोला निकलवा लिया, इलिप्स के साथ सॉल्व करवा लिया और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑर्थो सेंटर। तो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो किसी ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स जो बनती है उसके बारे में बात की जाती है। तो ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड तो देखो ये है साइड MN। तो ये जो MN है इसकी इक्वेशन है x = 3/2। तो इस पर अगर आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके ऊपर सीधा ही। तो MN के इक्वेशन ये है। सो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड फ्रॉम F1 ऑन MN, इसकी इक्वेशन आपके पास से बनेगी y = 0। ठीक है, अब हम दूसरी ऑल्टीट्यूड यहां से निकालते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे, ये एक ऑल्टीट्यूड है, रेड कलर से मैंने बना दिया, और दूसरा यहां से बना देते हैं, ये आके इसको आके कट करेगा। अब दूसरा ऑल्टीट्यूड जब आएगा, दोनों जहां मिलेंगे वही ऑर्थो सेंटर होता है। अब आप देखिएगा यहां से आप इसका स्लोप निकालिए F1N का। तो यहाँ से आपके पास डेटा है 0 + √6 -1 -3/2 -2 √6/5 आता है। तो ये जो ऑल्टीट्यूड यहाँ से आपके पास बनेगा, दिस इज H जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो M और H जो ऑल्टीट्यूड है, इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बनेगा 5/2 √6। और आप यहाँ से ऑल्टीट्यूड MH की इक्वेशन लिखेंगे। ये किसकी इक्वेशन है? x = 0, दिस इज द ऑल्टीट्यूड F1H जो F1 से परपेंडिकुलर डाला है, दैट इज इक्वेशन। MH की इक्वेशन के लिए M के कोऑर्डिनेट यूटिलाइज होंगे x - 3/2। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। आपके पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, y = 0 इसके अंदर रखिए। तो 0 - √6 मेरे पास आता है, 5/2 √6 हम लिखेंगे और x - 3/2 यहाँ पर लिखा गया है। √6 को मल्टीप्लाई कीजिए, x - 3/2 आता है -12/5 आपके पास बनेगा। थोड़ा डेटा बनाइएगा। x आपके पास है, ये 3/2 - 12/5, सो दिस इज कमिंग एज 15 - 24/10। x का वैल्यू मेरे पास -9/10 आता है, y 0 है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। -9/10, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। -9/10, 0, ये सब इसके आंसर नहीं आएंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो सेंटर निकलवा लिया, एलिप्स सॉल्व करवा लिया, पैराबोला सॉल्व करवा के आगे पहुंच के ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो ज़रूर आपके आंसर्स डेफिनेटली आएंगे। अब चलते हैं हम इसी के आगे की तरफ और अगले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसके बारे में फोकस करते हैं कि टेंजेंट्स टू द इलिप्स एट M and N meet at R, normal to the parabola at M meets the x-axis at Q, then the ratio of area of triangle MQR। अब यहाँ पर फिर से हम वही ज्योमेट्री बनाते हैं और सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या बातचीत हो रहा है।
यहाँ पर F1 है, ये पॉइंट आपके M है, ये वाला पॉइंट अपने पास N है। कोऑर्डिनेट्स की हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सबको बनाया है। कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में ना फुर्सत में करने वाला क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर सही होगा ना तो आपकी 2 सवाल सही होते हैं, ठीक है। ये MN है, वर्टिकली रहेंगे एक जैसे। अब देखिए क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ की है M और N पर जो R पर मिलते हैं, बना दीजिए टेंजेंट। ये M और N पे इधर से एक टेंजेंट इधर आएगी, इधर से एक टेंजेंट इधर आएगी, और दोनों आके कहाँ जाके मिलते हैं, R पर। क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है, हमारे इस डायग्राम से सिमेट्रिक नहीं दिख रहे हैं, पर दोनों के अगर आप y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही है। तो किसी भी एक पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सो टेंजेंट एट M ऑन एलिप्स, क्या इक्वेशन होती है याद है आपको, t इक्वल टू 0। तो x² बाई 9 है आपके पास, x1 3 बाई 2, y1 √6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जहां जाके कट करेगा वो पॉइंट R है। पॉइंट R के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 6 आ गया आपके पास। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट आ गया 6,0, y कोऑर्डिनेट 0 रखो, x की वैल्यू 6 है। पॉइंट R इज नोन टू अस, ये बन गई बात। आगे चलिए, R आ चुका है। नॉर्मल टू द पैराबोला एट M मीट्स द x एक्सिस एट Q, ठीक है। पैराबोला बुलाइए। पैराबोला है आपके पास से y² इज इक्वल टू 4x। आपको पता है इस पर टेंजेंट कैसे लिखी जाती है, y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस x1। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो 2 बाई y1 होता है। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -y1 बाई 2। हम कहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं M पर। M कहाँ पर है, वो रहा। M के बारे में बात करते हैं, 3 बाई 2 √6 लिखिए इसके ऊपर नॉर्मल। तो y माइनस √6 x माइनस √3 बाई 2। तो नॉर्मल का स्लोप ये रहा। y कोऑर्डिनेट कितना है वो देख के रखिएगा, -√6 बाई 2। दिस इज द नॉर्मल का स्लोप। इस पॉइंट पर लिखा है, y कोऑर्डिनेट का हाफ करके माइनस लगा देंगे। और ये जो नॉर्मल है ये x एक्सिस को Q पर कट करता है। तो इस पैराबोला पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये यहाँ आके इससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये कट करता है कहाँ पर, Q पर। दिस इज द पॉइंट Q। तो Q के लिए फिर से आपको y को 0 करना होगा। y 0 जब आप रखेंगे तो -√6 बाई 2 x माइनस 3 बाई 2, √6 सब चला जाएगा आपके पास से। मेरे पास x का वैल्यू आता है 7 बाई 2, ठीक है, 7 बाई 2, एंड दिस इज द पॉइंट Q। Q पॉइंट मेरे पास आ गया 7 बाई 2, 0। R पॉइंट आ गया है, Q पॉइंट आ गया है। अब हम क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, इसका एरिया निकाल दीजिए। ट्राइंगल MQR का एरिया बनाइए। तो क्या बनेगा, ये Q है, ये R है, तो ये बेस बन गया, और परपेंडिकुलर क्या होगा, M का हाइट होगा। सो दिस इज हाफ QR and the y coordinate of M is the area। QR निकाल सकते हैं, दिस इज Q, दिस इज R। डिफरेंस कितना है, थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस रहिएगा, गलती ना कर दें हम यहाँ पर, ठीक है। तो 7 बाई 2 और 6 है, सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 6 माइनस 7 बाई 2, एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ M इज √6। तो ये बना दीजिए, यहाँ से कितना बनेगा, 12 माइनस 7 इज 5। वी आर हैविंग 5 बाई 4 √6, ये वाला एरिया इसका निकल के आया। आगे बढ़ते हैं, टू द एरिया रेशियो लेना है टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FM1 एंड F2। अच्छा, इसको पढ़िए, ये कौन सा एरिया है, ध्यान से देखिएगा कौन सा कलर हम चूज करें, व्हाइट ले लेते हैं। हाँ, ये यहाँ इसके साथ ये है, देखो ध्यान से, M F1 एंड F2, इसकी बात हो रही है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4। तो आप मुझे बताइए इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया का डबल कर देंगे। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया डबल कर देंगे, तो आपके पास से क्वाड्रिलेटरल है M F1 एंड F2
इट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल F1 F2 M। और ये एरिया कितना बनेगा वो आप देखिए, 1/2 बेस ले लेंगे F1 F2 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ M। इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो F1 माइनस F2 का डिस्टेंस निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट ऑफ F, दिस इज दिस डेटा। 2 से 2 कैंसिल है, F1 F2 देख लीजिए आपके पास कितने थे, F1 है -1,0, F2 इज 1,0। तो देखिए F1 है हमारे पास -1,0, F2 भी नो इट एज 1,0, F1 F2 हमारे पास से 2 आता है, ये कैंसिल है, ये 2 है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ M कितना है, इट इज √6। हमें दोनों का रेशियो लेना है, वी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर द रेशियो लीजिए इनका। सो द रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको निकालना है, पहले किसको रखना है वो देख लीजिएगा, पहले ट्राइंगल MQR, तो वो आपके पास से बनेगा 5√6/4। इसको आपको डिवाइड करना है 2√6 के साथ, तो √6 से √6 कैंसिल होगा और हमारे पास अल्टीमेटली डेटा बनेगा 5/8 एज द फाइनल आंसर। 5/8 दैट इज द C आंसर। बढ़िया सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन। एग्जाम प्रेशर में, फाइनल एग्जाम प्रेशर के अंदर जब हमें पूरे साल भर की बातें याद आती हैं कि कब ड्रॉप लिया था, कब हमने 11th 12th में पढ़ा था, 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ, पेरेंट्स सेंटर के बाहर वेट कर रहे हो, हर कोई आपसे ऑल द बेस्ट बोल रहा हो, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट दीदी, और उस प्रेशर में सब चीज़ सवाल को फाइनल पेपर में सॉल्व करना बड़ी बात है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातों को रिलेट करना, पर ये आप उसमें कंफर्टेबल तभी रह पाएंगे जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस इज़ द की। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए, अच्छे से हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे तो थिंग्स विल बी फाइन और आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये मार्क माय वर्ड्स, डरिए मत सवालों से। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कैलकुलस चल रही हो, अलजेब्रा चल रही हो, ठीक है, एग्जाम है वहाँ तक बात ठीक है, पर एक पॉइंट के बाद हमें फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है अगर हम सिंसियर स्टूडेंट हैं तो। और अगर सिंसियर नहीं है तो फिर हमें बोझ लगेगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सर वो वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिए, सर पेपर ही बता दीजिए, तो फिर वो आगे जाके कॉलेज में परेशान होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने साइंस मैथ्स लिया है और आपको ये एक्साइट करने चाहिए सब्जेक्ट्स, आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, जिस तरीके से आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका पैशन है, तभी आपके लिए चीज़ें बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। एज फार एज मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को मैंने आपको ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब पेपर में हमारे पास टाइम हो तभी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करेंगे, तो वन सेट ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीप लर्निंग।